फौलादी जूतों की 10-12 लातों ने दरवाजा तोड़कर एक तरफ डाल दिया था और अब वो डांटते और ललकारते हुए घर के अंदर घुस आए थे। साकिब अखबार के मुताले के साथ साथ खाना भी खा रहा था। इस अचानक हमले से वो फौरी तौर पर बुखला गया और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। उसके जहन ने सैकिन के 1000वें हिस्से में आने वाले खतरात को बांपते हुए उसे हिफाजती हिकमत अमली की राह समझाई थी। जदीद असलहे से लेस स्याह वर्दी में मलबूस 4 आदमी पोजीशन संभालते हुए बारी बारी तमाम कमरों की तलाशी ले रहे थे और बड़ी बेदर्दी से घर का सामान बर्बाद कर रहे थे। साकिब ने अपने कमरे के दरवाजे के सुराख से देखा कि उनमें से एक मुहतात अंदाज में उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा है। उसकी वर्दी पर XE के अल्फाज वाजे थे। साकिब फौरन दरवाजे के साथ रखी अलमारी के ऊपर खामोशी से चढ़ गया और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। दरवाजा एक झटके से खुला और अकबी दीवार के साथ जा टकराया और इसके थोड़ी देर बाद जदीद हथियार KM700 रिपीटर उठाए एक हमलावर अंदर घुस आया। साकिब को इसी लम्हे का इंतजार था। उसने इसके सर के ऊपर छलांग लगा दी। हमलावर के सर पर साकिब ने अलमारी के ऊपर रखी हुई खराब इस्त्री की अगली नोक मार दी थी, जिसके बाद वो चारों शाने चित हो चुका था और अब रिपीटर साकिब के हाथ में आ चुकी थी। दूसरी तरफ हमले के नतीजे में पैदा होने वाली आवाज सुनकर बकिया तीनों हमलावर साकिब के कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन अगले ही लम्हे साकिब फायर खोल चुका था। एक सेकंड में लातादाद गोलियां आने वाले तीनों हमलावर की तरफ लपकी, लेकिन इसी दौरान साकिब का मोबाइल फोन बज उठा। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। साकिब के मोबाइल पर उसका पसंदीदा मिली नगमे की ट्यून मुसलसल बज रही थी और वो गहरी नींद में ख्वाब खरगोश के मजे लेते हुए भी दुश्मन की ठुकाई लगा रहा था। बिलाखिर जब तीसरी दफा मोबाइल चीखा तो उसने हड़बड़ा कर फोन उठा लिया। कोई अनजाना नंबर जगमगा रहा था। दुश्मन को अंजाम से दो चार करने से पहले ख्वाब का टूट जाना शायद उसे पसंद नहीं आया था। अस्सलाम वालेकुम कौन? साकिब की आवाज में नींद का खुमार गालिब था। हमारी नींदें हराम करके तुम भी सुकून से नहीं सो सकोगे मिस्टर साकिब, हम तुम्हारे करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ से आने वाली भारी सी आवाज भी नंबर की तरह अनजानी थी। अभी 2 दिन पहले ही साकिब, शुएब, इमरान, ज़ुबैर और वकास लबनान के दाल हुकूमत बैरूत से कराची पहुंचे थे। इसराइल में इतने बड़े मिशन से कामयाब वापसी की ना तो थकन पूरी तरह उतरी थी और ना सही से जख्म मुंदमिल हुए थे, और अब इस अजीबोगरीब अनजानी फोन कॉल ने साकिब की खुमार भरी अधखुली आंखों को पूरी तरह खुलने पर मजबूर कर दिया था। धमकी हमेज जुमलों को सुनते ही साकिब एक लम्हे के लिए तो चौंका, लेकिन अगले ही लम्हे वो पूरी तरह समझ चुका था। ऐ मिस्टर गुन्नाम, तुम जो कोई भी हो याद रखो, अभी तक हमने सिर्फ तुम्हारी नींदें हराम की हैं, जीना हराम नहीं किया। हमारे सामने आए तो वो भी हराम कर देंगे। कौन हो तुम? बहुत जल्द तुम हमें भी जान लोगे। गुड बाय मिस्टर साकिब। यह कहकर दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। क्या बकवास है, साकिब गुस्से में बड़बड़ाया। उसने बेड़ी की तरफ देखा तो वहां दिन के 11 बज रहे थे, यानी वो फजर की नमाज और तलावत कुरान के बाद भी 4 घंटे की इजाफी नींद ले चुका था। साकिब बेटा, हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। किचन से साकिब की अम्मी की आवाज आई। जी अच्छा अम्मी। साकिब बिस्तर से नीचे उतर आया। हाथ मुंह धोने के बाद नाश्ता करते हुए वो आज के ख्वाब और इस फोन में हैरत अंगेज ममासलत महसूस कर रहा था। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? क्या सोच रहे हो? साकिब की अम्मी उसकी परेशानी भाग गई थी। नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे आप खाला समीना के पास हैदराबाद कितने अरसे से नहीं गई? साकिब ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ, ये अचानक तुम्हें खाला समीना कहाँ से याद आ गई? वो तो बेचारी तुम्हें पूछ पूछ कर थक गई। बरसों से नहीं गए उनके पास, अब क्यों पूछ रहे हो? अम्मी हैरानी से बोली। अरे अम्मी, मैंने थोड़ा ही जाना है। मैं तो चाहता हूँ कि आप कुछ दिन उनके पास हो आए, क्योंकि आज से मेरी मसरूफियात भी शुरू हो जाएंगी और आप घर में अकेली होंगी। वैसे अब्बू जान कब छुट्टियों पर घर आ रहे हैं? साकिब ने असल बात छुपाते हुए अम्मी को दूसरी तरफ घुमा दिया था। हाँ बेटा, मैं भी सोच रही थी कि कुछ दिन उसके पास हो आऊं। वो भी बुला बुला कर थक गई है और तुम्हारे अब्बू भी इस महीने के आखिर में ही आएंगे। अम्मी जान कुछ सोचती हुई बोली। तो फिर ठीक है, आप तैयारी करें, सुलेमान और रस्मा को भी तैयार करें। मैं आज मास्टर खान की तरफ जाते हुए आप लोगों को बस अड्डे तक छोड़ दूंगा। साकिब का बस नहीं चल रहा था, वरना वो अभी के अभी अम्मी और बहन भाई को हैदराबाद छोड़ा था। दरअसल वो किसी भी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसकी छठी हिस्स ने ख्वाब के ज़रिए उसे खबरदार कर दिया था। साकिब अपनी अम्मी को हैरानी और परेशानी में छोड़कर फोन की तरफ लपका। अब वो मास्टर खान का नंबर डायल कर रहा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खान स्पीकिंग। मास्टर खान फोन उठाते ही गोया हुए। वालेकुम सलाम मास्टर खान, आई एम साकिब स्पीकिंग। साकिब मास्टर खान की आवाज सुनते ही बेताबी से बोला। जी साकिब बेटा, खैरियत तो है? कुछ थकन वगैरह उतरी तुम्हारी? मास्टर खान साकिब के लहजे से अंदाजा लगा रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। जी अंकल, बिल्कुल खैरियत है, मैं आपके पास आना चाह रहा था। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। मास्टर खान ने बगैर किसी तरद्दुद के जवाब दिया। अम्मी, सुलेमान और रस्मा को बस स्टैंड पर गाड़ी में सवार कराने के बाद वो ठीक 3 बजे मास्टर खान के ड्राइंग रूम में सोफे से पुष्ट कर ठंडी सांसें ले रहा था। हाँ साकिब बेटा, आप बोलो, क्या बात है? तुम मुझे कुछ घबराए घबराए से लग रहे हो। मास्टर खान साकिब की परेशानी बांपते हुए बोले, और फिर साकिब ने ख्वाब से लेकर फोन तक की सारी दास्तान उनके गोश गुजार कर दी। ओह, तो ये बात है। मास्टर खान एक लंबी सांस लेते हुए बोले, यानी तुम समझते हो कि अब हम सब के घर भी खतरे में है?
बिल्कुल हमें मोहतात रहना होगा, हमारा दुश्मन इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और ना हम। मास्टर खान गुरिल्ला फाइटर्स के बाकी 4 मेंबरान को फोन पर हदायत देने लगे। हाँ भाई, 1 घंटे के अंदर अपने अपने घर खाली कर दो और मरकज पहुंचो। आज शाम 5 बजे मीटिंग वहीं पर होगी। क्लिफ्टन में वाकई 400 गज का बंगला इनका हेडक्वार्टर था, जहां पहले भी इनके अजलास हो चुके थे। 5 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे, जबकि जुबैर के अलावा बाकी तमाम साथी पहुंच चुके थे। यार साकिब, ये तो जबरदस्त एडवेंचर हो गया। यानी अगर तुम्हारा मोबाइल थोड़ी देर बाद बजता तो उन तीनों बेचारों की भी छुट्टी हो जानी थी जो मरने से बच गए थे। साकिब का ख्वाब सुनने के बाद इमरान ने हंसते हुए तबसरा किया तो सारे साकिब मुस्कुराने लगे और साकिब मसनूई गुस्से से इमरान को घूरने लगा। और अगर मोबाइल थोड़ी देर पहले बजता तो वो भी बच जाता, जो सबसे बड़ा बेचारा था, मेरा मतलब जो स्त्री के नीचे आकर मर गया। वकास ने भी शोशा छोड़ा और साकिब के अलावा सब हंस पड़े। वैसे साकिब, यहाँ आने से पहले अलमारी के ऊपर स्त्री तो चेक करके आए हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए और तुम स्त्री ढूंढते फिरो। शुएब ने जुमला कसा तो सबके कह के उबल पड़े और अब की मर्तबा सबसे ऊंचा कहका साकिब ने लगाया था। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मास्टर खान भी शुएब के जुमले पर उसे दाद दिए बगैर न रह सके। वैसे एक बात और भी है, पहले साकिब की छठी हिस्स हमें छठी का दूध याद दिला देती है। अब छठी हिस्स के साथ साथ छठी के ख्वाब भी आने लगे हैं, खुदा खैर करे। मास्टर खान भी आखिर मौका का फायदा उठाए बगैर न रह सके, लेकिन ये जुमला अदा करते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपना आयत के साथ साकिब को अपने साथ लगा लिया कि कहीं वो महसूस न करे। और ठीक 5 बजे जब वो मीटिंग का आगाज कर रहे थे, इसी असना में जुबैर भी पहुंच चुका था और मुख्तसर सी आगाही भी हासिल कर चुका था। सबसे पहले तो मैं अपने बहादुर शाहीनों को दुश्मन की सरजमीन से कामयाब कार्रवाई के बाद वतन वापसी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मास्टर खान ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए मुबारकबाद दी तो पांचों के मुस्कुराते हुए चेहरे एक लख्त संजीदा हो गए और शुएब बोला, सर ये तो सब अल्लाह की ताईद और नुसरत और आपकी मेहनत और अखलास की बदौलत मुमकिन हुआ, वरना हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी इस्लाम दुश्मन ताकत के चक्के छुड़ा देंगे। मैं क्या, मेरी बसात क्या, मैं तो तुम लोगों को जमा करने का सबब बन गया। और खुशी की बात यह है कि तुम लोगों ने तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियां हासिल की है। मास्टर खान ने अजीज़ो इंकसारी के साथ साथ एक मरतबा पांचों इमरान को उम्मीद से बढ़कर कामयाबियों के हुसूल पर खराज तहसीन पेश किया। सर, हम एक मकसद के तहत पाकिस्तान वापस आए हैं, वरना शायद अभी तक दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे होते। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि दुश्मन हमारे पीछे हमारे मुल्क में दाखिल हो चुका है। साकिब जो मीटिंग की कार्रवाई नोट कर रहा था, असल मौजू की तरफ आते हुए बोला, ना सिर्फ हमारे मुल्क में दाखिल हो चुका है बल्कि धमकी अमेज फोन करके हमें खौफजदा करना चाहता है। शुएब का इशारा उस गुमनाम फोन की तरफ था जो साकिब को मौसूल हो चुका था। सर, जब हम दुश्मन को उसके मुल्क में नुकसान पहुंचा सकते हैं तो अपने मुल्क में ये काम और आसान होगा। वकास जज्बाती अंदाज में बोला, नहीं, मेरे ख्याल में तुम गलती कर रहे हो। दुश्मन मुल्क में हम खुलकर कार्रवाई कर सकते हैं और हमने की, लेकिन अपने मुल्क में हमें बहुत मुहतात तरीके से काम करना पड़ेगा और दुश्मन किसी भी नुकसान की परवाह किए बगैर खुलकर कार्रवाई करेगा। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? मास्टर खान वकास की बात का जवाब देते हुए बोले, सर, इसका मतलब है कि हमें मुल्क के हालात को पेश नजर रखते हुए दुश्मन के खिलाफ पूरी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमें ट्रेस कर चुका है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। जुबैर ने कुछ सोचते हुए अपनी राय पेश की। बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा था और आज का हंगामी इजलास बुलाने का बुनियादी मकसद भी यही था। ये कहते हुए मास्टर खान ने वो सुर्ख फाइल खोली जो वो अपने साथ लेकर आए थे। ये वही खुफिया फाइल थी जो गुरिल्ला फाइटर्स की मेंबरान ने इसराइल में रहते हुए खुफिया ज़राए से हासिल करके मास्टर खान को भिजवाई थी, जिसमें 30 साल कबल की गई मनसूबाबंदी दर्ज थी, जिसमें ना सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को यहूदियत के लिए मुस्तकबिल का सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया था, बल्कि इसे निशाना बनाकर टुकड़े टुकड़े करना था, जिसमें दर्ज था कि पाकिस्तान में मौजूद नुमाया मजहबी फिरकों को शिया और सुन्नी के नाम से लड़ाकर कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया जाएगा और इसके साथ साथ सुन्नियों के मुख्तलिफ मसलकों मसलन देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस के छोटे छोटे अख्तलाफी मसाइल को साजिश के जरिए भड़काकर तमाम मुसलमानों को आपस में दस्तो गिरेबान कर दिया जाएगा, जिससे मुल्क का अक्सरियती इस्लाम पसंद तबका मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले मुसलमानों को सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो और महाजिर के नाम पर मुल्की वहदत, अखुवत, मोहब्बत और भाईचारे को पारा पारा कर दिया जाएगा। इसके बाद अपनी मर्जी के नाम नहाद मुसलमान लीडरों को खरीद कर इन्हें इख्तियार बख्शा जाएगा और फिर अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करके पाकिस्तानी अवाम को एक मरतबा फिर गुलाम बना दिया जाएगा। सर, शायद ये वही फाइल है जो शुएब ने सुर्ख फाइल पहचानते हुए कुछ कहना चाहा तो मास्टर खान बात करते हुए बोले, जी हाँ, आप सब ने सही पहचाना। ये वही सुर्ख फाइल है जिसमें नाम निहाद नापाक रियासत इसराइल का वो नापाक मंसूबा दर्ज है, जिसमें एक पाक वतन और पाक कौम पाकिस्तान की आज़ादी और सालमियत को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन याद रहे ये 30 साल पहले की साजिश है जिसे अमरीकी थिंक टैंक ने तैयार करके इसराइल के हवाले किया था, लेकिन हर 5 से 10 साल के दौरान वो इसमें ज़रूरत के मुताबिक जायजा और तब्दीली अमल में लाते रहते हैं। सर, ये अमरीकी थिंक टैंक तो मुकम्मल इसराइल के मुफाद के लिए काम करता है, फिर इसका नाम इसराइली थिंक टैंक क्यों नहीं रख लिया जाता?
वकास गुस्से से बीचों ताब खाते हुए बोला, यहूदी बड़ा यार और मुकार साजिशी दुश्मन है। वो हमेशा दूसरों के कंधों पर रख कर बंदूक चलाता है ताकि खुद को महफूज रख सके। उसकी पॉलिसी हमेशा ये होती है कि दुनिया ये समझे कि दुनिया में जो कुछ फसाद हो रहा है वो अमेरिका कर रहा है और इसराइल उसका लाडला बच्चा और उसके मातहत है। हालांकि मामला इसके बरक्स है। अमेरिका का सिर्फ सदर ईसाई होता है, वो भी सिर्फ बराए नाम। बाकी तमाम अहम जिम्मेदारियों पर यहूदियों का कब्जा है। अमेरिका का नायब सदर यहूदी, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सरबराह यहूदी, वर्ल्ड बैंक का सदर यहूदी और इस तरह के सैकड़ों ओहदे यहूदियों के पास हैं। गुरेला फाइटर्स के 5 इमरान बड़े नहमाक से मास्टर खान की गुफ्तगू सुन रहे थे। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोले, बहरहाल हमारी टीम के ज़हीन और होनहार साथी इमरान, जिनके बारे में आप बखूबी जानते हैं कि वो कंप्यूटर के हवाले से ख़ुसूसी सलाहियत के हामिल हैं, कल शाम इसराइल के डाटाबेस का खुफिया कोड तोड़कर बहुत सी चीज़ें चुरा लाए हैं और हमारे पास मौजूद मालूमात को अपडेट कर चुके हैं। लेकिन इन मालूमात को सुनने और देखने के लिए एक पाकिस्तानी के लिए बड़ा दिलगुर्दा और हौसला दरकार है, जो यकीनन आप सब के पास भी मौजूद है। जैसे जैसे मास्टर खान की बात आगे बढ़ रही थी, साकिब, शुएब, ज़ुबैर और वकास की दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। चारों ने एक लम्हे के लिए इमरान की तरफ देखा, जो सर उठाए संजीदा बैठा था, और फिर मास्टर खान की तरफ बेताबी से मुतवज्जा हो गए। इसी दौरान मास्टर खान ने मेज पर रखा हुआ मल्टीमीडिया ऑन कर दिया और मास्टर खान की अकब में लगी स्क्रीन पर दुनिया का नक्शा रोशन हो गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ रंगों से वाज़े थे। सर, ये तो आम सा दुनिया का नक्शा है, इसमें खास बात क्या है? ज़ुबैर ने सरसरी तौर पर देखते हुए मास्टर खान से इस्तिफामिया अंदाज में पूछा तो मास्टर खान बोले, ये अमेरिकी थिंक टैंक के थियोरेटिकल डिपार्टमेंट का तैयार करदा 2025 का नक्शा है। मास्टर खान ने ब्रीफिंग स्टिक से अंजलि हरूफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां वाज़े तौर पर वर्ल्ड मैप 2025 US थियोरेटिकल डिपार्टमेंट लिखा हुआ था। जरा इस नक्शे में पाकिस्तान को देखें। पांचों की नजरें पाकिस्तान की तरफ गईं और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को बहुत छोटी सी रियासत के तौर पर दिखाया गया था। ओ, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश! वकास के मुंह से गुटी गुटी सी आवाज निकली। नाकाबिले यकीन, ज़ुबैर सर पकड़ते हुए बोला, जी हाँ, साजिश तो इससे भी बड़ी है, यानी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आलम इस्लाम के खिलाफ। और ये साजिशें आज से नहीं हो रही, बल्कि जब से हमारे प्यारे आका नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया है, उस वक्त से यहूदी और ईसाई इस्लाम के खिलाफ सरगर्म हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हर साजिश का न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि इनको इनकी बस्तियों से भी निकाल बाहर किया और वो अपनी किसी साजिश में कामयाब न हो सके। ये जुमले अदा करते वक्त मास्टर खान के चेहरे पर मौजूद बेपनाह एतमाद पांचों लड़कों के लिए काफी तकवीत का बायस था। वाकई सर, हमारे पास हक की ताकत है और उनके पास बातिल कुव्वत है, और कुरान में साफ साफ फरमा दिया गया है, जाल हक को, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। साकिब पुरज़म लहजे में बोला तो सबकी जुबानों पर इंशाअल्लाह के अल्फाज जारी हो गए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अमेरिकी थिंक टैंक मुख्तलिफ अदारों में दुनिया के नक्शे पर तब्दीली करती रही है और फिर हालात के मुताबिक इनमें रद्दोबदल करती रहती है। इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगाइए कि अमेरिकी थिंक टैंक ने सबसे पहले 1941 में 2025 का नक्शा पेश किया था। मास्टर खान गुफ्तगू के दौरान सांस लेने को रुके तो ज़ुबैर ने सवाल पूछते हुए कहा, लेकिन सर, उस वक्त तो पाकिस्तान भी वजूद में नहीं आया था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पाकिस्तान उसके बाद ही वजूद में आया था। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दुश्मन का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को कमजोर करना नहीं, बल्कि वो इस्लाम को नीचा दिखाना चाहता है। 1941 के तैयार करदा नक्शे में उसने दूसरे इस्लामी ममालिक को निशाना बनाकर टुकड़े टुकड़े किया था। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो इनको अपनी साजिश नाकाम होती महसूस हुई, क्योंकि खालिस इस्लाम के नाम पर किसी मुल्क का क़याम यहूद व नसारा के लिए इंतहाई खतरे का पैगाम था। लिहाजा 1950 में उन्होंने दोबारा नए सिरे से नक्शे को तरतीब दिया और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मुसलमानों के मुकद्दस और मोहतरम शहर मदीना मुनव्वरा को, जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी है, सऊदी अरब से अलग करके नाम नहाद नापाक इसराइल का हिस्सा दिखाया गया है। मास्टर खान रोज़ा पाक का जिक्र करते हुए काफी जज्बाती हो गए थे और उनका अंदाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क का भरपूर इजहार कर रहा था। मास्टर, यहूदियों की ये जुर्रत, वो हमारे मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा की तरफ आंख उठाकर देखें, खुदा की कसम मैं इनकी आंखें बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। शुएब की आंखों में नमी साफ महसूस की जा सकती थी। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मेरे बच्चों, यहूदियों के नापाक मंसूबे का पोल खुल जाने के बाद मुस्तकबिल की यहूदी रियासत का नक्शा वो एक मुद्दत से खुल्लम खुल्ला और डटाई के साथ शाया कर रहे हैं, जिसमें फ़लस्तीन के अलावा पूरा शाम, पूरा लबनान, पूरा उर्दन, तकरीबन सारा इराक और तुर्की और मिस्र के कुछ इलाके शामिल हैं। मास्टर खान मालूमात के नए नए दरवाजे खोलकर न सिर्फ इन सब की हैरत में इजाफा कर रहे थे, बल्कि यहूदियों के मकरूह चेहरे को बेनकाब करते जा रहे थे। सर, ये उनकी खाम ख्याली है। शायद यहूदी ये नहीं जानते कि इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। इंशाअल्लाह हम यहूदियों के नापाक मंसूबों को खाक में मिला देंगे।
इमरान काफी देर बाद गुस्से से फट पड़ा। इंशाअल्लाह हम यहूदियों के नापाक मंसूबों को खाक में मिला देंगे। इमरान काफी देर बाद गुस्से से फट पड़ा। इमरान बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि मुसलमानों के हाथों यहूदियों की शिकस्त होगी और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सब बारी बारी बोल उठे और सबके जज्बे एक मर्तबा फिर जवान हो गए। बहरहाल इसके बाद यहूदियों को एक और ज़बरदस्त झटका उस वक्त लगा जब 28 मई 1998 को सख्त अवामी दबाव के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजर्बात करके आलम कुफर की साजिशों को नाकाम बनाते हुए इन्हें हिला कर रख दिया और दुनिया इस्लाम की पहली और पूरी दुनिया में 7वीं एटमी कुव्वत बनकर आलम इस्लाम का सर फखर से बुलंद कर दिया। इस तरह जब इसराइल और अमेरिका को अपनी सालमियत मजीद खतरे में नजर आई तो इस इस्लामी एटम बम के तोड़ के लिए 25 जुलाई 1999 को अमेरिकी थिंक टैंक ने फौरन एक इजलास तलब किया और यह इजलास 4 अगस्त 1999 तक मुसलसल जारी रहा और इसमें यह तय किया गया कि दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान में फौजी मुदाखलत की जाए और दूसरी तरफ 2010 तक भारत के हाथों पाकिस्तान को शदीद नुकसान से दो चार किया जाए ताकि पाकिस्तान का मरकज इंतहाई कमजोर हो जाए और पाकिस्तान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाकर इसे खत्म कर दिया जाएगा और 2025 तक पाकिस्तान सिर्फ बराए नाम रह जाएगा जो अमेरिका का गुलाम होगा। मास्टर खान की जमा करदा मालूमात और इमरान के तलाश करदा अदादोशुमार तमाम इमरान को वर्ता हैरत में डालकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। सर, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अमेरिका और इसराइल हमें कभी भी गुलाम नहीं बना सकेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इनके ख्वाब बहुत जल्द चिकनाचूर हो जाएंगे। हम नए मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वकास एक नए अज़म के साथ मुका हवा में लहराते हुए बोला। मास्टर खान को पांचों के पाकीज़ा चेहरों पर मौजूद रोशन आंखों में एक लम्हे के लिए बिजली की कुंज जैसी चमक नजर आई जो शेर की आंखों में उस वक्त उतरती है जब वो अपने दुश्मन पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार होता है। ऐ अल्लाह, मेरे इन शाहीनों की हिफाजत करना और इनको अपने नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाना। मास्टर खान के दिल से बेअख्तियार दुआ निकली। सर, आपने अभी बताया कि अमेरिका दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान में फौजी मुदाखलत करेगा। क्या ऐसा करना उसके लिए मुमकिन होगा जबकि वो इराक और अफगानिस्तान में बुरी तरह पिट चुका है? जुबैर का सवाल काफी माकूल था। जी हाँ, बिल्कुल करने की कोशिश करेगा। ये अलग बात है कि वो फौजी वर्दी की बजाय सादा वर्दी में बेस बदल कर कार्रवाई करे। और जहां तक इराक और अफगानिस्तान में पिटने की बात, तो मैं फिर से अपनी बात दोहराऊं कि इसराइल ने अमेरिका को खिला खिला कर सांड सिर्फ इसी दिन के लिए बनाया था कि वो इसकी जंग लड़े। क्योंकि अगर अमेरिका एक आजाद मुल्क होता तो इतनी बड़ी शिकस्त और रुसवाई के बाद कभी पाकिस्तान और ईरान को हमले की धमकी ना देता, बल्कि अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करता जो अनकरीब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मास्टर खान के आखिरी जुमले पर पांचू के मुंह से बेअख्तियार निकला, अमेरिका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने भी दुश्मन के जवाब में मुस्तकबिल का नक्शा बनाया है, लेकिन इसके लिए हमें 2025 का इंतजार करना पड़ेगा और मेरे वर्ल्ड मैप के मुताबिक 2025 तक अमेरिका बिखर जाएगा जिस तरह बरतानिया और सोवियत यूनियन आज बिखर चुके हैं। मास्टर खान के लहजे में बला का एतमाद था। सर, मेरे जहन में बार बार अंग्रेजी के 2 हरूफ आते हैं और फिर गायब हो जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। साकिब ने तीसरी मर्तबा अपना सर झटकते हुए कहा, कौन से 2 हरूफ? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मास्टर खान ने चौंकते हुए साकिब की तरफ देखा। एक्स ओरी। साकिब ने 2 हरूफ दोहराए। एक्स ओरी, भला इसके क्या मानी हुए? मास्टर खान कुछ सोचते हुए बोले, जैसे इन 2 हरूफ से कोई मानी अखज करने की कोशिश कर रहे हो। सर, मुझे याद आ रहा है यही 2 हरूफ एक्स ई मैंने ख्वाब में 4 हमलावरों की वर्दी पर भी लिखा देखा था। साकिब ने जहन पर जोर डालते हुए कहा तो मास्टर खान अपनी कुर्सी से उछल पड़े। यानी जी वर्ल्ड वाइड। इस मर्तबा हैरत का झटका मास्टर खान को लगा था और उनकी पेशानी पर फिक्रमंदी के आसार नजर आने लगे। सर, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। शुएब मास्टर खान के हाथ पर हाथ रखते हुए बोल ही रहा था कि इसी दौरान साकिब का मोबाइल फोन बज उठा। अस्सलाम वालेकुम, साकिब ने कॉल रिसीव करते ही कहा और मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि सब गुफ्तगू सुन सके। वालेकुम अस्सलाम। साकिब भाई, मैं आपके सामने वाले घर से इम्तियाज राही बात कर रहा हूँ। इम्तियाज भाई की घबराई हुई सी आवाज आई थी। हाँ, इम्तियाज भाई, खैरियत तो है ना? साकिब इम्तियाज भाई के अंदाज पर चौंकते हुए बोला। साकिब भाई, स्याह वर्दी में 4 मशकूक अफराद आपके घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी इम्तियाज राही की आवाज सुनाई दी तो सब चौंक उठे। इम्तियाज भाई, आप कहाँ हैं? क्या 4 अफराद के अलावा भी कोई आपको नजर आ रहा है? शुएब साकिब के हाथ से मोबाइल लेकर मजीद जरूरी मालूमात लेने के दौरान हाथ के इशारे से चारों को जरूरी असलहा और सामान लेने की हिदायत देते हुए बोला। साकिब भाई, मैं घर की खिड़की से इन सब को देख रहा हूँ। उनके साथ एक ब्लैक डबल कैबिन गाड़ी भी है जिसमें लाजमन 1-2 अफराद होंगे। इम्तियाज राही ने शुएब को भी साकिब समझते हुए जल्दी जल्दी मालूमात फ्राहम की और फिर शुएब जल्दी से मोबाइल बंद करते हुए मास्टर खान की तरफ मुड़ा और बोला, सर, साकिब के ख्वाब में तो किसी वजह से 3 बज गए थे
लेकिन इस मरतबा इंशाल्लाह सब एक साथ जाएंगे क्योंकि चूहे खुद चूहेदानी में चल कर आए हैं। ये कहते ही शुएब के इशारे पर 5 जरूरी असलहा, मोटरसाइकिल की चाबियां और हेलमेट उठाते हुए दरवाजे की तरफ लपके। शुएब मुहतात रहना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। होशियारी से दिफाई मुकाबला करना, ये आम लोग नहीं है। मास्टर खान की हंगामी हदायत इनकी फिक्रमंदी को अयां कर रही थी। वो पांचों के निकलते ही दौड़ते हुए दरवाजे तक आई, लेकिन इतनी देर में पांचों हवा के घोड़े पर सवार आंधी की तरह साकिब के घर की तरफ निकल गए। क्लिफ्टन से बहादुराबाद का सफर उन्होंने बमुश्किल 10 मिनट में तय कर डाला और अब साकिब के घर से 50 कदम के फासले पर शुएब चारों को उनकी पोजीशन समझा रहा था, जबकि चारों हमलावर दरवाजा तोड़कर घर में घुस चुके थे। इमरान, तुम गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद को कंट्रोल करोगे। साकिब, तुम घर के अकबी हिस्से से दाखिल होकर पोजीशन लोगे ताकि अगर वो वापस अंदर भागे तो तुम इन्हें जेर करोगे। वकास, तुम शिमाल की जानब और जुबैर तुम जनूबी सिमत में पोजीशन लोगे। और हाँ, शिकार सिर्फ सरों का खेलना है क्योंकि बाकी जिस्म यकीनन बुलेट प्रूफ होगा और बाकी तुम खुद समझदार हो। शुएब की मुख्तसर सी ब्रीफिंग के बाद सब अपनी अपनी पोजीशन संभालने लगे। इमरान करीब की गली में मोटरसाइकिल खड़ी करके टहलता हुआ ब्लैक डबल कैबिन गाड़ी की तरफ आया और मासूम सी शक्ल बनाकर ड्राइवर सीट पर मौजूद शख्स से पता पूछने लगा। सर, गली नंबर 8 में मेरा दोस्त रहता है, क्या आप? अरे ओ फंटर, दिमाग खराब ना कर, हमें कुछ नहीं पता। अपना रास्ता नापो वरना लगाएगा उल्टा हाथ। ड्राइवर लहजे से कोई मकरानी मालूम होता था, इसीलिए इमरान ने हल्का हाथ रखते हुए फुर्ती से पिस्टल का पिछला हिस्सा उसके सर पर मारकर बेहोश कर दिया, वरना पहले उसका इरादा काम पूरा करने का था। इसके बाद उसने जल्दी से ड्राइवर को बराबर वाली सीट पर घसीटा और खुद सीट संभाल कर गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा लिए। दूसरी तरफ शुएब की मदद से साकिब घर के अकबी हिस्से से बासानी घर की छत पर पहुंच चुका था और इसके पीछे पीछे शुएब भी इसको कवर देने के लिए घर के अंदर कूद गया। अब साकिब सीढ़ियों के जरिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा, जबकि शुएब ने छत से वकास और जुबैर को अलर्ट रहने का इशारा कर दिया था। हाँ इमरान, क्या रिपोर्ट है? शुएब ने खुफिया माइक्रोफोन पर इमरान से रब्ता होते ही पूछा। शुएब भाई, ड्राइवर बेहोश और ड्राइविंग सीट मेरे नीचे है। इमरान ने मुख्तसर रिपोर्ट दी। वेल डन, गाड़ी स्टार्ट रखना, वो जैसे ही गाड़ी की तरफ आए गाड़ी भगा लेना। इन इंटरनेशनल डाकुओं को भगा भगा कर मारेंगे। इसके बाद शुएब साकिब से रब्ता कायम करने लगा। साकिब, नीचे की क्या सूरत हाल है? शुएब तेजी से बोला। ये चारों गैर मुल्की हैं जो तोड़ फोड़ और तलाशी लेने के बाद वापस बाहर की तरफ जा रही हैं और इस वक्त मेरे निशाने पर हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है? साकिब दरवाजे के की होल से इन अंग्रेजी में मगलजात बकते हुए वापस जाता देख रहा था, जिनकी पुश्त पर भी XE के हरूफ वाजे थे। साकिब को अपना ख्वाब याद आ गया था। ना 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 ना, अभी इनको बाहर निकलने दो, बाहर इनका इस्तकबाल होगा। जो बच जाएं तो तुम दो हाथ कर लेना। अभी शुएब की गुफ्तगू जारी थी कि एक हमलावर दरवाजे से बाहर निकला, जिसे देखते ही जुबैर की पिस्टल से एक शोला कूदा और गोली हमलावर के सर से आर पार हो गई और वो वहीं दीवार से लिपटता हुआ सड़क पर गिर गया। फायर की आवाज सुनते ही दूसरा शख्स जो दरवाजे तक पहुंच चुका था और अभी सूरत हाल को समझते हुए पोजीशन लेने की कोशिश कर ही रहा था कि शुमाली जानब ताक में बैठा वकास फायर खो चुका था। अब की मरतबा गोली हमलावर की नाक को फाड़ते हुए बाहर निकली थी। निशाना ऐसा जबरदस्त था कि वो दूसरी हिचकी भी ना ले सका और वहीं गिर पड़ा। इस अचानक और गैर मुतवक्का हमले ने पीछे आने वाले दोनों हमलावरों को बदहवास कर दिया था। इसी बदहवासी में एक तो वापस अंदर की तरफ भागा, जिसे साकिब ने आड़े हाथों लिया, जिसका ऑटोमेटिक छोटा सा रिवाल्वर हमलावर के नापाक खून से अपनी प्यास बुझाकर अब नाली से धुआं छोड़ रहा था। जबकि चौथा हमलावर बदहवासी में अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ बाहर गाड़ी की तरफ भागा, जहां इमरान गाड़ी स्टार्ट किए मौजूद था। जैसे ही उसने गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, इमरान ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी, जिसके नतीजे में वो मुंह के बल सड़क पर जा गिरा और अभी वो इस अफरा तफरी में खून आलूद चेहरे के साथ उठने की कोशिश कर ही रहा था कि छत पर पोजीशन संभाले शुएब ने आखिरी वार करते हुए उसकी खोपड़ी उड़ा दी, जिससे साफ सुथरी सड़क पर अब बदनुमाई के कई दाग बिखर गए थे। चारों हमलावरों को फारिग करने में उन्हें कुल 15 मिनट लगे थे और अगले 15 मिनट के अंदर वो चारों लाशों को घसीटकर दोबारा गाड़ी में डालकर अब वो ड्राइवर को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर के होश में आते ही शुएब बोला, ऐ मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से तुम्हें छोड़ा जा रहा है। पीछे 4 लाशें पड़ी हैं, इन्हें अपने बॉस के पास ले जाओ और उसे पैगाम देना कि हमारा मुल्क छोड़कर निकल जाओ, वरना याद रखना हम सिर्फ सरों का शिकार खेलते हैं। शुएब का मुख्तसर सा पैगाम सुनते ही वो बेयकीनी की हालत में सर हिलाता हुआ गाड़ी भगाता हुआ ले गया, जबकि मोहल्ले वाले गोरियों की आवाज से खौफजदा घरों में दुबके बैठे थे और अब खामोशी होने के बाद लोग खिड़कियों से झांक कर सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। यार हैरत है, हमारी पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। जुबैर हाथ जाड़ता हुआ बोला। हमारी जो है। वकास ने बेमहल शोशा छोड़ा तो शुएब ने उसको आंख दिखाई। खैर चलो, अच्छा है पुलिस अभी तक नहीं आई। हमारे यहाँ मजीद ठहरना मुनासिब नहीं, वरना तफ्तीश में शामिल होना पड़ेगा। लिहाजा साकिब तुम ऐसा करो कि इम्तियाज राही साहिब को समझा दो कि पुलिस आए तो कह दीजिएगा कि 2 नामालूम गिरोह आपस में फायरिंग कर रहे थे और अपने साथ अपने जख्मी भी उठा कर ले गए। पुलिस हुलिया पूछे तो हमलावरों का हुलिया बता दीजिएगा। इम्तियाज राही साहिब को समझाने के बाद साकिब ने जल्दी से अपना कुछ जरूरी सामान लेकर घर के दरवाजे को ताला लगाया और अब वो पांचों अपनी अपनी बाइक पर वापस मास्टर खान की तरफ लौट रहे थे। पांचों को सही सलामत देखते ही मास्टर खान ने वालिहाना अंदाज में खुश आमदीद कहा।
और इनकी रुदात सुनकर वो इन्हें दाद दिए बगैर न रह सके। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बड़ा ज़बरदस्त मजा चखाया तुम लोगों ने, लेकिन अब मज़ीद मुहतात रहकर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आम लोग नहीं बल्कि इंतहाई खतरनाक खुफिया एजेंसी के लोग हैं जो पूरी दुनिया में अपने मकासद के लिए खतरनाक हद तक काम करते हैं। मास्टर खान जो तफसीलात बताते जा रहे थे, पांचों की आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। ये अमेरिका की एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जी वर्ल्ड वाइड यानी ब्लैक वाटर है, जिसका सदर दफ्तर अमेरिका में है और ये भारी रकम लेकर हर किस्म के जायज़ नाजायज़ काम कर डालती है। अलबत्ता इस दफ़ा ये तमाम काम छोड़कर इसराइल के अजीम तर मुफाद के लिए काम कर रही है और मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान में अपना जाल फैला रही है। इनके पास भारी असलहे के साथ साथ अपने जहाज और हेलीकॉप्टर्स भी हैं जिनको आज़ादाना इस्तेमाल करने की इजाज़त है। मास्टर यकीन नहीं आ रहा, यानी अभी 1 घंटा कबल जिन गैर मुल्की चूहों को हमने मारा है वो इतनी बड़ी आलमी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे। वो तो बिल्कुल ही नाकारा साबित हुए। वकास अभी तक हैरानी के गिरदाब से बाहर नहीं निकल सका था। बिल्कुल ये वही लोग थे, मगर मादी ताकत और असलहे पर भरोसा करने वालों का यही इंजाम होता है, जबकि हमारे साथ अल्लाह की ताकत और उसकी हैबत है। मास्टर खान वकास की पीठ थपथपाते हुए बोले, सारे इन चारों लाशों की तलाशी के दौरान कुछ कागजात, नक्शे, नकदी और मोबाइल हमारे हाथ लगे हैं। नकदी और मोबाइल तो हमने वापस रख दिए, अलबत्ता कुछ कागजात और नक्शे हम साथ ले आए हैं। ये कहते हुए शुएब ने चंद कागजात और नक्शे जेब से निकाल कर मेज पर रख दिए। ओह वेरी गुड, ये तो कमाल हो गया भाई, जरा देखो तो इन कागजात में क्या दर्ज है। मेरे ख्याल में हमें इनसे काफी मालूमात मिल सकती हैं। मास्टर खान खुश होते हुए बोले, सर ये नक्शे तो आम से मालूम होते हैं जिनसे शहर के रास्तों का पता चलता है, और किसी भी गैर मुल्की के लिए ये नक्शे जरूरी होते हैं। अलबत्ता इन कागजात में सिर्फ आड़ी तिरछी लकीरें और कुछ दायरे बने हुए हैं, लिखा कुछ नहीं। ये कुछ अजीब है, जरा देखें तो। शुएब ने चंद कागजात मास्टर खान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हूँ तो ये बात है, इसका भी हल है मेरे पास। ये कहते हुए मास्टर खान अपनी कुर्सी से उठे और बाहर निकल गए, और थोड़ी देर बाद वो कमरे में वापस आए तो उनके हाथ में एक छोटी सी मशीन थी। अब वो इस मशीन के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता कागज को गुजार कर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और पांचों लड़के उनके माथे पर उभरने वाली परेशानी को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे अंदाजा होता था कि जरूर कोई अहम बात दरपेश है। सर आपके पास तो बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, जुबैर आहिस्तगी से बोला तो मास्टर खान भी मुस्कुरा उठे। नहीं भाई, ये कोई खास मशीन नहीं बल्कि अब तो बहुत आम है, और जाली नोटों को शिनाख्त करने के लिए बैंक और दीगर अदारे भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता अहम बात यह है कि इन कागजात से ये पता चलता है कि इनके हमारे शहर में 2 और पूरे मुल्क में तकरीबन 7 मराकज़ खुल चुके हैं जहां भर्तियां भी हो रही हैं, और इन दफातर के पते भी इन दायरों में तहरीर हैं। इसके बाद बाकी तमाम इमरान सर जोड़ कर आइंदा की मनसूबाबंदी करने लगे। क्या कह रहे हो तुम रॉबर्ट? खुफिया एजेंसी जी का कमांडर इन चीफ डेविड शिराक गुस्से से दाड़ते हुए बोला। यस सर, हमारे 4 बेहतरीन कमांडोज को एक ऑपरेशन के दौरान बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। डेविड के असिस्टेंट रॉबर्ट ने एक मरतबा फिर अपने जुमले को दोहराते हुए कहा, लेकिन वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स में होंगे, फिर ऐसा क्यों कर हुआ? कमांडर इन चीफ डेविड शिराक बेयकीनी की कैफियत में दोबारा गरजा। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ सरों का निशाना लिया गया है और बाकी जिस्म बिल्कुल महफूज रहे हैं। रॉबर्ट के जवाब पर कमांडर इन चीफ सर पकड़कर बैठ गया। इसका मतलब है कि वो कोई आम लोग नहीं बल्कि इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद हैं, और हमें इस दफा सोच समझ कर कदम उठाना होगा। यह सर वाकई वो खतरनाक लोग हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा ड्राइवर जिंदा वापिस आया है, और इसके बयान के मुताबिक वो 4-5 कम उम्र लड़के थे जिन्होंने ये पैगाम दिया है कि अपने बात से कह देना कि हमारा मुल्क छोड़कर निकल जाओ, वरना याद रखना हम सिर्फ सिरों का शिकार खेलते हैं। ये अल्फाज अदा करते हुए रॉबर्ट के अल्फाज भी खौफ से लड़खड़ा रहे थे। शट अप, फौरन मीटिंग बुलाओ और इन लड़कों का कोई हल तलाश करो, वरना ये लड़की हमारा काम खराब कर डालेंगे। कमांडर इन चीफ डेविड शिराक रॉबर्ट को हिदायत देते हुए गुस्से से उठ खड़ा हुआ। सर मुझे साकिब भाई की बात से बिल्कुल इत्तफाक है कि इससे पहले कि दुश्मन जख्मी शेर की तरह हम पर हमला करे, हम इनकी कमर तोड़ डाली। इमरान साकिब की बात की तायीद करते हुए गोया हुआ, मैं भी इन दोनों की बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इधर उधर अपनी कुव्वत सर्फ करने के बजाय दारद हुकूमत में कायम इनके मरकजी हेडक्वार्टर पर कार्रवाई डालनी चाहिए। इस तरह हम कम वक्त में न सिर्फ ज्यादा फवायद समेट सकेंगे बल्कि इनके नेटवर्क को भी तोड़ सकेंगे। वकास ने काफी माकूल तजवीज रखी थी। बहुत खूब वकास मियाँ, काफी देर बाद तुमने कोई काम की बात की है। मास्टर खान मुस्कुराते हुए बोले। इनको वकास की राय काफी पसंद आई थी। सर मैं हमेशा काम की बात करता हूँ मगर कोई मेरी सुनता ही नहीं, सबसे छोटा जो हूँ। वकास ने मसनूई अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा तो मास्टर खान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा याद रखना तारीख में अक्सर छोटों ने ही बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में बाबुल इस्लाम सिंध को फतह करके बरसगीर में इस्लाम का दरवाजा खोला था, और इंशाअल्लाह अब तुम लोग भी कम उम्री में एक नई तारीख रकम करके दुश्मन को ये बताओगे कि अभी मुसलमान कौम के बच्चे जाग रहे हैं जो इस्लाम के परचम को कभी सर निगू नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। सर वैसे आपकी बातें हमारे लिए शरबत फुलाद का काम करती हैं। आपकी बात सुनकर हमारे जिस्मों में आयरन ही आयरन दौड़ने लगता है। जुबैर के इस जुमले से महफिल एक मरतबा फिर जाफरान जार बन गई और सब मुस्कुराने लगे।
मिस्टर एरिक रोल, ये तुमने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, यानी हमारे बेहतरीन कमांडोज मरवा डाले। खुफिया एजेंसी का कमांडर इन चीफ डेविड शिराक दारुल हुकूमत में होने वाली हंगामी मीटिंग शुरू होते ही एरिक रोल पर बरस पड़ा, जो एजेंसी का मरकजी ऑपरेशनल कमांडर था। सर, हमें इस रद्द-ए-अमल का कतई अंदाजा नहीं था। मुझे अभी तक खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारे 4 सुपर कमांडोज मारे गए हैं, और वो भी चंद लड़कों के हाथों। एरिक रोड के जुमले बदहवासी में अदा हो रहे थे। अहमक, तुमने अपने सुपर कमांडोज बगैर किसी मनसूबाबंदी के कत्ल करवा दिए, जानते हो ये तंजीम का कितना बड़ा नुकसान है। सुपर कमांडोज का सुनते ही अब वो बाकायदा गुस्से में दाड़ रहा था। सर, हमें ये असाइनमेंट इसराइली वजीर खारजा की तरफ से मिला था, और उन्होंने इन लड़कों को ख़त्म करने के $5 लाख अदा किए हैं, जबकि इनकी हिदायत थी कि लड़के यहूदियत के लिए इंतहाई खतरनाक और जारहाना अज़ाइम रखते हैं, लिहाजा हमने एहतियातन अपने सबसे बेहतरीन अफराद का इंतखाब किया, मगर इत्तफाक है कि वो सब इनका निशाना बन गए। एरिक रोड अब काफ़ी मुहतात गुफ्तगू कर रहा था। सर, हमें फ़ौरन ये असाइनमेंट कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे साथ डबल गेम हो रहा है। और मुझे चटाख की आवाज़ आई और मशवरा देने वाला अपना गाल सहराने लगा। बेवकूफ़, जानते हो हमारी तंजीम की क्या हैसियत है। असाइनमेंट वापस करने का मकसद सिर्फ हमारी नाकामी नहीं बल्कि हमारी मौत है। इस तरह तो हम अपनी साख खो बैठेंगे और हमारे सारे असाइनमेंट कैंसिल हो जाएंगे। डेविड शिराक गुस्से में फंकारते हुए बोला तो सबका खून खुश्क हो गया। वो मजीद गरजते हुए बोला, बहरहाल किसी भी तरह पांचों का सुराग लगाकर जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, उनको इस कार्रवाई का फौरी जवाब देना भी जरूरी है, लिहाजा फौरी तौर पर किसी भी बड़े शहर में एक बम धमाका कर दो। दुश्मन अक्लमंद है, हमारा पैगाम समझ लेगा। ठीक है सर। फिर ये तय पाया कि हमारी अगली मंजिल दारुल हुकूमत है, बकिया प्लानिंग हम वहीं जाकर हालात के मुताबिक तय करेंगे। शोएब ने गुफ्तगू समेटते हुए कहा तो सब ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए उठने लगे। इस दौरान मास्टर खान को मोबाइल बाज उठा। हेलो खान स्पीकिंग। क्या हुआ शहरियार, हैयत तो है ना? मास्टर खान अपने महसूस बारोब अंदाज में बोले। नहीं सर, खैरियत बिल्कुल नहीं है। यहाँ शहर के बाजार में बम धमाका हुआ है और सैकड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। मेरा भाई भी शहीद हो चुका है। सर कुछ करे, ये यहूदी हमारे मुल्क के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। सर आपकी गुरेला फाइटर्स कब हरकत में आएगी? सर खुदा के वास्ते कुछ कीजिए। बोलने वाले की आवाज अब हिचकियों में तब्दील हो गई थी। लोगों की चीखों पुकार की आवाजों से लग रहा था कि वो किसी अस्पताल से बात कर रहा है जहां और भी कई लाशें मौजूद हैं। मास्टर खान की आंखों में आंसुओं के कतरे जलमलाने लगे। शहरियार हौसला रखो, हम बहुत जल्द कार्रवाई करने वाले हैं और याद रखो गुरेला फाइटर्स जाग रहे हैं। हम यहाँ उनके 4 एजेंट जहन्नम नसीब कर चुके हैं। शायद दुश्मन ने मासूम शहरियों पर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की है, जिसका मजा हम कुछ अरसे में उन्हें चिखा देंगे इंशाअल्लाह। मास्टर खान की आवाज का जीरो बम इनके जज्बात की तर्जुमानी कर रहा था। सर कहाँ हुआ है धमाका? शोएब ने मास्टर खान की गुफ्तगू खत्म होते ही सवाल पूछ डाला। शिमाल सरहदी सूबे के एक शहर रहमानाबाद में धमाका किया गया है। यह दुश्मन तखरीबकारी का बहुत तेज है। लगता है हमारी आज की कार्रवाई का बदला लिया गया है और हमें चैलेंज किया गया है। हमें कल सुबह की फ्लाइट से निकलना होगा। तुम लोग फौरन जाने की तैयारी करो। इस मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर मास्टर खान फोन पर किसी को फ्लाइट पर रिजर्वेशन की हदायत देने लगी। अगले दिन की चमकीली सुबह का सूरज तुलू हुआ तो वो दारुल हुकूमत पहुंच चुके थे। मास्टर खान के 2 दोस्त एयरपोर्ट पर उनके मुंतजिर थे और अब वो मास्टर खान के करीबी साथी खालिद बिलग्रामी के घर पर पुरतकल्लफ नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते से फारिग होते ही पांचों ने जरूरी सामान साथ लिया और बाहर निकल आए। सबसे पहले उन्होंने एक कार किराए पर हासिल की और एक दरमियाने दर्जे के होटल में एक कमरा हासिल करके आइंदा की प्लानिंग तय करने लगी। वकास और साकिब, तुम दोनों अपना बेस बदल कर सेक्टर Z में वाक़ई उनके हेडक्वार्टर की तफसीली मालूमात जमा करके आज शाम तक रिपोर्ट करोगे। जबकि इमरान और ज़ुबैर, तुम दोनों को एक किराए का मकान हासिल करना है जो उनके हेडक्वार्टर से इतना करीब हो कि हम बासानी उनकी निगरानी कर सकें। और मैं वकास और साकिब को कवर दूंगा और सारे अमल की निगरानी करूंगा। और कोई बात? शुएब ने प्लानिंग समझाने के बाद इस्तफहामिया अंदाज में चारों की तरफ देखा और कोई सवाल ना पाकर वो पांचों उठ खड़े हुए। शाम डलते ही वो पांचों एक मरतबा फिर ज़ेब होटल के कमरा नंबर 18 में बैठे दिन भर की रुदाद सुना रहे थे। हाँ भाई इमरान, पहले तुम बताओ कि क्या प्रोग्रेस रही? शुएब ने बेताबी से पूछा। शुएब भाई, ज्यादा करीब तो कोई भी मकान नहीं मिल सका, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर जिस जगह वाक़ई है वो तो आप देख ही चुके हैं कि वहाँ बहुत कम मकानात हैं। अलबत्ता कुछ फासले पर एक मकान देखा है। कल आप चल कर देख ले और मुनासिब समझिए तो फाइनल कर दी। इमरान ने मुख्तसर रिपोर्ट पेश की। ओके, और साकिब और वकास की क्या रिपोर्टें हैं? शुएब ने दोनों की तरफ रुख करते हुए पूछा। शुएब भाई, वहाँ आबादी इंतहाई कम है जिसकी वजह से हमें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और अहम बात यह है कि 3000 गज पर मुश्तमिल हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द फैले हुए सिक्योरिटी के अफराद ज्यादातर मुकामी हैं। साकिब की गुफ्तगू जारी थी कि शुएब ने बात काटते हुए पूछा, ये बताओ कि अंदर कैसे पहुंचा जा सकता है? शुएब भाई, बाहर तो खून खराबे के बगैर अंदर पहुंचना मुश्किल लगता है, लेकिन एक रास्ता मुमकिन नजर आता है और वो ये कि दोपहर 4 बजे हेडक्वार्टर की इमारत से गालबन सफाई करने वाले 3 लड़के बाहर निकले थे
जिनका पीछा करके उनकी रहायशगाह मालूम हो चुकी है। वकास इस मरतबा भी काफ़ी अच्छा आइडिया लाया था। तुम्हारा मतलब है कि हम उन तीनों या उनमें से किसी एक को अगवा करके उसके मेकअप में अंदर दाखिल हो सकते हैं? शुएब ने कुछ सोचते हुए कहा तो साकिब बोला, शुएब भाई ये भी मुमकिन है कि हम इन तीनों के साथ सौदेबाजी करके इन तीनों से अपना काम निकाल लें। इस तरह हम आसानी से अपना हदफ हासिल कर सकते हैं। ये भी मुमकिन है, लेकिन फिर भी उनके साथ हम में से किसी का अंदर पहुंचना जरूरी है ताकि हालात का जायजा लेकर हिकमत अमली तैयार की जा सके, वरना हम अंधेरे में ही टामकटोइयां मारते फिरेंगे और दुश्मन हमें ट्रेस कर लेगा। शुएब ने दो राय के दरमियान से तीसरी अमकानी राय पेश करते हुए कहा तो ज़ुबैर बोला, शुएब भाई फिर हमें देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वक्त कम और मुकाबला सख्त है। तो फिर ठीक है, हम आज से ही ऑपरेशन का आगाज करते हैं। ये कहते ही शुएब ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और सब बारी बारी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते चले गए। इसके बाद पांचों ने अल्लाह से मदद की दुआ मांगी और ऑपरेशन की तैयारियां करने लगी। रात होते ही वकास की रहनुमाई में वो सब मतलूबा घर के बाहर पहुंच चुके थे। प्लानिंग के मुताबिक वकास और इमरान को बाहर निगरानी करनी थी, जबकि बाकी तीनों को अंदर के मामलात संभालने थे। दीवार फांगने के बजाय शुएब ने दरवाजे के रास्ते दाखिल होना बेहतर समझा और दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खुलते ही वो धक्का देते हुए आनन फानन अंदर दाखिल हो गया और इसके पीछे पीछे साकिब और ज़ुबैर ने भी अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? दरवाजा खोलने वाला लड़का इस अचानक आफत पर बौखलाहट में बोला। वो शुएब के हाथ में नन्हा सा रिवाल्वर देव चुका था। हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम कोई चोर डाकू नहीं बल्कि पुरअमन लोग हैं और आप लोगों से ताउन चाहते हैं। साकिब ने मजीद दो लड़कों को अपनी तरफ आते देखा तो तीनों को एक साथ मुखातिब करते हुए कहा, तो उनमें से एक जज्बाती अंदाज में बोला, किस किस्म का ताउन चाहते हो तुम लोग और ये ताउन लेने का कौन सा तरीका है? खबरदार ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो याद रखो हमारे हथियार बिल्कुल बेआवाज हैं, इसीलिए ज्यादा आवाज पसंद नहीं करते। ज़ुबैर ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा तो वो यकदम सहम कर पीछे हट गया। टीवी लाउंज में पहुंचते ही साकिब टीवी बंद करने के लिए लपका तो शुएब ने उसे रोक दिया। चलने दो इसे, हम इसके चलने में ही आसानी से अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं। साकिब शुएब का इशारा समझकर वापस पलट गया। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप तीनों हमारे भाई हैं और दूसरी बात ये कि हमें ना आपकी जान लेनी है और ना माल, सिर्फ छोटा सा ताउन दरकार है। शुएब ने मुख्तसरन अपना मुद्दा पेश किया। कैसा ताउन? उनमें से एक ने इत्मीनान से पूछा जो पहले काफी जज्बाती हो रहा था। तुम तीनों का क्या नाम है, अब तुम तीनों क्या काम करते हो? शुएब ने सवाल पूछना शुरू कर दिए। हम तीनों भाई हैं और पंजाब के रहने वाले हैं। मेरा नाम जमाल, ये कलीम और वो सलीम है और हम एक ऑफिस में सफाई का काम करते हैं। सबसे बड़े भाई जमाल ने जवाब दिया। जानते भी हो कि वो ऑफिस किसका है और कौन लोग उसे चला रहे हैं? शुएब ने दूसरा सवाल पूछा। क्यों नहीं, वो एक सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिस है। काफी सादगी से जवाब दिया गया था। वो किसी सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिस नहीं बल्कि हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने वाली अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी जी का हेडक्वार्टर है, जिसका तुम लोगों को इल्म ही नहीं है। शुएब की जुमले इन तीनों को चौंका देने के लिए काफी थे। ओह, मगर ये कैसे मुमकिन है? हम यकीन नहीं कर सकते। आपके पास इस बात का क्या सबूत है? जमाल हैरानी और परेशानी की मिली जुली कैफियत में बोला तो जवाब में शुएब ने कुछ ऐसे सबूत और निशानात उन्हें दिखाए जिसे देखकर वो शशिद रह गए। लेकिन हमें ये सब बातें मालूम नहीं थी और हम लोग नावाकफियत की बिना पर नौकरी कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इनमें से छोटा भाई सलीम सबूत देकर दहशतज़दा अंदाज में रोते हुए बोला, मगर हमने कब कहा कि तुम लोग कसूरवार हो? हम तो तुम लोगों से मदद मांगने आए हैं। अगर तुम कसूरवार होते तो शायद अब तक हम तुम्हें मौत की नींद सुला चुके होते। शुएब ने तीनों को इत्मीनान दिलाते हुए कहा और बोला, हमें अंदर दाखिल होने के लिए तुम लोगों की मदद की जरूरत है ताकि हम इनको इनके किए का मजा चखा सकें। बोलो क्या ख्याल है? हम आप लोगों के जज्बात की कदर करते हैं और आप लोगों की शक्ल देखकर ही समझ गए थे आप लोग चोर डाकू हरगिज नहीं हो सकते और मसला कुछ और ही है। और असल बात यह है कि आप लोगों का अंदर दाखिल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इंतहाई हसास है। जमाल के लहजे की सच्चाई उसकी बात की तस्दीक कर रही थी, लेकिन शुएब भी हार मानने वाला नहीं था। वो बोला, वजह पूछ सकता हूँ? अंदर दाखिल होते वक्त ना सिर्फ हमारा कार्ड चेक किया जाता है बल्कि दूसरे दरवाजे पर मौजूद स्कैनिंग मशीन पर हमारे बाएं हाथ के अंगूठे के फिंगरप्रिंट चेक किए जाते हैं। तब कहीं जाकर हमें दाखिले की इजाजत मिलती है। जमाल ने सारी हकीकत गोश गुजार करते हुए कहा, ओ तो ये बात है, ठीक है, हम इसका भी तोड़ करना जानते हैं और हमारा अंदर दाखिल होना फिर भी नामुमकिन नहीं। अलबत्ता हम ये जरूर चाहेंगे कि तुम लोग फिलहाल हमारा एक काम कर दो, बाकी मामलात हम खुद संभाल लेंगे। मैं तुमको एक छोटी सी माइक्रो चिप दूंगा, तुम लोगों को ये चिप उनके कॉन्फ्रेंस हॉल के टेबल के नीचे चिपका देना है और बस। बोलो क्या कहते हो? शुएब ने इस्तफहामिया नजरों से तीनों की तरफ देखते हुए पूछा, ठीक है, हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, मगर आप लोगों के डर से नहीं बल्कि अपने मुल्क को मिल्लत की खातिर हम ये काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो और भी बहुत कुछ कर दिखाएंगे। जमाल ने जज्बाती अंदाज में हामी भरते हुए कहा तो शुएब आगे बढ़कर उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं जमाल भाई और हमें उम्मीद है कि तुम ये काम कर दिखाओगे।
और इस माइक्रोचिप को लगाने के बाद तुम लोग भी हमारे साथ उनकी वो तमाम साजिशी गुफ्तगू सुन सकोगे जो वो हमारे मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम उनकी साजिशों का तोड़ करके उनका नेटवर्क भी तबाह कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इस दफा साकिब और जुबैर की आवाज के साथ तीनों भाइयों की आवाज भी शामिल थी। दूसरे दिन उन्होंने जल्दी जल्दी किराए का मकान हासिल करके अपना मुख्तसर सा सामान वहां मुंतकिल किया और माइक्रोफोन सेट करने लगे। थोड़ी देर बाद ही लाइन क्लियर हो चुकी थी। चलो भाई जल्दी सफाई करो, कमांडर इन चीफ आने वाले हैं, आज बहुत अहम मीटिंग भी है। ये पहली आवाज थी जो माइक्रोफोन से बरामद हुई थी और जिसे सुनकर पांचों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी। और वाकई थोड़ी देर बाद ही मीटिंग शुरू हो गई, जिसका मतलब था कि जमाल भाई अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। वेल डन मिस्टर एरिक रोल, वेल डन। शॉर्ट नोटिस पर तुमने रहमानाबाद में वाकई बड़ा कामयाब धमाका करवाया है। वैसे 80-90 अफराद तो जरूर मारे गए होंगे। कमांडर इन चीफ डेविड शिराक की मुकरू आवाज सुनाई दी। 80-90 नहीं सर, बल्कि 108 अफराद मारे गए हैं और अब हम आपकी अगली हिदायत के मुंतजिर हैं। ऑपरेशनल कमांडर एरिक रोल्ड की आवाज आई। इसके बाद कमांडर इन चीफ डेविड शिराक का मुकरू कहका सुनाई दिया और इसकी अगली हिदायत सुनते ही पांचों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों में किसी ने 1000 वाट का करंट छोड़ दिया हो। उनके जिस्मों में यकदम सनसनी सी दौड़ गई और वो पांचों हक्का बक्का एक दूसरे की शक्ल तकने लगे। बहुत खूब, इसका मतलब है कि उन 5 छोकरों तक हमारा पैगाम पहुंच चुका है। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में तुम्हें सबसे पहले उन पांचों के ग्रोह को डायनामाइट से उड़ाना होगा और इसके बाद अगला महीना शुरू होते ही रोजाना किसी एक शहर में पब्लिक मुकाम पर बम धमाका करके इस मुल्क के अमन अमान को बिल्कुल तबाह करके रख देना है। डेविड शिराक का सफाकाना लहजा उसकी इस्लाम दुश्मनी की अक्कासी करता था, जिसे सुनकर पांचों गुस्से से तलमला उठे। ओ मेरे खुदाया, मारे गए, यानी हमारे घर भी गैर महफूज हैं, हमें फौरन ही कुछ करना होगा। वकास चिराग की हिदायत सुनते ही बुखलाहट में बोला, वकास तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है, यहाँ पूरे मुल्क और कौम की सलामती का मसला है और तुम्हें अपने घर। शुएब बोलते बोलते रुक गया क्योंकि डेविड शिराक की गुफ्तगू दोबारा शुरू हो चुकी थी और अब मौजूद बहस गुरेला फाइटर्स के मेंबर से। इन पांचों की क्या रिपोर्ट है? कोई गुड न्यूज? सर नहीं, वो पांचों अपने अपने घर पर ताला लगाकर कहीं रूपोश हो चुके हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहें। शहर के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हमारे एजेंट उनकी बू सूंघते फिर रहे हैं और जैसे ही वो कराची से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उड़ा दिए जाएंगे। एरिक रोड की गुफ्तगू के दौरान अब पांचों के चेहरों पर फातिहाना मुस्कुराहट खेल रही थी। शाबाश, यानी बच्चे बगल में और डंडोरा कराची शहर में। वाह भाई, बहुत खूब। जुबैर ने बर्जिस्ता जुमला कसते हुए कहा तो सबकी हंसी छूट गई। डेविड शिराक मीटिंग खत्म होते ही कह रहा था, ओके मिस्टर रोल्ड, तुम तलाश जारी रखो, कल हम इसी जगह दोबारा जमा होंगे और तुम आइंदा का मुकम्मल प्रोग्राम और तफसीली प्लानिंग पेश करोगे। इसके बाद कुर्सियां घूमने की हल्की सी आवाज आई और मीटिंग खत्म होते ही शुएब ने फौरन मोबाइल उठाया और अब वो मास्टर खान का नंबर मिला रहा था। जी बेटा, कैसे हो तुम लोग और क्या खबरें हैं? मास्टर खान शुएब की बात सुनते ही जोर से बोले। वो अब तक खालिद बिलग्रामी के घर पर ही ठहरे हुए थे, सारी इतरात कुछ अच्छी नहीं है। और फिर वो मुख्तसर खुफिया अल्फाज में तफसीलात बताने के बाद बोला, सर हम जो काम करने का इरादा रखते हैं उसके लिए हमें आपकी इजाजत और मदद दरकार है। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि हम दारद हुकूमत में हैं, लिहाजा नुकसान सिर्फ दुश्मन का हो, न कि पाकिस्तान का। और जहाँ तक ताउन का सवाल है वो इसकी नोयत पर मुनहसर है। अलबत्ता यहाँ पर भी हमारे साथी हर शोबे में मौजूद हैं। मुअस्सर खान इशारतन समझाते हुए बोले तो शुएब बोला, शुक्रिया सर, हम आपकी बात समझ चुके हैं, अब हम बहुत जल्द दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। शुएब ने खुदा हाफिज कहते हुए बात खत्म की और साकिब, जुबैर, इमरान और वकास से मुखातिब होते हुए बोला, जो निहायत हमाक से अब तक की गुफ्तगू सुन रहे थे। साथियों, हमारे पास वक्त बहुत कम है, यानी 2 दिन, क्योंकि तीसरे दिन वो अपने ऑपरेशन को हतमी शक्ल देंगे, जिसके नतीजे में सबसे पहले हमारे घर उड़ेंगे और फिर हमारे मुल्क पाक के शहर और अवाम। लिहाजा हमें फौरन ही हिकमत अमली तय करके जवाबी कार्रवाई करनी होगी। बोलो क्या कहते हो? इतने परेशान कुन हालात में शुएब की गुफ्तगू का अंदाज और ठहराव उसके फहम फरासत की दलील थी। शुएब भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अपनी मीटिंग में जमाल, कलीम और सलीम भाई को भी शामिल करना होगा, तभी हम बेहतर हिकमत अमली तरतीब दे सकेंगे। इमरान ने शुएब की तायद के साथ अपनी राय भी पेश करते हुए कहा, इमरान की बात दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए हमें कम से कम 5 घंटे मजीद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों भाई इस वक्त ड्यूटी पर हैं। लिहाजा मेरी राय ये है कि उनके आने से पहले हम अपनी इब्तदाई नशिस्त कर लें कि हमें करना क्या है, बाद में तफसीली हिकमत अमली में उन्हें भी शामिल कर लेंगे। जुबैर की राय काफी माकूल थी, जिसे सब ने कबूल किया और आधे घंटे बाद वो पांचों सर जोड़े एक हसास हिकमत अमली तरतीब दे रहे थे, जिसमें कामयाबी की सूरत में वो दुश्मन की सारी मनसूबाबंदी नाकाम बनाकर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, जबकि नाकामी की सूरत में अपनी जान से भी हाथ धो सकते थे। 3 घंटे की तवील नशिस्त के बाद वो पांचों अपनी खतरनाक हिकमत अमली तैयार कर चुके थे और दोपहर का खाना खाने के बाद अब वो इन तीनों भाइयों की आमद का इंतजार कर रहे थे। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद। जैसे ही मोबाइल से मिली नगमे की आवाज गूंजी, साकिब ने लपक कर उसे उठा लिया। दूसरी तरफ से जमाल भाई की आवाज सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, मैं जमाल बात कर रहा हूँ। आज की क्या सूरत हाल रही? क्या आप लोगों का काम हो गया?
वालेकुम सलाम। जमाल भाई, आप लोगों ने तो वाकई बड़ा जबरदस्त काम किया है। अब हम आप लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। आप तीनों फौरन आ जाएं, क्योंकि आइंदा का सारा प्रोग्राम भी आप लोगों के मशवरे से होगा। साकिब भाई ने खुशी का इजहार करते हुए कहा तो जमाल भाई ने भी जल्द आने का कहकर इस सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर जैसे ही वो तीनों पहुंचे, सबसे पहले उन्हें दुश्मन की मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सुनाई गई, जिसे सुनकर तीनों के चेहरों पर हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात वाज़े तौर पर महसूस किए जा सकते थे। बिलाखिर उनका छोटा भाई सलीम चीख उठा, नहीं शुएब भाई, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं बम बांध कर उनका हेडक्वार्टर उड़ा दूंगा। मेरी जान पाकिस्तान के लिए हाजिर है। हम अपनी इस्लामी रियासत की खातिर सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। सलीम के अल्फाज उसके हकीकी जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे, जिसे सुनकर शुएब सलीम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सलीम भाई, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन जज्बात के साथ अकल का इस्तेमाल भी जरूरी है, वरना हमारा दुश्मन हमें हमारे जज्बात के साथ दफन कर डालेगा और हम उसका कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। क्योंकि हमारा दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं, बल्कि दुनिया की खतरनाक खुफिया एजेंसियों में उसका शुमार होता है, और उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं। अलबत्ता हमारे पास जो हमारे रब की नुसरत है वो उनके पास नहीं। और इसीलिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है ताकि आइंदा को प्रोग्राम तय करके दुश्मन के मंसूबे को खाक में मिला सकें। वकास ने भी सलीम के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा तो कलीम बोला, तो फिर ठीक है, आप प्रोग्राम तय करें, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। कलीम की बात मुकम्मल होते ही शुएब ने मुख्तसरन तयशुदा प्लान पेश करते हुए कहा, तो फिर सुनो, हमारा ऑपरेशन 2 दिन का होगा, जिसमें सबसे पहले हम 8 अफराद 2 हिस्सों में बांट जाएंगे। यानी 2 अफराद फौरन कराची रवाना होंगे और वहाँ उनके नापाक मंसूबे को नाकाम बनाएंगे, जो इंशाल्लाह ज्यादा मुश्किल साबित न होगा, क्योंकि उनके टाइम बम और डायनामाइट वगैरह का तोड़ करने के लिए हमारे पास जैमर्स मौजूद हैं, जो बआसानी बम वगैरह को नाकाम कर देंगे। जबकि 6 अफराद जहाँ हेडक्वार्टर पर कार्रवाई डालेंगे। अफराद के नाम भी सामने आ जाएं तो सूरत हाल काफी वाज़ेह हो जाएगी। जमाल भाई ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा तो जुबैर बोला, जमाल भाई, दरअसल बात यह है कि हम पांचों में से कोई 2 अफराद आपके किसी एक फर्द की रहनुमाई में अंदर पहुंचने की कोशिश करेंगे, ताकि अंदर की सूरत हाल का जायजा लेकर अपने मिशन को हतमी सूरत दे सकें। लेकिन आप लोग ये बात बोल रहे हैं कि आप लोगों का अंदर पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होने से पहले। जमाल भाई की बात अभी जारी थी कि साकिब बोला, जी हाँ जमाल भाई, हमें मालूम है कि वहाँ ना सिर्फ ड्यूटी कार्ड चेक होंगे, बल्कि बाएं हाथ के अंगूठे के फिंगरप्रिंट भी स्कैनिंग मशीन पर चेक होंगे, और इसका तोड़ भी हम जानते हैं। क्या मतलब, आप लोग फिर भी दरवाजे से गुजर कर अंदर दाखिल हो सकते हैं? इस मर्तबा सलीम हैरत से बोला, बिल्कुल, हम इसकी भी मनसूबाबंदी कर चुके हैं, जिसके मुताबिक शुएब और साकिब भाई की जिसामत चूंकि कलीम और सलीम भाई की तरह है, लिहाजा ये 2 अफराद कलीम और सलीम भाई के मेकअप में जमाल भाई के साथ हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होंगे। और जहाँ तक अंगूठे के प्रिंट का मामला है, उसके लिए कलीम और सलीम भाई के फिंगरप्रिंट की नकल रबर की बारीक जिल्ली या शफाफ कागज पर लेकर मुतबादिल अफराद के अंगूठे पर चश्मा कर देंगे। इस तरह स्कैनिंग मशीन को धोखा देना कुछ मुश्किल ना होगा। कंप्यूटर का माहिर इमरान जैसे जैसे तफसील बताता जा रहा था, तीनों भाइयों के चेहरे मारे हैरत के फैलते जा रहे थे, क्योंकि जिस आसानी से उन्होंने दुश्मन का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ने का मंसूबा पेश किया था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सामने इंसान नहीं, कोई मारवाई मखलूक बैठी है, जिसके लिए ये सब कुछ बाएं हाथ का खेल हो। आप लोग तो वाकई बड़े खतरनाक हैं, और जब तक आप जैसे मुसलमान भाई इस दुनिया में मौजूद हैं, इंशाल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जमाल भाई की आवाज बात करते करते रुंध गई थी और उनकी आंखों की नमी साफ महसूस की जा सकती थी। यकीनन हमें भी आप जैसे भाइयों का साथ हासिल रहा तो अल्लाह की नुसरत से दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहेंगे। वकास भी दाएं बाएं बैठे कलीम और सलीम भाई के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तो सभी बाआवाज बुलंद इंशाल्लाह कह उठे। हाँ, तो फिर ये तय पाया कि वकास और जुबैर आज रात ही नए नाम और शक्ल के साथ कराची पहुंचेंगे और कल से कार्रवाई का आगाज करेंगे। और यहाँ पर जमाल भाई के साथ मैं और साकिब कल हेडक्वार्टर के अंदर घुसकर जायजा लेंगे, जिसके बाद दूसरे दिन हम मुमकिना कार्रवाई करते हुए अगले दिन हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे, जबकि ऑपरेशन के दौरान कलीम, सलीम और इमरान हेडक्वार्टर के आसपास रहते हुए हमें कवर देंगे, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इमदाद हासिल की जा सके। ओके। शुएब ने गुफ्तगू समेटते हुए बात खत्म की और कोई सवाल ना पाकर बोला, अब हम सबसे पहले मास्टर खान के अख्तियारात का फायदा उठाते हुए इनके जरिए हसास इदारों का मुमकिना ताउन हासिल करेंगे, यानी फिंगरप्रिंट्स के लिए हाई स्कैनिंग मशीन, ताकि सही फिंगरप्रिंट्स हासिल हों और इसकी बेहतरीन डिमीजार हो सके। दूसरा, हमें आला मियार का मेकअप का साजो सामान, कुछ इजाफी असलहा, आज की फ्लाइट से कराची की 2 सीटें और कराची में 5 जैमर्स दरकार होंगे। ये कहते हुए शुएब ने फौरन मास्टर खान से राब्ता कायम करते हुए मुतलूबा सामान और माहिरीन का तकाजा किया, जिसके लिए मास्टर खान ने 1 घंटे का वक्त मांगा और रात 10 बजे तक उन्हें तकरीबन तमाम ही अशिया मिल चुकी थी। वकास और जुबैर का हुलिया तब्दील करके उन्हें कराची रवाना करने के बाद रात 2 बजे तक वो सलीम और फलीम की अंगूठों के फिंगरप्रिंट्स की कॉपी तैयार करते रहे और कामयाबी हासिल होते ही सोने के लिए चले गए। सुबह फजर की नमाज के बाद इमरान ने कलीम और सलीम को सामने बिठाकर शुएब और साकिब का ऐसा मेकअप किया कि 3 घंटे बाद घर में 2 कलीम और 2 सलीम घूम रहे थे। इसके बाद शुएब ने कलीम के और साकिब ने सलीम के अंगूठों के फिंगरप्रिंट्स अपने बाएं अंगूठे पर चिस्पा की और सुबह ठीक 9:30 बजे वो ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ इमरान, कलीम और सलीम भी अपने चेहरे और हुलिये तब्दील करके तैयार हो चुके थे।
ओए आज तुम बड़े चमक रहे हो, कौन से साबुन से मुंह धोया है भाई? ये पहला जुमला था जो गेट पर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने ड्यूटी कार्ड चेक करते हुए कहा। तो शुएब एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया, लेकिन साकिब पुरसुकून था। साबुन तो वही पुराना वाला है, अलबत्ता लगता है तुमने अपने चश्मे को कई दिन बाद साफ किया है, इसीलिए हर चीज साफ और उजली नजर आ रही है। जमाल भाई ने गार्ड को तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा और तीनों हंसते हुए अंदर दाखिल हो गए। अगला मरहला बहुत हसास था। जमाल भाई ने स्कैनर पर बाएं हाथ का अंगूठा रखा और सब्ज रंग की बत्ती जलने पर अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद शुएब ने अपने बाएं हाथ का अंगूठा स्कैनिंग मशीन पर रखा, मगर कोई जवाब नहीं आया। तो शुएब ने घबराकर अंगूठे का दबाव बढ़ा दिया, मगर जब इस मर्तबा भी स्कैनर की सब्ज बत्तियां जलने से इनकार किया तो शुएब अपना दायां हाथ लिबास के खुफिया हिस्से में छुपे नन्हे रिवॉल्वर की तरफ बढ़ाने लगा, क्योंकि उसे अपनी प्लानिंग फेल होती दिखाई दे रही थी। और बत्ती के ना जलने पर सिक्योरिटी गार्ड अब तेजी से उनकी तरफ आ रहा था, जिसका मतलब सिर्फ मौत था। लेकिन इसी लम्हे शुएब के पीछे खड़े साकिब ने शुएब का असलहे की तरफ बढ़ता हुआ हाथ पकड़ लिया और आहिस्तगी से बोला, मेरी चिट्ठी इस कह रही है कि कुछ नहीं होगा, इत्मीनान रखो, मसला कुछ और है। साकिब की बात सुनते ही शुएब किसी हद तक पुरसुकून हो गया। इसी दौरान गार्ड उनके करीब आया और बोला, सब्र करो, लाइट चली गई है, अभी जनरेटर चलेगा तो मशीन काम शुरू करेगी। गार्ड की बात सुनते ही शुएब की घबराहट कम हो गई और फिर जैसे ही जनरेटर ने काम शुरू किया, स्कैनर पर सब्ज रंग की बत्ती नुमाया हो गई और दोनों भी बारी बारी अंदर हो गई। अंदर पहुंचकर उन्हें अंदाजा हुआ कि बाहर के मुकाबले में वहां कोई खास सिक्योरिटी का एहतमाम नहीं है और सफाई करने की वजह से उन्हें आजादाना नकलो हरकत की इजाजत है। वो जहां से भी झाड़ू कपड़ा लेकर गुजरते, गार्ड्स फौरन दरवाजा खोल देते। इस तरह उन्होंने जमाल भाई की रहनुमाई में न सिर्फ सारी जगह अच्छी तरह देखी, बल्कि मुख्तलिफ हसास मुकाम की खुफिया कैमरे की मदद से तस्वीर भी उतार ली। सबसे आखिर में वो तहखाने में वाक़ असलहे के गोदाम में सफाई करने गए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ जदीद असलहे और क्लाशिनकोफ जैसे दूसरे हथियारों के अलावा गोला बारूद का भी काफी जखीरा मौजूद था, जिसका मतलब था कि मुस्तकबिल में वो इससे भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का इरादा रखते हैं। वहाँ पर कुछ मखसूस मुकामात को जहन में बिठाने के बाद वो सब शाम को घर वापस पहुंच चुके थे। सारा काम बखैर खूबी हो चुका था और अब सिर्फ अगले दिन का इंतजार था। इसी असना में ज़ुबैर का फोन आ गया। उसने बताया कि हम ना सिर्फ खैरियत से पहुंच चुके हैं, बल्कि मतलूबा तादाद में जैमर्स भी हम तक पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह आज ही रातों रात हम 5 घरों में जैमर्स नस्ब कर देंगे। फिर शुएब ने भी मुख्तसर रिपोर्ट पेश करते हुए अपनी जुज़वी कामयाबी के बारे में बताया तो ज़ुबैर भी उनको मुबारकबाद देने लगा। सर अगले महीने की पहली तारीख से धमाकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसकी तफसीलो तरतीब कुछ इस तरह है। इन धमाकों का आगाज शुमाल सरहदी सूबे के शहर जखरन से किया जाएगा। वहाँ एक मन वजनी बारूदी मवाद कार के जरिए घंटाघर चौक के मसरूफ बाजार में रखा जाएगा और एन रश के मौका पर ठीक 3 बजे पूरा बाजार आग और खून से नहला दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा धमाका अगले दिन सुल्तानगढ़ में, तीसरा धमाका साहिकाल में, चौथा धमाका दारुल हुकूमत में और 5वां धमाका जंडू कोट के मीना बाजार में किया जाएगा। इस तरह धमाकों का एक ना खत्म होने वाले सिलसिले के जरिए हम मुल्क के माशी और सियासी हालात खराब करके अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। शुएब, साकिब, इमरान और तीनों भाई दिन में होने वाली मीटिंग की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, जो इनकी गैर मौजूदगी में खुदकार तरीके से रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसमें एरिक रोड डेविड शराक को अपनी तैयार की गई मनसूबाबंदी की रिपोर्ट पेश करके दादो तहसीन हासिल कर रहा था। और इन 5 छोकरों के घरों को उड़ाने का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा, डेविड शराक इन 5 से अभी तक बुनाया हुआ था। सर इन 5 के रहायशी मकानात की मालूमात एजेंट्स को फ्राहम कर दी गई है और परसों इन तमाम घरों को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। एरिक रोड ने नहायत अदम से जवाब देते हुए कहा और इसके बाद मीटिंग बर्खास्त हो गई। अगली सुबह शुएब और साकिब ने अपने महसूस जूतों के तले में छोटा सा टाइम बम इंतहाई महारत से छुपाया और लिबास के खुफिया गोशों में एहतियातन हल्के फुल्के हथियार रखे और अब वो एक मरतबा फिर हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे। हेडक्वार्टर के अंदर सफाई करते हुए उन्होंने 2 टाइम बम असलहे के गोदाम में कमाल होशियारी से छुपा दिए, जबकि एक रिकॉर्डशुदा पैगाम उनके दफ्तर में छोड़कर शाम तक बाहर निकल आए। शाम 6 बजे घर पहुंचते ही उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और टैक्सी पकड़कर मास्टर खान से मिलने खालिद बिलग्रामी के घर की तरफ चल दिए। अभी वो रास्ते में ही थे कि उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और इसके बाद आग का एक गोला आसमान की तरफ उठता देखा और फिर मुसलसल धमाके होते चले गए। दारुल हुकूमत का सेक्टर Z धमाकों से गूंज रहा था। गोरिल्ला फाइटर्स के जांबाजों ने अर्ज़ पाक दुश्मनों को एक मरतबा फिर नीचा दिखा दिया था और छोटे से टाइम बम ने असलहा बारूद से भरे गोदाम को तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाते हुए मैंने मुजाहिदों के हौसले बुलंद कर दिए। धमाके की आवाज सुनते ही शुएब ने जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अपना सर पीछे की तरफ टैक्सी की सीट से टिका दिया। मिस्टर रॉबर्ट, तुम अभी तक गए नहीं, खैरियत तो है? कमांडर इन चीफ डेविड शराक अपना ब्रीफकेस उठाकर ऑफिस से बाहर निकलने लगा तो मिस्टर रॉबर्ट को मुखातिब करते हुए बोला, जो अभी तक कुछ लिखने में मसरूफ था। यस बॉस, वो दरअसल ऑपरेशनल कमांडर सर एरिक रोड भी अभी तक आपके दिए हुए असाइनमेंट पर मसरूफ हैं। वो जैसे ही फारिग होंगे मैं भी छुट्टी करूंगा। ओके मिस्टर रॉबर्ट, सी यू टुमारो। ये कहते हुए डेविड शराक बाहर निकल गया, लेकिन उसके अल्फाज टुमारो ने वाकई इन दोनों को मार डाला।
क्योंकि जैसे ही डेविड शिराक अपनी गाड़ी में बैठकर मरकजी दरवाजे तक पहुंचा, अचानक उसके पीछे जोरदार धमाके की आवाज आई, जिससे उसकी कार के पिछले शीशे टूटकर सीट पर बिखर गए। ओ माय गॉड, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। वो भी नुकसान का अंदाजा करने के लिए गाड़ी वापस मोड़ने का सोच ही रहा था कि मजीद धमाके शुरू हो गए। इस मर्तबा लोहे का एक टुकड़ा कार की छत फाड़ते हुए उसके कंधे से टकराकर उसको जख्मी कर गया। तकलीफ की शिद्दत से एक सिसकी उसके मुंह से निकली और वो धमाकों के शोर में गाड़ी के एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ाते हुए भाग निकला। दारुल हुकूमत धमाकों से लर्ज उठा। अब से कोई आधा घंटा कबल 6:20 पर दारुल हुकूमत के सेक्टर जेड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब एक इमारत अचानक धमाके से लर्ज उठी और पे दर पे धमाके शुरू हो गए, जिनका सिलसिला अभी तक जारी है। तफसीलात जानने के लिए हम अपने नुमाइंदे हसन सलीम से बात करेंगे। जी हसन, इस वक्त धमाकों की क्या सूरत हाल है? कामरान भाई, मैं इस वक्त उस इमारत के करीब हूँ। आधे घंटे से जारी धमाकों में काफी कमी आ चुकी है और यूं महसूस होता है कि इस इमारत के अंदर कोई गैर कानूनी असलहा फैक्ट्री या आतिशबाजी का सामान बनाने का कारखाना था, जो किसी गफलत की वजह से तबाह हो गया है और पुलिस की बारी नफरी इस इलाके को घेर चुकी है और चंद गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, जबकि हालातों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता लोगों के रिहायशी मकानात चूंकि काफी फासले पर हैं, लिहाजा इलाके के मकीन महफूज हैं। लेकिन सवाल ये है कि मरकज में इस किस्म के गैर कानूनी काम के पीछे किन लोगों का हाथ है? दरवाजे की इतलाई घंटी पर खालिद बिलग्रामी और मास्टर खान चौंक उठे, जो टेलीविजन पर नशर होने वाली खुसूसी बुलेटिन सुन रहे थे। सर, आपके तालिब इल्म आ गए हैं, खालिद बिलग्रामी के मुलाजिम ने आकर मास्टर खान को मुखातिब करते हुए कहा, जो अब तक यही समझ रहा था कि मास्टर खान अपने तलबा के साथ इस्लामाबाद के दौरे पर आए हैं। हाँ, इन्हें यही ले आओ। मास्टर खान की बेचैनी उनके लहजे से अयां थी और फिर जैसे ही शुएब, साकिब और इमरान तीनों भाइयों के हमरा कमरे में दाखिल हुए तो मास्टर खान और बिलग्रामी उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनकी शक्ल देखकर ठटक गए, क्योंकि दरवाजे पर इमरान और जमाल के साथ 4 हम शक्ल अफराद भी थे। जनाब, हमारे साथ हमारे 3 दोस्त कलीम, सलीम और जमाल भाई भी हैं और शुएब और साकिब इस वक्त मेकअप पे हैं। इमरान ने फौरन ही मुइम्मा हल कर दिया। दुआ सलाम के बाद मास्टर खान अपने शाहीन बच्चों की तरफ देखते हुए बोले, लगता है ये तुम ही लोगों का कारनामा है। जी सर, काम तो हम उनका तमाम कर चुके हैं, लेकिन क्या इतनी जल्दी टीवी रिपोर्ट पर तफसीलात भी आ चुकी हैं? शुएब टीवी रिमोट को हाथ में लेकर चैनल तब्दील करते हुए बोला। वो तफसीलात जानने के लिए बेचैन था और अब कोई दूसरे न्यूज चैनल का नुमाइंदा तफसीलात बता रहा था। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पा चुका है और इमारत के अंदर से हलाक होने वालों की 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें से 3 गैर मुल्की अफराद भी बताए जा रहे हैं। ओ जबरदस्त, ये तो एरिक रोड और मिस्टर रॉबर्ट हैं। टीवी पर हलाक शुदगान की वीडियो देखते हुए जमाल भाई चीख उठे। वो मसखशुदा लाशों में भी दुश्मन को पहचान गए थे, यानी इसका मतलब है कि इनका कमांडर इन चीफ डेविड चिराग जान बचाकर भाग निकला है। शुएब ने अफसोस के साथ हाथ मलते हुए कहा तो इमरान बोला, शुएब भाई, इसमें अफसोस की बात नहीं, डेविड चिराग आखिर भाग कर कहाँ जाएगा? और वैसे भी एरिक रोड और रॉबर्ट को उड़ाकर हम मिस्टर चिराग के दोनों बाजू काट चुके हैं। खबरें मुसलसल जारी थी और अब दीगर नुकसानात की तफसीलात आ रही थी। यकीनन ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है, लेकिन एक बात याद रहे कि जख्मी शेर ज्यादा नुकसानदेह होता है। साकिब का इशारा आइंदा आने वाले खतरात की तरफ था, जिसकी अभी तक कोई वाज़ेह प्लानिंग तय नहीं थी। इसी दौरान इमरान बोला, जख्मी शेर नहीं, जख्मी गीदड़ कहना ज्यादा मुनासिब है और मेरे ख्याल में वो अभी कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। तुम लोग आपस में ही बातें करते रहोगे या तफसीलात भी बताओगे? और ये वकास और जुबैर कहाँ हैं? बात करते करते मास्टर खान को अचानक वकास और जुबैर का ख्याल आ गया। सर, आप बोल रहे हैं कि हमने आपसे कराची की 2 टिकटें भी वसूल की थी, जिन पर वो दोनों कराची पहुंच चुके हैं और यकीनन अब तक 5 जैमर्स नस्ब करके दुश्मन के बमों को नकारा कर चुके होंगे और हमारी कामयाबी की रिपोर्ट तो आप मीडिया के जरिए जान ही चुके हैं। अलबत्ता अहम बात यह है कि इन तीनों भाइयों के तामुन से ही ये कार्रवाई मुमकिन हुई है, क्योंकि ये तीनों भाई उसी इस्लाम दुश्मन सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर में मुलाजिम थे और अब इंशाल्लाह हम मिलकर उनके अगले प्रोग्राम को नाकाम बनाएंगे। और फिर शुएब इनको अनकरीब 5 मुख्तलिफ शहरों में होने वाले धमाकों की तफसीलात बताने लगे। क्या मैं आपकी गुफ्तगू में शामिल हो सकता हूँ? खालिद बिलग्रामी, जो काफी देर से तमाम बातें सुन रहे थे, पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बोले, जनाब, आप तो हमारे बुजुर्ग और मेजबान हैं, भला आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? साकिब ने मुस्कुराते हुए कहा तो खालिद बिलग्रामी कहने लगे, मेरे बच्चों, आपने जो काम किया है यकीनन वो आप सब की इस्लाम पसंदी और वतन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है, लेकिन आप लोग कब तक इन कार्रवाइयों का तौर करते रहोगे? बिल आखिर थक जाओगे। मेरे ख्याल में ये इसका मुकम्मल हल नहीं है। तमाम अफराद नहायत इन्हमाक से खालिद बिलग्रामी की गुफ्तगू सुन रहे थे और इन्हें यूं देख रहे थे कि जैसे पूछ रहे हो कि मुकम्मल हल क्या है। खालिद बिलग्रामी जरा तवक्कुफ के बाद बोले, मेरे ख्याल में हमें इसका असल सिरा तलाश करना चाहिए, यानी मास्टर प्लान। इनका मतलब है कि हमें देर पा हल के लिए पूरा मंसूबा और इसकी जजियात तलाश करके फिर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि मसला को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। मास्टर खान खालिद साहिब की बात की वजाहत करते हुए बोले, लेकिन सवाल यह है कि मास्टर प्लान तक कैसे पहुंचा जाए? यकीनन वो यहाँ नहीं होगा, बल्कि अमेरिका या इसराइल के किसी साजिशी अदारे की इमारत के किसी गोशे में इंतहाई महफूज हाथों में होगा। इमरान का सवाल हकीकत पर मबनी था,
मुश्किल सही, मगर इसका हाल यही है। हमें आगाज तो करना होगा। खालिद बिलग्रामी की बात काफी माकूल थी, लेकिन आगाज कहाँ से किया जाए? शुएब कुछ सोचते हुए बोला। डेविड शिराक से। कलीम बेसाख्ता बोला तो सारे लोग उसकी तरफ यूं मुतवज्जा हुए जैसे उसने पहली मर्तबा अक्लमंदी की बात की हो। क्या मतलब? मास्टर खान कुछ ना समझते हुए बोले तो जमाल भाई बोले, कलीम का मतलब है कि डेविड शिराक यकीनन खुफिया एजेंसी का खास बंदा है, तभी तो उसे 2 माह कबल अमेरिका से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है और वो लाजमन इस मंसूबे के बारे में बहुत कुछ जानता होगा कि मास्टर प्लान क्या है और इसकी तफसीलात कहाँ से मिल सकती हैं। ओह बहुत खूब कलीम भाई, आपने वाकई हमें पहला सिरा पकड़ा दिया है और अब इंशाल्लाह हम आखिरी सिरे तक भी पहुंच ही जाएंगे। इमरान का अज़म और खुशी काबिल दीद थी। वैसे आपके ख्याल में डेविड शिराक कहाँ भागा होगा? साकिब ने जमाल भाई की तरफ रुख करते हुए पूछा। मुझे यकीन है कि वो सफारती कॉलोनी में वाकई अपने घर की तरफ ही भागा होगा, इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। और मेरे ख्याल में इस वक्त वहां पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि आप दोनों तो पहले ही मेकअप में हैं। ड्यूटी कार्ड दिखाकर ना सिर्फ कॉलोनी में घुस सकते हैं बल्कि घर में भी दाखिल हो सकते हैं। जमाल भाई एक लम्हा भी ज़ाया करना नहीं चाह रहे थे। लो भाई, फिर तो सारा मसला ही आसान हो गया। इससे पहले कि डेविड शिराक कहीं और फरार हो, हमें उसे घेर लेना चाहिए। शुएब को फैसला करने में देर नहीं लगी और शुएब के खड़े होते ही साकिब, इमरान और तीनों भाई भी खड़े हो गए। आपकी रहनुमाई का बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहिब। शुएब ने खालिद साहिब का गर्मजोशी से शुक्रिया अदा करते हुए कहा तो जवाब में खालिद बिलग्रामी और मास्टर खान मुस्कुरा उठे और दुआएं देते हुए बोले, अल्लाह तुम्हें कामयाबी से हमकिनार करे। और सब जोर से आमीन कह उठे। मास्टर, अभी तो हम अलग अलग गाड़ियों में यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अब हमारा हम शक्ल घूमना हमें मुसीबत में गिरफ्तार कर सकता है, लिहाजा कलीम और सलीम आपके पास रहेंगे, जबकि हम तीनों जमाल भाई की रहनुमाई में डेविड शिराक को काबू करके मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये कहते हुए शुएब ने साथियों को कुछ जरूरी चीजें साथ रखने की हिदायत दी और बाहर निकल आए। अब उनकी गाड़ी का रुख सफारती कॉलोनी की तरफ था। रास्ते में जगह जगह नाके लगे हुए थे और सख्त चेकिंग का सामना था, लेकिन हर जगह उन्होंने सिर्फ अपना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का सरकारी कार्ड पेश किया, जो मास्टर खान ने खुसूसी तौर पर गुरिल्ला फाइटर्स के इमरान के लिए तैयार करवाए थे, जिसके जवाब में पुलिस और रेंजर्स के जवान इन्हें सल्यूट मारकर रास्ता खोल देते। और यूं वो बहुत जल्द सफारती कॉलोनी के मरकजी दरवाजे तक पहुंच गए। सफारती कॉलोनी में ज्यादातर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और अहम हुकूमती वज़रा के रिहायशी मकानात थे, जिसकी वजह से ये काफी हसास इलाका था, इसीलिए हिफाजती इंतजामात भी बहुत सख्त थे। लेकिन इस मरतबा भी एजेंसी का कार्ड उनके काम आया और उनको आसानी से रास्ता मिल गया। डेविड शिराक के बंगले के बाहर स्याह कपड़ों में मलबूस 2 गैर मुल्की गार्ड्स मौजूद थे, जिनके गंजे सरों को देखकर ऐसा लगता था जैसे हर घंटे बाद वो अपनी टीम साफ करवाते हैं। जी जनाब, आपको किससे मिलना है? एक गार्ड ने आगे बढ़कर तीनों का रास्ता रोकते हुए कहा, जबकि इमरान ड्राइवर की हैसियत से कार में ही मौजूद था। हम अपने बॉस मिस्टर डेविड शिराक से मिलना चाहते हैं। जमाल भाई ने अपना सिक्योरिटी कंपनी का ड्यूटी कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा और उसने कार्ड पर एक नजर डालकर वापस कर दिया और सख्त लहजे में बोला, डेविड शिराक किसी से भी मिलने की पोजीशन में नहीं, उनकी सेहत काफी खराब है। हमारे पास धमाके से मुतालिक खुसूसी मालूमात हैं, अगर आपने हमें उनसे मिलने ना दिया तो इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सिर्फ मिस्टर शिराक को हमारा पैगाम और कार्ड पहुंचा दें, अगर उन्होंने इजाजत ना दी तो हम वापस चले जाएंगे। साकिब ने माहौल को सनसनी खैज बनाकर गार्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने एक लम्हे के लिए तीनों पर नजर डाली और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो इशारे से उन्हें अंदर बुला रहा था। अंदर पहुंचने पर उन्हें एक खादिम ने ड्राइंग रूम में बिठाया और इंतजार का कहकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद डेविड शिराक बुनियान पहने कमरे में दाखिल हुआ। उसके बाएं कंधे पर जख्म आया था, जिस पर उसने आर्जी तौर पर पट्टी बांधी हुई थी। उसके चेहरे पर कुर्ब के आसार थे। यह हालत देखकर एक लम्हे के लिए साकिब को हंसी आई, लेकिन उसने फौरन ही मुंह पर हाथ रखकर उसे जबरदस्ती रोक दिया, वरना मामला खराब हो सकता था। जी मिस्टर जमाल एंड ब्रदर्स, आप लोग धमाके के वक्त कहाँ थे और आपके पास कौन सी अहम मालूमात हैं? मिस्टर शिराक सोफे पर विराजमान होते ही बोला। उसने रस्मी कलामात का तकल्लुफ भी गवारा नहीं किया था। सर, हम छुट्टी के बाद जैसे ही कुछ दूर गए, अचानक पीछे से धमाकों की आवाज सुनाई दी। हम वापस मुड़े तो 2 मशकूक अफराद भागते हुए हमसे टकरा गए। उनमें से एक शख्स का कार्ड गिरा, जिससे पता चलता है कि धमाके में पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी मुलविस है। शुएब ने जेब से एक कार्ड निकाला और कार्ड देने के बहाने डेविड शिराक के करीब आया और अगले ही लम्हे एक नन्हा सा रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर रख दिया। तलाशी के दौरान डिटेक्टर से बचाने के लिए रिवॉल्वर को कार्बन पेपर में छुपाकर जैकेट के खुफिया गोशे में रखने से वो इसे बंगले के अंदर लाने में कामयाब हो चुके थे। और अब डेविड शिराक एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका था। इसी दौरान साकिब और जमाल ने भी अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और वो कमरे के दरवाजे पर पोजीशन लिए खड़े थे। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? साफ साफ बात करो और याद रखो, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम में से एक भी जिंदा बाहर न जा सकेगा। डेविड शिराक ने बेबसी के आलम में उतराते हुए कहा तो शुएब मुस्कुरा उठा और बोला, मिस्टर शिराक, तुम्हें मारने के बाद तो शायद हम बाहर निकल ही जाएं, मगर जिंदा छोड़ने के बाद तो हमारा निकलना बहुत मुश्किल है। लिहाजा खैरियत चाहते हो तो हमारे सवालात के जवाबात देते रहो। जैसे ही गलत बात या गलत हरकत की तो याद रखना, हमारे भी आवाज रिवॉल्वर सिर्फ इशारे पर चलते हैं और इन पर ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता।
तुम्हारा ताल्लुक खुफिया एजेंसी जी से है? शुएब ने दो टोक अंदाज में पूछा। मिस्टर शिराक एक लम्हे के लिए ठटका, फिर बोला, हाँ, मगर याद रहे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक एजेंसी है, और तुम लोग अभी। शुएब के जोडो कराटे का एक वार शिराक के माथे पर पड़ा और उसका सर सोफे की पुश्त से टकराया और उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। जितना सवाल पूछे जाए सिर्फ उतना जवाब दो। अभी सिर्फ गर्दन टेढ़ी हुई है, बारी हाथ मारता तो टूट भी सकती थी। हमने तुम्हारी एजेंसी को नाको चने चिपवा दिए, तुम्हारे बेहतरीन कमांडोज उड़ा दिए, तुम्हारा हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया है, और तुम अभी भी हमें उससे डराने की कोशिश कर रहे हो। शुएब गिराते हुए बोला तो डेविड शिराक की आंखें खौफ और हैरत से फैलती चली गई। वो मनमनाया, ओ माय गॉड, इसका मतलब है कि तुम गुरेला फाइटर्स। बिल्कुल सही समझे तुम। अब ये बताओ कि हमारे मुल्क के पीछे क्यों पड़े हो और इस मुल्क से कैसे निकलना पसंद करोगे? शुएब का अंदाज काफी जारहाना था। अगर तुम गुरेला फाइटर्स हो तो जान लो कि तुम्हारे घर आज रात डायनामाइट से उड़ा दिए जाएंगे। सौदेबाजी करना चाहो तो मामला हो सकता है। डेविड शिराक ने आखिरी कमजोर सी चाल चलने की कोशिश की। बेफिक्र रहो, इसका बंदोबस्त भी हो चुका है। हमारे साथियों ने जैमर्स लगाकर तमाम बमों को नकारा बना दिया है और अब हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। सीधे तरीके से मास्टर प्लान की फाइल हमारे हवाले कर दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। शुएब ने रिवॉल्वर का दबाव कनपट्टी पर बैठाया तो वो मजीद खौफजदा हो गया और बोला, ठहरो, मैं तुम्हें असल हकीकत बताता हूँ। हमें सिर्फ काम बताया जाता है, असल प्लानिंग और मास्टर फाइल अमेरिका की रियासत शुमाली कैरोलिना में वाक़ हमारे सदर दफ्तर में है, और वहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। नामुमकिन और मुश्किल को छोड़ और हमें सिर्फ फाइल का नाम बताओ मिस्टर शिराक। शुएब गुस्से से दाड़ा। फाइल का नाम PK एटॉमिक 15 है। डेविड शिराक अब फर बोल रहा था। इतनी बेबसी का शिकार वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस दौरान बंगले का खादिम अंदर आया तो साकिब ने उसे बांध कर बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद साकिब और जमाल ने डेविड शिराक के कमरे की तलाशी शुरू कर दी। जरूरी कागजात, अहम फाइलें और मुख्तलिफ रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेने के बाद अब वो मशवरा कर रहे थे कि डेविड शिराक का क्या किया जाए। इसी दौरान शुएब का मोबाइल फोन थरथराने लगा। रात के 10 बज चुके थे। स्क्रीन पर जुबैर का नंबर जगमगा रहा था। शुएब ने अपना मोबाइल साकिब के हवाले किया और बात करने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम जुबैर, कहो क्या हाल है? हम इस वक्त बहुत मसरूफ हैं, मुख्तसर बात करो। साकिब आस्तगी से बोला। साकिब भाई, एक बुरी खबर है। जुबैर की आवाज़ रूंधी हुई महसूस हो रही थी। हाँ बोलो जुबैर, खैरियत तो है? वकास तो ठीक है ना? साकिब ने जुबैर की आवाज़ को पहली बार लरसते हुए सुना था। तभी अचानक वो गड़बड़ा गया। साकिब भाई, चारों घरों में कामयाबी से जमज लगाकर बमों को नाकारा बनाने के बाद आखिर में हम वकास के घर गई। वकास अपने घर के अकब से दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुआ था और मैं उसे कवर दे रहा था कि अचानक वकास का घर धमाके से उड़ गया। इस वक्त मकान से शोले बुलंद हो रही हैं और वकास का कुछ पता नहीं है। जुबैर अब बाकायदा रो रहा था। साकिब की आंख से आंसू के 2 कतरे टपके और उसकी जैकेट के कॉलर में जज्ब हो गई। साकिब को रोता देखकर शुएब भी परेशान हो गया और जमाल भाई भी साकिब के करीब आ गए। क्या हुआ साकिब, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। शुएब भाई, वकास जैमर नस्ब करने को दौरान शहीद हो गया। साकिब गुलगीर आवाज में बोला। क्या कह रहे हो तुम? शुएब एक लम्हे के लिए डगमगाया और इसी लम्हे का फायदा उठाते हुए डेविड शिराक ने अचानक शुएब पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि शुएब का फलादी मुक्का एक लम्हे के लिए बहक गया, लेकिन अगले ही लम्हे शुएब का नन्हा सा ऑटोमेटिक रिवॉल्वर उंगली का दबाव बर्दाश्त न कर सका और उससे निकलने वाली बारूदी गोली ने डेविड शिराक की कनपटी पर छोटा सा सुराख बना दिया। और थोड़ी देर बाद खुफिया एजेंसी का कमांडर इन चीफ डेविड शिराक का भारी वजूद बेजान लाशा बन चुका था। मौका से फायदा उठाकर जान बचाने की कोशिश के सबब वो जान से हाथ धो बैठा था। ओह, ये तो वाकई खत्म हो गया। जमाल भाई डेविड शिराक की नब्ज टटोलते हुए बोले। हाँ, अगर ये हमला ना करता तब भी इसे खत्म ही होना था। वकास की शहादत पर यह हमारा पहला जवाबी हमला है। ये कहते हुए साकिब ने अपनी जेब से कलम निकाला और डेविड शिराक के हाथ पर लिखा, वकास का नाम अज तरफ गुरेला फाइटर्स। ये जुमला लिखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसके हाथ लिख रहे थे लेकिन उसका दिल वकास की शहादत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं था। और यह हकीकत भी है कि अपने यारों की जुदाई एक ख्वाब सी लगती है। वो सोचने लगा कि मासूम वकास, जो उनकी टीम में सबसे कम उम्र लेकिन गैर मामूली जहानत और यादाश्त का हामिल फाइटर था, क्या वाकई अपने रब के हुजूर पहुंच चुका है? साकिब जल्दी करो, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमारा यहाँ ज्यादा ठहरना मुनासिब नहीं। जरूरी सामान उठाओ और फौरी निकलो। शुएब अपने आंसू पूछते हुए बोला, जो काफी देर से जब्त करने के बावजूद बह पड़े थे
और शुएब ने साकिब और जमाल से छुपाना चाहता था, वरना हौसला देने वाला कोई न बचता। तीनों ने जल्दी जल्दी जरूरी कागजात और फाइलें समेटी और ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करके बाहर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचने से पहले इमरान से विकास के बारे में कोई बात नहीं करनी, ओके? शुएब ने हिकमत के पेश नज़र दोनों को मुख्तसर हदायत दी और दरवाजे पर मौजूद गार्ड को हाथ हिलाकर तीनों गाड़ी में आ बैठे। इमरान फौरन गाड़ी भगा लो, हम डेविड चिराग का काम तमाम कर चुके हैं। शुएब ने गाड़ी में बैठते ही इमरान के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा और इमरान ने अल्लाह अकबर कहते हुए एक्सीलेटर पर पांव रख दिया। हेलो, प्रिंस एरियल स्पीकिंग। यहूदी प्राइवेट एजेंसी जी का मरकजी सरबराह प्रिंस एरियल शुमाली कैरोलिना में वाक़ अपने दफ्तर में मुसलसल काम के बाद ऊँग रहा था कि अचानक फोन बज उठा और दूसरी घंटी पर फोन उठाया जा चुका था। सारा ऑपरेटर स्पीकिंग। एशिया 1 जोन 3 के ब्लॉक पी के 7 से मिस्टर ग्रेन शेरोफ लाइन पर है। ऑपरेटर ने तेजी से कोड वर्ड्स में इतला दी, फौरन बात करवाइए। प्रिंस एरियल खतरे की बू महसूस कर चुका था क्योंकि ब्लॉक पी के 7 यानी कराची का जोन 3 को फोन करने की बजाय मरकजी हेडक्वार्टर से राब्ता करने का मतलब इमरजेंसी ही हो सकती थी। सर ग्रेन शेरोफ स्पीकिंग। जोन 3 का हेडक्वार्टर अभी 10 मिनट पहले उड़ा दिया गया है और ऑपरेशनल कमांडर एरिक रोल्ड समेत हमारे तकरीबन 8 साथी मारे जा चुके हैं। कमांडर ग्रेन शेरोफ जो ब्लॉक पी के 7 का इंचार्ज था बगैर किसी तमहीद के बोला, क्या बको मत, ऐसा कैसे मुमकिन है? हमारी 13 साल तारीख में आज तक हमारा कोई जोन तबाह नहीं हुआ। दोबारा मालूम करो और मुझे आगाह करो। प्रिंस एरियल की नींद यकदम रफू चक्कर हो गई और वो गुस्से से फंकारते हुए बोला, बस इतला ना सिर्फ 100% दुरुस्त है बल्कि अब तो मीडिया भी तफसीलात बता रहा है। ग्रेन शेरोफ ने तस्दीक करते हुए कहा तो प्रिंस एरियल ने ओ शिट कहते हुए फोन पटख दिया और दूसरे फोन पर तमाम कोर कमांडर्स को फौरी तलब करने का हुक्म देने लगा। हाँ भाई शुएब, ऑपरेशन कैसा रहा? शुएब और उसकी टीम को वापस आता देखकर मास्टर खान तजस्सुस के मारे पूछे बगैर न रह सके, क्योंकि शुएब और साकिब के चेहरे पर अफसुर्दगी और इमरान के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे। सर, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है, आप पहले कौन से सुनना पसंद करेंगे? शुएब संजीदगी से बोला तो इमरान भी चौंक कर शुएब को देखने लगा, क्योंकि बुरी खबर से तो वो भी लाइल्म था। पहले अच्छी खबर सुना दो, फिर बुरी भी सुन लेंगे, अल्लाह खैर करे। मास्टर खान फिक्रमंदी से बोले, अच्छी खबर तो यह है कि ना सिर्फ ऑपरेशन कामयाब रहा बल्कि उनका कमांडर इन चीफ डेविड चिराग भी ठिकाने लग चुका है। शुएब की संजीदगी बरकरार थी। बहुत खूब, हमें भी तुमसे यही उम्मीद थी। और बुरी खबर क्या है? मास्टर खान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और बुरी खबर यह है कि जुबैर की इतला के मुताबिक 4 घरों में कामयाबी के साथ जैमर्स नस्ब करने के बाद जब वकास अपने घर में कार्रवाई करने पहुंचा तो कुछ ही देर बाद उसका घर धमाके से उड़ गया। शुएब ने आखिरी अल्फाज मुश्किल से अदा करते हुए कहा, और वकास की क्या इतला है? मास्टर खान ने बेताबी से पूछा। उसकी कोई खबर नहीं है। जुबैर परेशान था और कह रहा था कि वकास का कोई निशान नहीं मिल रहा। साकिब एक मरतबा फिर रूहानसा हो गया। साकिब को अबदीदा देखकर इमरान भी मास्टर खान से रोते हुए लिपट गया और मास्टर खान जो खुद भी काफी परेशान लग रहे थे इमरान को तसल्ली देने लगी। देखो भाई, जब तक कोई निशान या ऐसी अलामत नहीं मिल जाती जिससे पता चल सके कि वकास धमाके के वक्त घर में था या नहीं, मैं तो कम अज कम मायूसी की बात नहीं करूंगा। हमें फौरन जुबैर से राब्ता करना चाहिए ताकि ताज़ा सूरत हाल भी पता चले और जुबैर को हौसला भी मिले। हमें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जरा सोचो, हम सब तो यहाँ हैं और जुबैर वहाँ अकेला है। हम इस तरह की बातें करेंगे तो उस बेचारे का वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। मास्टर खान दिल ही दिल में दुआ करते हुए ना सिर्फ सबका हौसला बढ़ाते रहे बल्कि जुबैर की हिम्मत बनाने के लिए उससे राब्ता कायम कर ही रहे थे कि उनका मोबाइल फोन बज उठा। दूसरी तरफ जुबैर ही था। अस्सलाम वालेकुम मास्टर खान, मैं जुबैर बोल रहा हूँ। खुफिया एजेंसी जी वर्ल्ड वाइड के कोर कमांडर्स का आला सतही इजलास काफी देर से जारी था और अमले को नो डिस्टर्ब के अहकामात थे, लेकिन एक मरतबा भी ऑपरेटर ने इतला दी कि जोन 3 का ब्लॉक पी के 7 आन आई है और बहुत अहम इतलात हैं। हेलो, आई एम प्रिंस एरियल स्पीकिंग। क्या खबर है? लहजे में करख्ती थी। बॉस, 2 अहम इतलात हैं। ब्लॉक पी के 7 में हमारे एजेंट गुरिल्ला फाइटर्स के 4 घरों में बम नस्ब कर चुके थे, मगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए जैमर्स नस्ब करके उन्हें नाकारा बना दिया। ग्रेन शेरोफ की बात जारी थी कि प्रिंस एरियल उस पर बरस पड़ा और मगलजात बकनी शुरू कर दी। बेवकूफ के बच्चों, तुम लोगों को एजेंसी छोड़कर वेटर बन जाना चाहिए। तुम लोग हराम खोर हो चुके हो। मैं तुम सब की ऐसी की तैसी कर दूंगा। 5 बच्चे क्या होगे, पूरी जी वर्ल्ड वाइड की मिट्टी प्लीद होकर रह गई। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम्हारे हाथ क्यों नहीं आते वो रोंडे? बॉस, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब हम 5वें घर में बम नस्ब कर चुके तो उनका एक बंदा इसी दौरान घर में दाखिल हुआ, जिसे फौरन हमने गिरफ्तार करके बेहोशी की हालत में पी के 7 के मरकज में मुंतकिल कर दिया है और अब पूछबुछ का अमल जारी है, मगर वो किसी कीमत पर भी जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। ग्रेन शेरोफ ने कामयाबी की खबर सुनाई तो प्रिंस एरियल खुशी से बोला, OIC यानी 5 में से 1 हमारे हाथ लग चुका है। इसका मतलब है कि अब हम उन 4 तक और फिर उनके सरपरस्तों तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं एक खुसूसी दस्ता आज ही जोन 3 ब्लॉक पी के 7 के लिए भेज रहा हूँ। अब हम उन्हें मजा चखाएंगे। जी के सरबराह प्रिंस एरियल के चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट खेल रही थी। बॉस, ये लड़के कोई मामूली फाइटर्स नहीं हैं। लगता है इनके पीछे कुछ खुफिया एजेंसियां और कुछ बड़े लोगों का हाथ है।
इनका बंदा जिसका नाम अब तक की इतलात के मुताबिक वकास है, हमने गिरफ्तार किया और अगले ही लम्हे हमने उसका घर बम से उड़ा दिया। वकास के साथी ये समझे कि उनका साथी भी धमाके की नजर हो गया है, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने इंतकामी कार्रवाई करते हुए धमाके के ठीक 15 मिनट बाद ही हमारे जोन 3 के कमांडर इन चीफ डेविड शिराक को मौत के घाट उतार दिया। ग्रेन शेरूफ ने डरते डरते डेविड शिराक की मौत की इतला दी तो प्रिंस एरियल यकदम गुनाह उठा और एक मरतबा फिर मुगलजात का तूफान उठा दिया। ये लोंडे अपने आप को समझते क्या हैं, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और अब मैं खुद खुसूसी दस्ते की क़ियादत करूंगा। और याद रखो, अगर मेरे आने से पहले ये लड़का वकास इधर उधर हुआ तो मैं तुम्हारी बोटियां बनवा कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। ये कहते हुए उसने फोन पटक दिया। यू आर अंडर अरेस्ट, ये पहला जुमला था जो वकास ने अपने घर के पिछवाड़े से दाखिल होते ही करख्त आवाज में सुना। वो कुल 3 अफराद थे, जिनमें से 2 मुकामी और एक गैर मुल्की था। उनके हाथों में अमरीकी साख्ता जदीद स्टेन गने थी और वकास के हाथ में आखिरी जामर था, जिसे नस्ब करके उसे 10 मिनट में यह जगह छोड़ देनी थी। लेकिन शायद शक की बिना पर दुश्मन पहले से घात लगाए बैठा था और अब वकास के लिए भागने का कोई मौका न था। हैंड्स अप मिस्टर फाइटर, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना हमें तुमसे बहुत से पुराने हिसाब चुकाने हैं और वो हम अभी हाथ के हाथ चुकाने में देर नहीं करेंगे। आसान और रवां अंग्रेजी के चंद जुमलों में नहायत दोटोक अंदाज में धमकी दी गई थी, जिसमें इंतहाई सफाकियत झलक रही थी। और अगले ही लम्हे वकास ने जैमर जमीन पर रखकर हाथ ऊपर उठा लिए। उसे अंदाजा था कि दुश्मन उसे मारने में कतई देर नहीं करेगा, क्योंकि अब तक वो उसे बेइंतहा नुकसान पहुंचा चुके थे। इतनी देर में उनका एक एजेंट आगे बढ़ा और क्लोरोफार्म में भीगा हुआ रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। वकास की बेहोश होते ही उन्होंने उसे कंधे पर डाला और फौरन बाहर की तरफ दौड़ दबा दी। गाड़ी में बैठकर अभी वो 10 कदम दूर गए ही थे कि वकास का घर एक धमाके से गूंज उठा। लेकिन वकास को घर की तबाही का कोई अफसोस न था, और अफसोस होता भी कैसे, वो तो गनूदगी के आलम में फरिश्तों के साथ आसमान की सैर पर निकला हुआ था। बेहोशी की कैफियत में भी उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट खेल रही थी, जो दुश्मन को मजीद सीखपा कर रही थी। गुलशन कॉलोनी में वाक़ अपने खुफिया मरकजी दफ्तर में पहुंचते ही उन्होंने वकास को एक लाकअप में बंद किया और अपने इंचार्ज कमांडर ग्रेन शेरूफ को कामयाब कार्रवाई की इतला दी। 2 घंटे बाद जैसे ही वकास को होश आया, सारा वाक़या उसकी आंखों के सामने भिर गया। उसे अपने घर से ज्यादा ज़ुबैर की फिक्र थी, जो न सिर्फ परेशान होगा बल्कि उसे भी हादसे की नजर समझकर शहीद करार दे चुका होगा। और अगले ही लम्हे उसने अपनी कमीज के बटन से मुंसलिक माइक्रोफोन चिप को ऑन कर दिया और थोड़ी ही देर बाद उसका राब्ता ज़ुबैर से हो चुका था। वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर बेटा, कैसे हो तुम? वकास की कोई खैर खबर मिली? ज़ुबैर की आवाज़ सुनते ही मास्टर खान ने बेताबी से खैरियत मालूम करना चाहिए। यस सर, अभी चंद लम्हों पहले मेरा वकास से राब्ता हुआ था। वो बिल्कुल खैरियत से है, लेकिन उसे भी ये नहीं मालूम कि इस वक्त वो कौन सी जगह कैद है। उसने मुख्तसरन मुझे बताया कि उसे वहां से बेहोश करके नामालूम जगह मुंतकिल किया गया है। अलबत्ता मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि माइक्रोफोन पर उसकी आवाज़ वाज़े सुनाई दे रही है, जबकि 10 किलोमीटर के फासले के बाद आवाज़ में खराबी पैदा होना शुरू हो जाती है। ज़ुबैर की आवाज़ से खुशी झलक रही थी कि यार जिंदा सोहबत बाकी के मिसदाक उसे खुशी इस बात की थी कि वकास कैद में है, लेकिन उसकी ज़िंदगी उससे एक मरतबा फिर मिलने की उम्मीद दिला रही थी। जैसे ही ज़ुबैर ने वकास की खैरियत की इतला दी, दूसरी तरफ मास्टर खान, गुरेला फाइटर्स के मेंबरान और दीगर अफराद नाराए तकबीर बुलंद करते हुए खुशी का इजहार करने लगे और शुएब को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर से मनोवजनी बोझ उतार फेंका हो। वो खुशी से सजदा शुक्र बजा लाया। वकास पर तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया गया। पूछ-गुछ की क्या सूरत हाल है? मास्टर खान को मालूम था कि जुबान खुलवाने के लिए इस तरह की एजेंसियां क्या क्या हरबे इस्तेमाल करती हैं। अब वो नई फिक्र से दो चार थे। सर, वकास से तो मेरी बात बहुत कम हुई है। अलबत्ता वकास और एजेंसी के एजेंटों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के मुताबिक वो बार बार ये सवाल दोहराते हैं कि तुम्हारे बकिया साथी कहाँ हैं, तुम लोगों के पीछे कौन कौन सी कुव्वतें काम कर रही हैं और दारुल हुकूमत में होने वाले धमाके में कौन लोग मुलव्वस थे। जिसके जवाब में वो लाइल्मी का इजहार करता है और फिर 2-3 अफराद मिलकर उसको ज़ोदोकोब करते हैं। ज़ुबैर की गुफ्तगू कमरे में मौजूद तमाम अफराद सुन रहे थे। ठीक है, हम बहुत जल्द कराची पहुंचने की कोशिश करेंगे और बकिया प्लानिंग वही तय करेंगे। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। मास्टर खान ने जैसे ही गुफ्तगू खत्म की, शुएब बोला, मास्टर वकास की जिंदगी को सख्त खतरा लाहक है, क्योंकि हम एक गलती कर चुके हैं और वो ये कि डेविड शिराक के हाथ पर साकिब की तहरीर मौजूद है, जिससे पता चलता है कि वकास की शहादत का बदला डेविड शिराक से लिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि जी वर्ल्ड वाइड के तहत पाकिस्तान में होने वाले मिशन का कंट्रोलर और कमांडर इन चीफ था। लिहाजा हमें आज रात या कल सुबह ही कराची पहुंचना होगा और फौरन ही कुछ करना होगा। बसूरत दीगर वो डेविड शिराक का बदला उतारने की कोशिश करेंगे। कहाँ रखा हुआ है उस रोने को? जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वो चीज क्या है जिसने हमारे नाक में दम किया हुआ है। जी वर्ल्ड वाइड का सरबराह प्रिंस एरियल अपनी स्पेशल टीम के साथ अपने खुसूसी त्यारे पर पाकिस्तान पहुंच चुका था और आते साथ ही उसका पहला सवाल वकास के बारे में था। बस हम वही जा रहे हैं। ब्लॉक पी के 7 का कमांडर ग्रेन शेरूफ और उसके साथ ही प्रिंस एरियल के इस्तकबाल को पहुंचे हुए थे और अब वो गुलशन कॉलोनी में वाक़ई अपने मरकज की तरफ जा रहे थे। ओ माई गॉड, ये है वो लड़का जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा।
बल्कि लड़का बोलने के बजाय बच्चा बोला जाए तो तब भी गलत ना होगा। कमरे में दाखिल होते ही प्रिंस एरियल की नजर जैसे ही वकास पर पड़ी, वो इसकी उम्र और जिसामत देखकर हैरानो परेशान रह गया। मैं तो समझ रहा था कि तुमने कोई शेर या हाथी पकड़ रखा है, ये तुमने मासूम सा खरगोश अगवा किया हुआ है, इसे मेरे पास लाओ। प्रिंस एरियल हिदायत देते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ गया। हाँ बेटा, यहाँ बैठो और ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस एरियल ने इंतहाई नरमी का मुजाहिरा करते हुए पूछा। पूछने वाला भी उतना ही जानता है जितना कि मैं, वकास ने मंतकी जवाब दिया। हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा नाम वकास ही है। मैंने कहा ना, जो चीज मालूम है उसे दोबारा पूछ कर वक्त जाया ना किया जाए, क्योंकि हम दोनों का वक्त बहुत कीमती है। प्रिंस एरियल वकास के जारहाना जवाब से एकदम जिच होकर रह गया। उसे वकास से इतने सख्त रद्द अमल की कतन उम्मीद न थी। कहाँ रहते हो? प्रिंस एरियल ने पूछा। ये पूछिए कि कहाँ रहता था, क्योंकि आपके बंदों ने कल रात मेरा घर बम से उड़ा दिया है, वकास ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अच्छा चलो ये बताओ कि कहाँ रहते थे बस। प्रिंस एरियल भी हार मानने वाला ना था। बहुत खूब, बारी बारी तनख्वाहें अपने इन्वेस्टरों को देते हो जो किसी काम के नहीं है, और पूछ आप मुझसे रहे हो, इनसे क्यों नहीं पूछते जिन्होंने बम ब्लास्ट किया था? वकास अब प्रिंस एरियल से तफरीह लेने लगा था, और प्रिंस एरियल सोच रहा था कि दुश्मन के नरगे में भी इस बच्चे का हौसला और जहानत खूब है। अब उसे अंदाजा हो चला था कि उसके सामने कोई आम बच्चा नहीं बल्कि वाकई कोई चीज बैठी है। ओके, कम टू दी टॉपिक, हम अपने असल मकसद की तरफ आते हैं। मुझे मालूम है कि तुम गुरिल्ला फाइटर्स के रुकन हो, और काफी अरसे से तुम लोगों ने हमारे और हमारे क्लाइंट्स के नाक में ना सिर्फ दम किया हुआ है बल्कि बहुत बड़े नुकसान से दो चार कर चुके हो। कि तुम्हारे इस ग्रुप के मकासद क्या हैं? प्रिंस एरियल वाकई मकसदियत पर आ चुका था, और उसके लहजे की नरमी अब करख्ती में तब्दील हो चुकी थी। मगर वकास भी एक नंबर का चिकना गड़ा था। मुझे मालूम है तुम और तुम्हारे ये सारे जर खरीद गुलाम बदनाम ज़माना सिक्योरिटी एजेंसी जी वर्ल्ड वाइड के मुलाजिम हैं। यकीनन तुम्हारी तंजीम के भी कुछ न कुछ मकासद होंगे, इन मकासद को उल्फ दो तो हमारे मकासद बन जाएंगे। वकास का जवाब सुनकर प्रिंस एरियल का पारा एकदम ऊपर चढ़ गया, मगर एक मरतबा फिर वो बर्दाश्त कर गया और बोला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, वजाहत करो। बात बिल्कुल सीधी है, तुम आग हो और हम पानी। मतलब यह है कि तुम्हारा मकसद दुनिया में आग लगाना और हमारा काम आग बचाना। तुम ईसाइयत और यहूदियत को दुनिया पर मुसल्लत करना चाहते हो, और हम इस्लाम के गलबे के लिए काम करते हैं। तुम दुनिया को जुल्म से भरना चाहते हो, हम अमन के राही हैं। तुम लड़ाना जानते हो और हम मिलाना जानते हैं। तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो और हम इसे दोबारा जोड़ना चाहते हैं। तुम किराए के कातिल हो और हम अल्लाह की रजा के लिए बगैर मुआवजे के जिद्दोजहद करते हैं। हम अल्लाह से डरते हैं और तुम बंदों से डरते हो। बस यही वजह है कि तुम मौत से डरते हो और मौत हमसे डरती है। वकास की जज्बाती गुफ्तगू के दौरान जी का सुप्रीम कमांडर एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया। उसे वकास से इस किस्म की कतई उम्मीद न थी। तो फिर ठीक है, तुम अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारे साथी तुम्हें मुर्दा समझकर अब इंतकामी कार्रवाई पर उतर आए हैं, और उन्होंने हमारे एक फर्द डेविड शिराक को कत्ल कर दिया है। प्रिंस एरियल की गुफ्तगू जारी थी कि वकास ने डेविड शिराक की मौत का सुनते ही जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और प्रिंस एरियल दांत पीसता रह गया। उसके जहन में एक खतरनाक प्लानिंग घूम रही थी, और वो इस वक्त किसी जज्बातियत का मुजाहिरा करके अपना गुस्सा उतारना नहीं चाह रहा था। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, गौर से सुनो, मेरा नाम प्रिंस एरियल है। मैं जी वर्ल्ड वाइड का सरबराह हूँ। एशिया में हमारे कुल 9 जोन काम कर रहे हैं, और हर जोन के पीछे तकरीबन 4 से 13 ब्लॉक काम करते हैं। पाकिस्तान हमारी जोन 3 है। तुमने न सिर्फ हमारे जोनल हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है, बल्कि हमारे जोनल इंचार्ज कमांडर इन चीफ डेविड शिराक और जोनल ऑपरेशन कमांडर एरिक रोड को भी कत्ल कर दिया है, जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी बयानित सजा न सिर्फ हम तुम्हें देंगे बल्कि तुम्हारी सारी टीम के साथ साथ तुम्हारे सारे हमदर्द भी इस सजा को भुगतेंगे, और हमारे कानून में इसकी सजा सिर्फ मौत है। मास्टर खान गुरिल्ला फाइटर्स के मेंबरान के साथ सुबह तड़के ही कराची पहुंच चुके थे, जबकि जमाल एंड ब्रदर्स फिलहाल खालिद बिलग्रामी के पास ही ठहरे हुए थे। एयरपोर्ट पर जुबैर बेस बदलकर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। फजर की नमाज से फारिग होते ही वो फौरन अपने हेडक्वार्टर पहुंची और फौरन मीटिंग करने लगी। हाँ जुबैर, वकास के बारे में कोई नई इतला है आपके पास? मास्टर खान ने जुबैर से गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, जी सर, नई इतला यह है कि जी वर्ल्ड वाइड का सरबराह प्रिंस एरियल आपसे कोई 5 घंटे कबल कराची पहुंच चुका है। इसके बाद जुबैर ने प्रिंस एरियल और वकास के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू टीम के सामने गोशगुजार कर दी, जो वो रात को माइक्रोफोन चिप के जरिए रिकॉर्ड कर चुका था। हाँ, इसका मतलब है कि हमें जल्द अज जल्द वकास को छुड़ाना होगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। शुएब कुछ सोचते हुए बोला, बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहले कराची में वाक़ियों के 2 मराकज़ पर छापामार कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि हमारे पास मौजूद नक्शों में उनके यहाँ सिर्फ 2 मराकज़ हैं। इमरान ने पुराने नक्शों को सामने पिलाते हुए कहा, और फिर वो सब आइंदा हमलों की प्लानिंग तय कर ही रहे थे कि माइक्रोफोन चिप में एक मरतबा फिर आवाज़ पैदा होने लगी। धड़ाम की आवाज़ के साथ वकास के लाकअप का दरवाज़ा खुला और फौजी बूटों की दमक के साथ 7-8 एजेंट कमरे में घुस आए, जिन्होंने आते ही वकास को दबोचा और इसके बाजू में पहले से तैयार की गई सिरिंज उतार दी, और चंद सेकंडों में वकास बेहोश होकर उनके बाजू में झूल कर रह गया। इसके बाद वो उसे कांधे पर डालकर प्रिंस एरियल के पास ले गई। हूं तो ले आए इसे,
अब इसे यहाँ मेज पर लिटा दो। प्रिंस एरियल की आवाज आई जिसे गुरेला फाइटर्स और मास्टर खान अपने हेड ऑफिस में बैठे सुन रहे थे। हम थोड़ी सी प्लानिंग तब्दील करेंगे, यानी कल इसी शहर के मसरूफ मरकजी चौक पर वकास को इस्तेमाल करते हुए धमाका करेंगे और हर लिहाज से ये धमाका खुदकश हमला होगा और इसका सारा इल्जाम गुरेला फाइटर्स पर आएगा। इससे हमें दो फायदे होंगे, पहला गुरेला फाइटर्स का नुकसान और दूसरा गुरेला फाइटर्स पर इल्जाम। बास प्रोग्राम तो बहुत खूब है, मगर मजीद वजाहत हो जाए कि वकास को आप किस तरह खुदकश हमले में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। कमांडर ग्रेन शेरोफ ने वजाहत चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने मिस्टर वकास को यहाँ बुलवाया है। इसे कल हम खुदकश बम्बार जैकेट पहनाकर वनूदगी का यही इंजेक्शन लगाएंगे और फिर वकास साहिब वही करेंगे जो हम कहेंगे। ये देखिए। ये कहते हुए प्रिंस एरियल वकास के पास आया और गिलास से पानी लेकर वकास के मुंह पर चंद छींटे मारे तो वो उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। इंजेक्शन के असरात उस पर बाकी थे। फिर वकास से बोला, वकास मेज से नीचे उतराओ। वकास फौरन उतर गया। ये गिलास उठाओ, जमीन पर पटक दो। वकास ने ऐसा ही किया। सब हैरानी से वकास को देख रहे थे। आप देख रहे हैं कि ये जीता जागता इंसान है, मगर सिर्फ वही करेगा जो आप इसे ऑर्डर करेंगे। ये एक जदीद दरियाफ्त है जिसका पहला हकीकी तजर्बा हम मिस्टर वकास पर करेंगे। इसके बाद मिस्टर प्रिंस एरियल के मकरू कह के कॉन्फ्रेंस हॉल में इस्फाकियत के साथ गूंजने लगी और वकास बेबसी की तस्वीर बना खड़ा का खड़ा रह गया। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कम गिलास टूटने की एक छिनाकेदार आवाज और इसके बाद प्रिंस एरियल के मकरू कह के सुनते ही सारे एकदम उछल पड़े, क्योंकि माइक्रोफोन ने भी अपना काम करना छोड़ दिया था और आवाज आनी बंद हो गई थी। और ये तो बहुत बुरा होने जा रहा है। इसका मतलब है कि उस खबीज प्रिंस एरियल ने वकास का असाबी निज़ाम मफलूज कर दिया है और अब वो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक खुदकश धमाके में इस्तेमाल करके दोहरा फायदा हासिल करने की घटिया कोशिश करेंगे। मास्टर खान दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए तलमला उठे और अब तो हमारा राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। बेचारे वकास पर क्या गुजर रही होगी। ज़ुबैर भी रूहान सा हो गया। यानी हमारे पास कुल 24 घंटे हैं और हमें जो कुछ भी करना है इसी दौरान करना है। लिहाजा मेरे ख्याल में अब मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर हमें सबसे पहले इन ठिकानों को घेर लेना चाहिए। यकीनन वकास इन दोनों मराकज़ में से किसी एक में ही होगा। इमरान बातों में वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी अमल का कायल था। वो ये जुमला कहते हुए अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें पूरी कार्रवाई करनी होगी, मगर इस तरह नहीं जैसे तुम करने जा रहे हो। अच्छा ये बताओ कि पहले कौन से मरकज पर हमला करोगे? शुएब ने इमरान को समझाते हुए अचानक सवाल पूछ डाला। भला ये क्या बात हुई? दोनों मराकज PK-7 और PK-8 में से किसी भी एक का इंतखाब कर लीजिए और काम का आगाज कीजिए। इमरान जवाब देते देते गड़बड़ाने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि सवाल जितना ही आसान है जवाब उतना ही मुश्किल है। मेरे भाई, अगर बिलफर्ज तुमने PK-7 पर हमला किया और वहां वकास ना हुआ तो क्या PK-8 वाले से फौरन दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर देंगे? शुएब की दूर अंदेशी इमरान की समझ में आ चुकी थी और वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। इमरान को बैठता देखकर मास्टर खान भी मुस्कुरा उठे। वो शुएब की जहानत के मुअतरफ थे। हमें एक मरतबा फिर सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना होगा। जरा सी गलती हमें बड़ा नुकसान से दो चार कर सकती है, क्योंकि इस वक्त हम एक खतरनाक मोड़ पर हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें दो दो अफराद के ग्रुप में तकसीम होकर बैक वक्त दोनों मराकज पर हमला करना चाहिए। इस तरह हम कामयाबी से ज्यादा करीब होंगे। शुएब ने अपनी राय पेश करते हुए कहा तो साकिब बोला, मेरी चिट्ठी इस कह रही है कि दुश्मन हमारे मुकाबले में कामयाबी से ज्यादा करीब है, क्योंकि मुझे ना सिर्फ ये जगह खतरे में गिरी हुई महसूस हो रही है, बल्कि यूं लग रहा है कि दुश्मन हमारे बहुत नजदीक आ चुका है। हमें फौरन ही ये जगह छोड़ देनी चाहिए। आखिरी अल्फाज कहते कहते साकिब अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और इसके साथ ही सारे अफराद भी गड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। सर, क्या हम इसी कानूदगी के आलम में वकास से उनके राज नहीं गुलवा सकते? वकास की तरफ से अहकामात की फौरी तामील देखते हुए कमांडर ग्रेन शेरोफ के जहन में नया आइडिया आया था। नहीं, अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि असाबी निज़ाम मुतासिर होने से दिमाग पर भी इसके ज़रात मुरतब होते हैं। लिहाजा हम इस तरह के इंसान से जिस्मानी काम तो ले सकते हैं, मगर दिमागी काम लेना बहुत मुश्किल होता है। प्रिंस एरियल ने वजाहत करते हुए कहा तो ग्रेन शेरोफ बोला, सर, कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है, हो सकता है कोई अहम खबर मालूम हो जाए। ये कहते हुए ग्रेन शेरोफ ने वकास से पूछा, वकास, तुम्हारे साथियों की तादाद कितनी है? 4। वकास का दिमाग चलना शुरू हो चुका था, मगर जवाब थोड़े तवक्कुफ के बाद आया था। ग्रेन शेरोफ और प्रिंस एरियल मुस्बत जवाब आने पर एकदम मुस्कुरा उठे। उनके नाम क्या हैं? ग्रेन शेरोफ को कुछ उम्मीद हो चली थी। शुएब, साकिब, इमरान और ज़ुबैर।
वकास की गैर मामूली यादाश्त अब खुद गुरेला फाइटर्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। वेल डन माई बॉय, अच्छा तुम्हारा सरबराह कौन है? तीसरा सवाल पूछा गया, लेकिन ये सवाल प्रिंस एरियल ने किया था। मास्टर खान, वकास बुत बना खड़ा बेबसी के आलम में दुश्मन के सवालात के जवाबात देता जा रहा था। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रिंस एरियल ने जल्दी से पूछा। T672 स्ट्रीट नंबर 8 क्लिफ्टन। इतने हाई पावर इंजेक्शन के बावजूद वकास का हाफजा अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहा था, लेकिन यह सारी गुफ्तगू गुरेला फाइटर्स के मेंबरान की पहुंच से दूर थी, क्योंकि उनका खुफिया माइक्रोफोन सिस्टम खराब हो चुका था। सरप्राइज, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ग्रेन, तुम फौरन ही एक दस्ता तैयार करो और आधे घंटे के अंदर अंदर इनका हेडक्वार्टर उड़ा दो। मुझे यकीन है कि वो इस वक्त वहीं होंगे, और याद रहे कि इनमें से कोई बचकर न जाने पाए। कमांडर ग्रेन शेरोक यस सर कहता हुआ दौड़ पड़ा। वो खुद भी गुरेला फाइटर्स से आजिज आ चुका था और हर कीमत पर हिसाब बेबाक करना चाहता था। गुज़श्ता रोज दारुल हुकूमत में होने वाले धमाके की तहकीकात के दौरान एक रिकॉर्ड शुदा पैगाम हुक्काम को मिला है, जिसमें हमलावरों ने धमकी दी है कि अगर मुल्क भर में होने वाले बम धमाकों का सिलसिला ना रुका तो हम मज़कूरा सिक्योरिटी एजेंसी के मुल्क भर में कायम दफातर उड़ा देंगे। टेलीविजन पर खबरें नशर हो रही थी और प्रिंस एरियल के कान खड़े हो चुके थे, क्योंकि गुरेला फाइटर्स का रिकॉर्ड शुदा पैगाम हुक्काम के हाथ लग चुका था और अब पूरी दुनिया में नशर हो चुका था, जिसमें वाज़े और दो टोक अंदाज में जी वर्ल्ड वाइड को धमकी दी गई थी। प्रिंस एरियल ने उसी वक्त ब्लॉक PK-7 से वकास की मुंतकिली का फैसला किया और अमरीकी सफीर की खदमात हासिल करते हुए वकास को फौरन वहां मुंतकिल करने लगे। इसी दौरान कमांडर ग्रेन शेरोफ अपनी खुसूसी टीम के हमरा वापस अपने मरकज ब्लॉक PK-7 पहुंच चुका था। वो अब प्रिंस एरियल को पूरी कारगुजारी सुना रहा था। सर, जब हम वहां पहुंचे तो चारों मास्टर खान के साथ घर के अंदर दाखिल हो रहे थे, लिहाजा हमने चंद मिनटों में कार्रवाई मुकम्मल की और सेकंडों में पूरे घर को चारों तरफ से आग लगा दी, और हमारे एजेंट की इत्तला के मुताबिक कोई भी अब तक घर से बाहर नहीं निकल सका। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अब वकास को कहीं और मुंतकिल करने की कोई खास जरूरत नहीं है। फिर भी एहतियात लाजमी है, क्योंकि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। प्रिंस एरियल ने यह कहते हुए कमांडर ग्रेन शेरोफ के कंधे तत्पाए और वकास को लेकर बाहर निकल गया। साकिब मियाँ, बाहर तो बिल्कुल अमन है और बज़ाहिर तो ऐसी कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही, लिहाजा मेरा ख्याल है कि हम अपनी मीटिंग मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। अलबत्ता हिफाजत के पेश नजर चौकीदार को अलर्ट कर देते हैं। 10-15 मिनट बाहर के हालात का जायजा लेने के बाद जैसे ही उन्होंने दोबारा मीटिंग का आगाज किया, जुबैर बोला, सर पेट्रोल की बू महसूस हो रही है, लगता है बाहर कुछ मसला है। ये कहते ही शुएब बिजली की तेजी से उठा और बाहर झांक कर देखा तो चौकीदार गायब था और स्याह कपड़ों में मलबूस 8-10 अफराद हरकत करते दिखाई दे रहे थे। जल्दी करो, हम इस वक्त दुश्मन के नरगे में हैं। वो लोग चंद मिनटों में इस बंगले को आग लगा देंगे, हमें फौरन बाहर निकलना होगा। शुएब जल्दी से सबको उठाते हुए बोला तो सारे ऐसे उछल पड़े जैसे उनके नीचे स्प्रिंग लग गए हों। तुम लोग जल्दी से मेरे साथ आओ, पीछे पतली गली से खुफिया रास्ता है, शायद हम वहां से बाहर निकल सकेंगे। मास्टर खान को हालात की नजाकत का सही अंदाजा नहीं था, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से घेरा डाल चुका था। ऐसे में इमरान बोला, सर बंगले की छत से दूसरे मकान में दाखिल होना ज्यादा मुश्किल नहीं, मेरे ख्याल में ये महफूज रास्ता होगा और दुश्मन हमें देख भी ना सकेगा। मास्टर, मेरे ख्याल में इमरान की राय बेहतर है और अब ज्यादा ताखीर मुनासिब नहीं। शुएब ये कहते हुए छत की तरफ दौड़ पड़ा और चंद लम्हों बाद सब छत से छत पर मुंतकिल होते हुए दूर आ गए, और इसी दौरान दुश्मन इनके हेडक्वार्टर को आग लगाकर फरार हो चुका था। दुश्मन का डाला हुआ महलूल और केमिकल इतना खतरनाक था कि कुछ ही देर में पूरा मकान आग के शोलों में गिर चुका था और पड़ोस के मकीन भी अपने मकानात छोड़कर बाहर निकल आए थे। मास्टर खान और गुरेला फाइटर्स के मेंबरान अपने साजो सामान के साथ एक मरतबा फिर अपने एक हमदर्द शहबाज अली के घर दोपहर के खाने के बाद आइंदा की हिकमत अमली तय कर रहे थे। हम ठीक 3 बजे अपने ऑपरेशन का आगाज करेंगे। मेरे साथ इमरान होगा और हमारा हदफ इनका मरकज PK-7 होगा, जबकि साकिब और जुबैर मिलकर इनके दूसरे मराकज PK-8 को निशाना बनाएंगे। याद रहे, फिलहाल हमारा टारगेट वकास की बाजियाबी है, लिहाजा अगर वकास हमें मिल जाता है तो हम फौरन ना सिर्फ एक दूसरे को मुतला करेंगे बल्कि वापस अपने इसी ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी अफरादी कुव्वत बहुत कम है और वो भी 2 हिस्सों में तकसीम है। लिहाजा कोशिश की जाए कि दुश्मन से मुठभेड़ कम से कम हो। शुएब ने एक ऐसी प्लानिंग तरतीब दी थी जिसमें इन चारों की जानों को इंतहाई खतरात लाहिक थे, क्योंकि सिर्फ 2 अफराद का बैन अल-अक़वामी बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी के ब्लॉक पर हमला करना यकीनन जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ था। शुएब की बात खत्म होते ही मास्टर खान गोया हुए, मेरे पास इससे बेहतर तजवीज़ है, जिससे उम्मीद है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। वो क्या तजवीज़ है मास्टर? जुबैर बोला, मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन पर वकास की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवानी चाहिए और फिर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी के साथ इनके दोनों मराकज पर छापा मारना चाहिए। इस तरह हम भी दोहरा फायदा हासिल कर सकेंगे, यानी वकास की बाजियाबी और दुश्मन के मराकज से पुलिस और रेंजर्स की आगाही। मास्टर खान की राय वाकई बहुत जानदार थी, इसीलिए सबसे पहले शुएब ने इसकी तायद की और फिर सब मुत्तफिक हो गए।
मास्टर खान FIR दर्ज करवाने से लेकर छापामार कार्रवाई तक साथ साथ रहे, लेकिन दोनों मुकामात से ना वकास बाजियाब हो सका और ना ही कोई असलहा वगैरह दरियाफ्त हो सका, जिससे उन्हें मालूम हुआ कि दुश्मन ने पहले से ये हिकमत अमली तय कर रखी थी कि अपने आप को इंतहाई हद तक खुफिया रखा जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम इन पर चढ़ाई न कर दे। यूं एक मरतबा फिर वो मास्टर खान के दोस्त शहबाज अली के घर रात के खाने पर मौजूद थे। अब हमारे पास सिर्फ कल का दिन है, जो इंतहाई हसास मगर इंतहाई अहम दिन है, जिसमें हमें ना सिर्फ वकास की जान बचानी है बल्कि पाकिस्तानी अवाम की जान और मुल्की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ भी दरपेश है। लिहाजा हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। मास्टर खान के चेहरे पर वही इत्मीनान मौजूद था जो हमेशा उनके चेहरे की जीनत बना रहता था, और इसकी वजह यह थी कि उनका अपने रब पर यकीन बहुत पुख्ता था। रात के खाने के बाद अब वो शहर के मरकजी बाजार का नक्शा फैलाकर बाकायदा मनसूबाबंदी कर रहे थे। दुश्मन के प्लान के मुताबिक शहर का मरकजी बाजार इनका हदफ है, जिसमें मरकजी चौक पर सबसे ज्यादा आवाम का हजूम होता है और दूसरे नंबर पर बाजार का मरकजी दरवाजा भी मसरूफ तरीन जगह है। लिहाजा जिम्मेदारियों की तरतीब के मुताबिक कल सुबह 10 बजे सब अपनी अपनी पोजीशन कुछ इस तरह संभालेंगे कि बाजार की तरफ जाने वाली सड़क पर साकिब और बाहर जाने वाली सड़क पर मैं निगरानी करूंगा। इसी तरह शहर के मरकजी चौक पर इमरान और बाजार के मरकजी दरवाजे पर जुबैर कंट्रोल संभालेगा, जबकि मास्टर खान हम चारों पर ना सिर्फ नजर रखेंगे बल्कि कोई अहम इतला मिलते ही हमें आगाह करेंगे। जबकि बाजार से बाहर जाने वाले रास्ते पर गाड़ी तैयार रखना मेरी जिम्मेदारी होगी। शुएब ने नक्शे की मदद से साथियों को तफसीली प्लानिंग समझाते हुए कहा, शुएब भाई इस प्लानिंग में धमाके का वक्त वाज़ेह नहीं है। जुबैर ने तवज्जो दिलाई, बिल्कुल धमाके का हतमी वक्त हमें मालूम नहीं है, लेकिन दुश्मन की पिछली प्लानिंग अगर आपको याद हो तो उसमें दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया था और अमूमन इस वक्त रश बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा हम सुबह 10 बजे से ड्यूटी संभालेंगे और जब तक मतलूबा हदफ हासिल नहीं होता हम किसी सूरत जगह नहीं छोड़ेंगे। अलबत्ता 1 बजे से 3 बजे के दौरान इंतहाई मुहतात और चौकन्ना रहने की जरूरत होगी। देखो तुम लोग जो मेरे साथ कर रहे हो वो मुनासिब नहीं है। दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं। आलमी सिक्योरिटी एजेंसी होते हुए तुम लोगों को ये हरकतें जेब नहीं देती। सुबह 11 बजे जब 2 एजेंट वकास के कमरे में उसे इंजेक्शन लगाने आए तो वो उन पर गुस्से में बरस पड़ा। वो इंजेक्शन लगवाने पर कतई तैयार नहीं था। एक बंधा हुआ इंसान कितनी जिद्दोजहद करता, बिल आखिर वो इनकी गिरफ्त में आ गया। मैं मुजाहिद हूँ, हाँ मैं मुजाहिद हूँ। मैं सीने पर गोली खाकर शहीद होना चाहता हूँ। मुझे इंजेक्शन लगाकर बेबसी की मौत मत मारो। वकास की बेबसी के आलम में सिसकियां निकलती। वो सुबह फजर से अपने रब को याद कर रहा था, दुआएं मांग रहा था, और फिर जैसे ही सिरिंज उसके बाजू में उतरी यकदम उस पर गनुदगी के आसार नुमाया होने शुरू हो गए। इस आलम में भी वो अपने रब को याद कर रहा था। वकास पर पे दर पे आजमाइशें आ रही थी मगर उसकी जुबान पर मुसलसल अपने रब की हम्दो सना जारी थी। शुएब भाई, मैं और इमरान अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। बाजार के मरकजी दरवाजे पर पोजीशन संभालते हुए जुबैर ने अपनी और इमरान की इतला शुएब को देते हुए कहा, ओके साकिब और मैं भी अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं और तुम दोनों हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे हो। राब्ते में रहना, ओवर। शुएब ने भी माइक्रोफोन पर जुबैर और इमरान को अपनी मौजूदगी की इतला फराहम की। 10 बजे से खड़े खड़े अब दोपहर के 1:15 बज चुके थे और अब तक कोई ठोस खबर नहीं मिल सकी थी। बिल आखिर 1:20 पर साकिब ने इतला दी कि स्याह शीशों वाली डबल कैबिन गाड़ी करीब आकर खड़ी हो चुकी है, जिसके पिछले हिस्से में 3 अफराद काले चश्मे लगाए बैठे हैं और तीनों मुकामी अफराद लगते हैं। अलबत्ता गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद नजर नहीं आ रहे और गालिब गुमान यही है कि इसी गाड़ी में वकास भी मौजूद है। साकिब के पैगाम को बैक वक्त सारे मेंबरान और मास्टर खान भी सुन रहे थे और अब सबकी नजरें साकिब की तरफ थी, जहां स्याह कलर की डबल कैबिन गाड़ी भी वाज़ेह नजर आ रही थी और साकिब अनजान बना किसी ठेले वाले से जूता खरीदने के लिए बाऊ ताऊ कर रहा था। इसी दौरान अचानक पिछला दरवाजा खुला और इसमें से एक आदमी नीचे उतराया, लेकिन इसी लम्हे साकिब की नजर वकास पर पड़ चुकी थी जो पिछली सीट पर खामोशी से बैठा हुआ था। साकिब स्पीकिंग, गाड़ी की पिछली सीट पर वकास को देखा जा चुका है। हाई अलर्ट, ओके। साकिब की आवाज जैसे ही सबके कानों तक पहुंची सभी यकदम चौकन्ने हो गए, क्योंकि अब किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो चुका था, जबकि गुरेला फाइटर्स पर जिंदगी में इतना कड़ा वक्त इससे पहले कभी नहीं आया था। दरवाजा एक मरतबा फिर खुला और इस मरतबा गाड़ी से वकास बरामद हुआ था। उसने नीले रंग की डीली डाली जैकेट पहन रखी थी और अब वो गाड़ी से उतरकर मरकजी चौक की तरफ जा रहा था। वो बिल्कुल अकेला था और बगैर किसी सहारे के चढ़ रहा था। यूं महसूस होता था कि जैसे कोई अनदेखी कुव्वत उसे अपनी जानब खींच रही है। साकिब ने ठीला छोड़ा और अब वो भी वकास के आगे पीछे चलने वाले हुजूम में शामिल होकर वकास के करीब आता जा रहा था। वकास को रुकने और चलने की सारी हदायत गाड़ी में बैठे अपराध की तरफ से माइक्रोफोन पर मिल रही थी और वह खरामा खरामा मरकजी चौक की जानब बढ़ रहा था। 1:40 हो चुके थे। साकिब गैर महसूस अंदाज में वकास के बिल्कुल करीब आ चुका था, जबकि इमरान और जुबैर भी वकास के बहुत नजदीक आ चुके थे। साकिब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मौत के पहलू में चल रहा हो, क्योंकि किसी भी वक्त धमाका हो सकता था। और इसके बाद अचानक उसे शुएब का पैगाम वसूल हुआ, साकिब तुम और जुबैर वकास से टकराव कर उसे नीचे गिराओगे और फौरी तौर पर बम को अंदर पहनी हुई छोटी सी जैकेट से अलहदा करके
अपने अक्का में मौजूद इमरान के हवाले करोगे जिसे वो नाकारा बनाएगा, और इसी दौरान तुम दोनों वकास को उठाकर गाड़ी तक लाओगे। वो बेइंतहा मज़ाहमत करेगा मगर उसे किसी भी सूरत नहीं छोड़ना वरना काम बिगड़ जाएगा। हमारे पास अब कुल 12 मिनट हैं। वक्त का ख्याल रखना, ठीक 2 बजे बम ब्लास्ट हो सकता है। 1 2 3 रेडी। शुएब के रेडी कहते ही सामने से आता हुआ ज़ुबैर वकास से टकरा गया और बकिया गिरने की कसर साकिब ने नीचे से टांग मारकर पूरी कर दी। वकास जमीन पर गिर चुका था और अब राह चलते लोग वकास के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो चुके थे। साकिब ने फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए जैसे ही वकास की लंबी नीली जैकेट की जिप खोली, अंदर ग्रीन कलर की छोटी सी जैकेट के साथ मुंसलिक टाइम बम झांक रहा था। वकास की मज़ाहमत जारी थी, जिसके जवाब में ज़ुबैर वकास के हाथ पांव पकड़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। इसी असना में साकिब ने बम खींचकर जैकेट से अलहदा कर दिया और अपने पीछे मौजूद इमरान की तरफ बढ़ा दिया और वकास को उठाकर दोनों गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। इमरान ने बम को हाथ में लेते ही सबसे पहले वक्त देखा तो वहां 1:53 के हिंसे जगमगा रहे थे, यानी बम ब्लास्ट होने में सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। उसने एक नजर बम को देखा। वो कोई मामूली बम न था बल्कि हर तरफ से मजबूत जकड़ा हुआ बम था, जिसे छोटे मोटे औजार या हाथ से नकारा बनाना बिल्कुल नाकाम था। इमरान को पिछले साल फलस्तीन के इलाके बिन गोरियन में टाइम बम वाला वाकया याद आ गया, जिसे नाकारा बनाने में नाकामी पर उसने इसराइली फौजियों की तरफ रुमाल की मदद से फेंका था। इसी दौरान उसने फौरन एक फैसला किया और दुश्मन की स्याह कलर डबल कैबिन गाड़ी की तरफ नजरें गाड़ दी जो वकास की तरफ मुतवज्जा थी, और ये गुमान कर रहे थे कि बम वकास से मुंसलिक है और अब तबाही फैलने को है। वो इमरान की तरफ से बेपरवाह थे। इसी लम्हे का फायदा इमरान ने उठाया और तेजी से दुश्मन की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो 40 कदम के फासले पर ही था कि दुश्मन के सारे एजेंट जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने लगे। वो धमाके से पहले फरार होना चाहते थे। इमरान तेजी से करीब आया तो गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी थी। इमरान ने टाइमर में लगा वक्त देखा तो वहां चंद सेकंड बाकी थे और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। शुएब, ज़ुबैर, साकिब और मास्टर खान वकास को गाड़ी में लटाकर अब इमरान की तरफ देख रहे थे जो दुश्मन की गाड़ी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इमरान बम फेंक दो, वक्त खत्म हो चुका है। इमरान ने एक मरतबा के टाइमर की तरफ देखा तो वहां 6 सेकंड बाकी थे। उसने 2 सेकंड और इंतजार किया और फिर बम गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ उछाल दिया। गाड़ी के पिछले हिस्से में मौजूद अफराद इस अचानक आफत से बुखला उठे, मगर अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होते हुए फुटपाथ से रगड़ती चली गई। कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ ही इमरान को अपने चेहरे पर झुलसा देने वाली तप्श महसूस हुई और यकायक भगदड़ मच गई। बम फेंकने से पहले वो कलमा पढ़ चुका था क्योंकि उसे अपने बचने की कोई खास उम्मीद न थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ना सिर्फ वो महफूज रहा था बल्कि अब अवाम की अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो बाजार से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ दौड़ रहा था जहां शुएब ने गाड़ी तैयार रखी हुई थी। और फिर जैसे ही उसने उछलकर गाड़ी के पायदान पर कदम रखा, शुएब ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी और एक्सीलेटर पर पांव बढ़ाते ही गाड़ी हवा से बातें करने लगी। इमरान, तुम ठीक तो हो ना? इमरान को निडाल होते देखकर ज़ुबैर ने फौरन उसका हाथ थामकर सहलाते हुए कहा, ओ मेरे खुदा, इसके कंधे पर तो काफी बड़ा जख्म है। इमरान के सामने की तरफ बैठे साकिब की नजर जैसे ही उसके कंधे की तरफ गई, वहां से बहता हुआ खून उसकी कमीज को तेजी से रंगीन कर रहा था। वो अचानक चीख पड़ा और इमरान अपने जख्म से कतई बेपरवाह आंखें मूंदे पड़ा था, क्योंकि मौजज़ाती तौर पर जान बच जाने के बाद अब बड़े से बड़े जख्म की भी क्या हैसियत थी, और वैसे भी वो कामयाब लौटा था और कामयाबी हासिल करने के बाद तकलीफ का एहसास खत्म हो जाता है, जबकि नाकामी के बाद छोटा सा जख्म भी बड़ी तकलीफ देता है। और कुछ ही देर बाद वो कामयाबी से सरशार शहबाज अंकल के घर पहुंच चुके थे। धमाके की इतला मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस के अलावा शहर भर का मीडिया और टीवी चैनल्स के नुमाइंदे अपनी टीम के हमरा जाए हादसा पर पहुंच चुके थे। मुख्तलिफ एजेंसियां और तहकीकाती अदारे भी पहुंचना शुरू हो गए और बम धमाके से होने वाले नुकसान का अंदाजा और तहकीकाती इतलात आगे पहुंचा रहे थे। एक चैनल का नुमाइंदा बराह रास्त रिपोर्टिंग करते हुए कह रहा था, अब से कुछ देर कबल होने वाले धमाके में 4 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए, लेकिन हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि धमाका करने वाले कौन लोग थे, जबकि मुतासरा गाड़ी से भी कुछ असलहा और हसास आलात बरामद हुए हैं जो हलाक शुदगान को भी मशकूक बनाते हैं। याद रहे कि मुतासरा गाड़ी में कुल 7 अफराद थे, जिनमें से 4 हलाक, 2 जख्मी और 1 लापता है। जख्मी होने वाले 2 अफराद में से एक गैर मुल्की और दूसरा मुकामी है। तमाम जख्मियों को पुलिस की हिफाजत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सही सूरत हाल जानने के लिए हमें खुदकार कैमरे यानी CCTV फुटेज का इंतजार है जो अनकरीब मंजरे आम पर आ जाएंगी। क्या कह रहे हो तुम मिस्टर शरोफ? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। ऑपरेशन की नाकामी की खबर सुनते ही एजेंसी के सरबराह प्रिंस एरियल का पारा अचानक हाई हो गया और वह जख्मों से चूर ग्रेन शरोफ पर बरस पड़ा। यस सर, वो लोग इंसान नहीं बल्कि कोई दूसरी मखलूक हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने खुद बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रिंस एरियल गुस्से से शरोफ की बात काटते हुए बोला। सर, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने खुद उन सब को उनके हेड ऑफिस समेत आग लगाकर खत्म किया था।
लेकिन वो लोग ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि उन्होंने निहायत कामयाबी से हमारे सारे प्लान को नाकाम बना दिया है। और सब कुछ सेकंडों में हुआ है सर, सेकंडों में। ग्रेनचेरोव के चेहरे पर अभी तक हमाइयां उड़ रही थी। वो खुद भी काफी जख्मी था। क्या हो रहा है ये सब? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। मेरी यानी जी वर्ल्ड वाइड के सरबराह की प्लानिंग फेल हो गई। ओह शिट, मैं तुम सब की ऐसी की तैसी कर दूंगा। और ये बताओ कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? प्रिंस एरियल गुस्से से तलमलाते हुए कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटने के दौरान दौड़ रहा था। सर, उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर बम को जैकेट से अलहदा करके वापस हमारी गाड़ी की तरफ फेंक दिया था। मैं अगली सीट पर बैठा था, लिहाजा फौरन निकल भागा। मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर के अलावा भी कोई जिंदा बचा होगा। मिस्टर ग्रेन बेबसी की तस्वीर बना खड़ा जवाब दे रहा था और प्रिंस एरियल को यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया हो। मुल्क के मुख्तलिफ मसरूफ शाहराहों और अवामी मुकामात पर लगाए गए खुदकार कैमरों यानी CCTV की मदद से हासिल होने वाले फुटेजेस और वीडियो क्लिप्स आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे होंगे, जिसमें एक नौउम्र लड़के ने, जिसकी तस्वीर ज्यादा वाज़ेह नहीं है, एक सियाह डबल कैबिन गाड़ी की तरफ कोई चीज फेंकी है जो यकीनन बम है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठे हुए अफराद ना सिर्फ धमाके से उड़ गए हैं बल्कि गाड़ी भी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चलते हुए राहगीर हजरात पर चढ़ दौड़ी है, जिससे कई अफराद भी जख्मी हुए हैं। गुरेला फाइटर्स के इमरान, मास्टर खान और शहबाज अंकल सब टीवी पर नशर होने वाली खबरें और वीडियो क्लिप्स देख रहे थे और इमरान की हैरत अंगेज गुरेला कार्रवाई को बहुत करीब से देखते हुए सराह रहे थे। ये एक दूसरी फुटेज है जो धमाके से तकरीबन 20 मिनट पहले की है। ये फुटेज गाड़ी और इसमें सवार अफराद को मशकूक ठहराती है। ये देखिए, इसी डबल कैबिन गाड़ी से एक लड़का नमूदार हुआ है। आप गौर कीजिए कि इस लड़के ने मौसम के एतबार से हल्का लिबास पहनने के बजाय नीले रंग की लंबी जैकेट पहनी हुई है और यूं महसूस हो रहा है जैसे वो खुद नहीं चल रहा बल्कि जबरदस्ती चलाया जा रहा है। और आमतौर पर खुदकश बमबार इस तरह के लिबास का इंतखाब करते हैं। यह लड़का बाजार का मसरूफ तरीन मुकाम मरकजी चौक की तरफ बढ़ रहा है और ये देखिए, सामने की जानिब से आते हुए एक दूसरा लड़का इससे आ टकराया और इसे लेकर नीचे गिरा हुआ है। काफी सारे लोग अब जमा होना शुरू हो गए हैं और ये देखिए, कुछ चीज पीछे खड़े लड़के के हाथ में थमाई गई है और वो लड़का इसे लेकर हट गया है। अंदाजा ये होता है कि खुदकश बमबार जैकेट से बम अलहदा करके ना सिर्फ निकाल लिया गया है बल्कि इसी बम के जरिए डबल कैबिन गाड़ी को निशाना बनाया गया है। और इसके बाद 2-3 लड़के इसी नीली जैकेट वाले लड़के को लेकर एक दूसरी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं जो बाजार से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ खड़ी है। सूरत हाल काफी हद तक वाज़ेह है, लेकिन सवालात फिर भी अपनी जगह मौजूद हैं कि हमलावर कौन थे, खुदकश हमलावर को कहाँ ले जाया गया है और फुटेजेस में नजर आने वाले लड़के जिन्होंने बज़ाहिर खुदकश हमले को नाकाम बनाया है कौन थे और कहाँ रूपोश हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान। तमाम अफराद जो पलक झपकाए बगैर सारी रिपोर्ट देख रहे थे अचानक वकास की तरफ मुतवज्जा हो गए, जो होश में आने के बाद शायद पूरी रिपोर्ट इनके साथ सुन और देख चुका था और अब उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। क्या हुआ वकास, तबीयत कैसी है तुम्हारी? शुएब ने जल्दी से आगे बढ़कर वकास के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। शुएब भाई, मैं ये क्या करने जा रहा था? आखिर मुझे क्या हो गया था? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा शुएब भाई, वकास आंसू और सिसकियों के साथ रोते हुए बोला। और शुएब ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और तसल्ली देने लगा और बाकी साथी भी करीब आ गए। वकास मेरे भाई, बता तुम्हारा इसमें क्या कसूर है? तुम तो खुद मुसीबत में गिरफ्तार थे। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, इसी में अल्लाह की मसलहत थी। हाँ और क्या, तुमने देखा नहीं दुश्मन का कितना भयानक अंजाम हुआ है और इंशाल्लाह वो अब इतनी आसानी से दोबारा सर नहीं उठा सकेंगे। मास्टर खान ने वकास की पीठ पर तबकी देते हुए बोले, मैं नहीं बोल सकता जिस तरह उन्होंने इंजेक्शन के जरिए मेरे आसाब को मफलूज करके मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया था। मैं मजबूर था, इंतहाई मजबूर। वकास बेबसी के लम्हे याद करके फिर रूहान सा हो गया। ओके यार, अब पुरानी बातें याद करके दिल खराब ना करो, बल्कि कामयाबी को याद करके एंजॉय करो। हमें अपने रब के हुजूर सजदा रेज होना चाहिए, जिसने हमें एक मरतबा फिर सुरखरू करके दुश्मन को दोबारा नाकामो नामुराद बना दिया है। जुबैर ने वकास के गाल थपथपाते हुए कहा तो वकास के चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी, जिसे देखकर सब खुश हो गए। ये किसका घर है और ये अंकल कौन है और हम अपने हेडक्वार्टर क्यों नहीं गए? वकास ने काफी देर बाद घर का जायजा लेते हुए अंकल शहबाज की तरफ इशारा करते हुए कहा और सलाम के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। वकास बेटा, ये मेरे दोस्त शहबाज अली हैं और ये इन्हीं का घर है और ये आप सबको अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि उस वक्त से जानते हैं जब आप लोग मुल्क से बाहर कार्रवाइयों में मसरूफ थे और यहाँ बैठे आपके लिए दुआ और दवा दोनों कर रहे थे। और अब जबकि दुश्मन ने हमारा हेडक्वार्टर जला डाला है तो हमें इन्होंने पनाह दी हुई है। मास्टर खान ने वकास के तीनों सवालात के जवाब देते हुए कहा तो वकास एक मरतबा भी हाथों से मुंह डांप कर रोने लगा। अरे अरे भाई, क्या हो गया? इसमें रोने की क्या बात है? अल्लाह के रास्ते में हमें शहादत मिल जाए तब भी हमें खुश होना चाहिए। और ये तो एक मकान था, इसमें भला क्या अफसोस करना। और वैसे भी हम दूसरे हेडक्वार्टर का बंदोबस्त कर चुके हैं। इमरान जख्मी होने के बावजूद वकास को रोता देखकर उठ बैठा और उसे समझाते हुए बोला तो वकास कहने लगा, इमरान भाई, मुझे मकान के जलने का अफसोस नहीं। अगर रोना होता तो मैं अपने घर के तबाह होने पर रोता।
मगर खुदा की कसम मैंने अपने घर के जलने पर एक आंसू भी नहीं बहाया, बल्कि ये तो मेरे लिए सादत की बात है कि अल्लाह के रास्ते मेरा घर काम आ गया। फिर भला क्यों रो रहे हो तुम? इमरान ने बेसाख्तगी से पूछा। मुझे गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछगछ की और बहुत सख्ती की, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर उनका सरबराह प्रिंस एरियल अमेरिका से आया। उसने मुझसे राज उगलवाने की कोशिश की, जिसके जवाब में मैंने उसे खूब खरी खरी सुनाई। वकास की गुफ्तगू जारी थी कि साकिब बोला, हाँ हमने तुम्हारी गुफ्तगू माइक्रोफोन चिप के जरिए सुनी थी। तुमने प्रिंस एरियल के खूब दांत खट्टे किए थे, लेकिन इसका बदला उसने मुझसे इस तरह लिया कि इंजेक्शन लगाकर मेरे असाब को नकारा कर दिया और मुझे जांच पड़ता है। उन्होंने मुझसे सवालात पूछे थे जिसके मैंने जवाबात भी दिए थे और शायद अपने हेडक्वार्टर का पता भी बता दिया था, जिसके सबब उन्होंने इसे जला डाला। और अब मैं आपका मुजरिम हूँ और अपने आप को आपकी अदालत में पेश करता हूँ। आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल होगी। और फिर तीसरी मर्तबा वकास रो दिया, जिसे देखकर ज़ुबैर यकदम खड़ा हो गया और वकास को गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया और गुस्से से चिल्लाने लगा और सब लोग हैरत से हक्का बक्का रह गए। अच्छा तो वो तुम थे जिसने हम सब की जानों को खतरे में डाला था। जानते हो जिस वक्त वो हेडक्वार्टर को आग लगा रहे थे हम सब अंदर मौजूद थे और हमने छत्तों को पलांग कर अपनी जान बचाई थी। हम तुम्हारी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे और तुमने हमारी जानों का सौदा कर डाला। बस बहुत हो चुका, देख ली तुम्हारी दोस्ती और देख ली तुम्हारी वफादारी। वकास रोना धोना भूलकर ज़ुबैर के सख्त जुमले सुन रहा था और सारे लोग हैरानियों परेशानी से ज़ुबैर के हाथ से वकास का गिरेबान छुड़ाने की कोशिश करने लगे और साकिब ने वकास का दूसरा हाथ पकड़ रखा था कि कहीं गुस्से में वकास पर हाथ न जड़ दे। फिर यकायक ज़ुबैर के मुंह से हंसी का फुआरा फूट पड़ा, क्योंकि वो इससे ज्यादा संजीदा अदाकारी का मुजाहरा नहीं कर सकता था। और फिर वकास का गिरेबान छोड़कर उसे गले लगाते हुए बोला, यार तू बार बार अपने आप को मुजरिम कहरा कर खुद भी रोता है और हमें भी रुलाता है। तू क्या समझता है हमें कुछ नहीं पता? क्या हम कुछ नहीं जानते थे? क्या हम तुझे कभी सजा दे सकते हैं? सजा तो दूर की बात, तेरा गिरेबान क्या पकड़ लिया तू भी अपना रोना धोना भूल गया। और सारे लोग मुझे गुस्से से घूरने लगे। यार तुझे कोई हाथ लगाकर तू देखे, उसके हाथ ना तोड़ दिए तो मेरा नाम भी ज़ुबैर नहीं। ये क्या कर ज़ुबैर आंसू से रोने लगा और इस मर्तबा वकास ने आगे बढ़कर ज़ुबैर को गले लगा लिया और कुछ ही देर बाद महफल ज़ाफ़रान ज़ार बन गई। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना के मज़ाफ़ात में 6000 एकड़ पर फैला हुआ जी वर्ल्ड वाइड का हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप वाक़ है, जहां पिछले 3 घंटों से खुफिया एजेंसी के कोर कमांडर्स का आला सतही इजलास जारी था और एजेंसी के सरबराह प्रिंस एरियल की गुफ्तगू जारी थी। और वो इस बात पर बज़िद था कि जोन 3 पाकिस्तान में हमें वक्ती तौर पर अपनी तमाम कार्रवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। नाकाबिले यकीन उनकी कार्रवाइयाँ हैरत अंगेज हैं, बल्कि हैबत ना कहा जाए तो मुबालगा ना होगा। वो कैसे सर? एक कमांडर ने सवाल पूछा। वो इस तरह कि मैंने उनकी कार्रवाइयों के जवाब में अपने एजेंट्स के चेहरों पर हैबत के आसार और खौफ के साए देखे हैं, लिहाजा गुरिल्ला फाइटर्स और इनके मेहरबानों को खत्म किए बगैर वहाँ काम करना अपनी पोजीशन को मजीद खराब करने के मुतरादिफ है। प्रिंस एरियल मुसलसल अपनी बात पर मुस्सिर था। हमारे एजेंट्स दुनिया भर में अपनी पेशा वराना जहानत का लोहा मनवा चुके हैं, फिर ये हैबत और खौफ कैसा? और दूसरी बात यह है कि इस तरह अचानक पूरे जोन 3 का काम रोक देने का क्या जवाब हम इसराइल के सामने पेश करेंगे? एक और आला अफसर ने प्रिंस एरियल को समझाते हुए कहा, क्योंकि इनमें से कोई भी जोन 3 का काम मुकम्मल बंद करने पर तैयार नहीं था। तुम लोग हालात की नज़ाकत का अंदाजा करो। मैं खुद वहाँ होकर आया हूँ और वहाँ मेरी प्लानिंग तक फेल हो चुकी है। हमारे फौजी नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे बेहतरीन सुपर कमांडोज के सरों का इंतहाई महारत से शिकार खेला गया। इसके चंद दिनों बाद दारुल हुकूमत में वाक़ हमारा जोनल हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। इसी दौरान हमने कराची से इनका एक नन्ना मुन्ना कारकुन अगवा किया, जिसका 15 मिनट बाद ही उन्होंने इंतकाम लेते हुए हमारा जोनल कमांडर इन चीफ डेविड श्राक मौत के घाट उतार दिया और हमारे एजेंट्स की मौजूदगी में खामोशी से फरार हो गए। हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन सब को उनके हेडक्वार्टर समेत आग लगाकर जला डाला, लेकिन शायद जमीन में सुरंग थी या आसमान में सीढ़ी। बहरहाल वो हमारे पहरे के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर न सिर्फ फरार हो गए, बल्कि हमारे अगले खुदकश हमले के प्लान को नाकाम बनाते हुए अपने साथी को भी बाहिफाजत निकाल ले गए और हमारा बम हमारे ही सरों पर मार गई और पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बन गया, जिसकी रिपोर्ट आप सब देख चुके हैं। प्रिंस एरियल ने जज्बाती अंदाज में पूरी तकरीर कर डाली, जिसे सुनकर सारे कोर कमांडर शशद रह गए, क्योंकि जिस हैबत और खौफ का जिक्र प्रिंस एरियल अब से कुछ देर पहले कर रहा था वो खुद इसके चेहरे पर नुमाया नजर आ रहा था। और फिर 3 माह के लिए जोन 3 का काम मुंजमद कर दिया गया। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद सारे खुशगपियों में मसरूफ थे कि अचानक मास्टर खान को मोबाइल फोन बज उठा। हेलो कर्नल नबील, कैसे हो? सुनाओ कैसे याद किया? मास्टर खान मोबाइल की स्क्रीन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सरबराह कर्नल नबील का नाम देखते ही खुशी से बोले, खान मेरी बात गौर से सुनो, हमारी हमदर्दियां अब भी आप लोगों के साथ हैं, लेकिन ऊपर से जबरदस्त अहकामात हमारी एजेंसी को मिले हैं, जिनमें आप और आपकी टीम की कार्रवाइयों को रोकना, आप लोगों पर नजर रखना और मजीद किसी भी खून खराबे और टकराव को रोकना शामिल है, क्योंकि हुकूमत पर आलमी ताकतों का जबरदस्त दबाव है और वो अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि फिलहाल हर किस्म की कार्रवाई और नकलो हरकत खत्म कर दो और वक्त का इंतजार करो। हो सके तो वक्ती तौर पर यह मुल्क छोड़ दो, क्योंकि दूसरी प्राइवेट एजेंसियां भी तुम लोगों की तलाश में हैं। ओके, फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज। मास्टर खान कर्नल नबील की गुफ्तगू के दौरान सिर्फ हाँ हूँ करते रहे और दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया। मास्टर खान के चेहरे पर फिक्र के साए लहराने लगे और माथे पर मामूल के बरखिलाफ बाल पड़ गए थे। क्या हुआ मास्टर खान, आप कुछ फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे थे कर्नल नबील? शुएब मास्टर खान की कैफियत बांधते हुए बोला, फिलहाल हमारे लिए इस मुल्क में रहना खतरे से हाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने हमारे सर से हाथ उठा लिया है। कर्नल नबील का कहना है कि अब अपनी हिफाजत खुद कीजिए, जबकि हुकूमत की तरफ से आप लोगों के लिए इंतहाई सख्त अहकामात दिए गए हैं। मास्टर खान ने मुख्तसरन सारी गुफ्तगू पेश करते हुए कहा तो सारे मेंबरान सोच में पड़ गए, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यही एजेंसी इनके साथ ताउन करती थी, जिसकी वजह से बड़ा काम भी मिनटों में हल हो जाता था। इसी दौरान साकिब बोला, मेरे ख्याल में हम बिलावजह परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हमें ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रहना और मास्टर प्लान की तलाश में आगे सफर करना है, जिसकी मालूमात हम डेविड श्राक से ले चुके हैं। लेकिन फौरी तौर पर हम सब लोग खतरे में हैं और हमारी निगरानी शुरू हो चुकी है। इमरान फिक्रमंदी के साथ अपने होंठ चबाते हुए बोला, नहीं, मेरे ख्याल में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा और साकिब की बात बिल्कुल सही मालूम होती है। बस हमें रातों रात यहाँ से नए हेडक्वार्टर मुंतकिल होकर आइंदा का लाहा अमल तय करना होगा और पाक सरजमीन को खैराबाद कहना होगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वापस पाकिस्तान लौटेंगे सलामती के परवाने लेकर। बस अब जल्दी से तैयारियां मुकम्मल करो, इतनी देर में मैं नई हेडक्वार्टर के इंतजामात मुकम्मल कर लूंगा। मास्टर खान ने दो टोक फैसला करते हुए कहा और सब अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। रात का अंधेरा चाहते ही मास्टर खान की रहनुमाई में गुरेला फाइटर्स के मेंबरान शहबाज अंकल को अलविदा करके जैसे ही बाहर निकले, खुफिया एजेंसी के एहलकार मकान को घेरे में ले चुके थे। होटल लगी गाड़ियां जमा होना शुरू हो गई थी। खुफिया एजेंसी के एहलकारों की स्टेन गन्ने गुरेला फाइटर्स की सीनों की तरफ उठी हुई थी। एक गाड़ी से ऐलान हो रहा था, खबरदार कोई भागने की कोशिश ना करे, किसी भी हरकत के जवाब में गन का मुंह खोल दिया जाएगा। और फिर बेबसी की हालत में मास्टर खान और गुरेला फाइटर्स ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे अपनों के हाथों गिरफ्तार होने पर जी वर्ल्ड वाइड का सरबराह प्रिंस एरियल इनकी बेबसी पर कह के लगा रहा हो, ओह मारे गए भैया, ये तो पाकिस्तानी एजेंसी के एहलकार हैं। हैंड्स अप की आवाज सुनते ही इमरान ने हाथ ऊपर उठाते हुए जुबैर के कान में सरगोशी की, वाकई तुम सही कह रहे हो, ये तो हमारे ही पाकिस्तानी भाई है, क्या अब हमें अपने भाइयों के हाथों मरवाया जाएगा? जुबैर ने मुसल्लह एहलकारों के चेहरों को बगौर देखते हुए कहा। यकायक इन सब की नजरें कर्नल नबील पर पड़ी, जो अपनी गाड़ी से उतर रहे थे, जिन्होंने अब तक इन सब का भरपूर साथ दिया था और अब गिरफ्तार करवाने में भी इन्हीं का हाथ नजर आ रहा था, क्योंकि इस वक्त वो ऑपरेशन की क़ियादत कर रहे थे। मास्टर खान, वो देखिए नबील अंकल, यकीनन इस ऑपरेशन की क़ियादत वही कर रहे हैं। वकास कदरे बुलंद आवाज में बोला, ओह मेरे खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो वाकई कर्नल नबील है, जिसने आज ही मुझे फोन करके होशियार रहने का मशवरा दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कर्नल नबील ऐसा कर सकता है, वो हमसे गद्दारी नहीं कर सकता, मैं उससे बात करूंगा। मास्टर खान ने हैरानी और परेशानी के आलम में कर्नल नबील की तरफ देखा और बात करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे। कर्नल नबील को अपनी तरफ आता देख कर रोक पे, कर्नल ये तुमने हमारे साथ क्या किया? कर्नल नबील के करीब आते ही मास्टर खान ने उनका सलाम के लिए बढ़ता हुआ हाथ थामते हुए कहा, खान ये वक्त बातों का नहीं, बातें किसी और दिन करेंगे, मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोगों की मुखबरी इसी घर से हुई है और इस ऑपरेशन की कमांड जानबूझकर मैंने ली है ताकि तुम लोगों को बाहिफाजत फरार का रास्ता दे सकूं, वरना दूसरी सूरत में तुम लोगों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के अहकामात दिए जा चुके हैं, क्योंकि जी वर्ल्ड वाइड ने हुकूमत के चंद बासर लोगों के साथ मिलकर तुम्हारी गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया है और इंशाल्लाह मेरे होते हुए इनका ये मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकेगा। लिहाजा तुम लोग फौरन ये इलाका छोड़ दो, हम थोड़ी बहुत तलाशी लेने के बाद इस मकान को क्लियर कर देंगे और आला हुकाम को ये तासुर देंगे कि इतला दुरुस्त नहीं थी या फिर वो हमारे आने से पहले ही फरार हो चुके थे। कर्नल नबील की गुफ्तगू जारी थी और मास्टर खान की आंखों में तशक्कुर के आंसू झिलमिला रहे थे। वो बोले, कर्नल मुझे खुशी है कि तुमने इस कड़े वक्त में भी हमारा साथ दिया है और मुझे यकीन था कि तुम हक का साथ दोगे। दूसरी तरफ कर्नल नबील मास्टर खान की बातों से बेनियाज जल्दी जल्दी अपने सिपाहियों को मकान में दाखिल होने और पोजीशनें लेने की हिदायत देने लगा। शायद मास्टर खान की तरफ से तारीफी कलमात और शुक्रिया के इजहार के जरिए वो अपने अजर को जाया करना नहीं चाह रहा था। गुरेला फाइटर्स के पहुंचे मेंबरान खुशी की मिली जुली कैफियत में कर्नल और मास्टर की बातें सुन रहे थे और वकास तो इतना मदहोश था कि अभी तक हैंड्स अप की पोजीशन में खड़ा था। अरे हाथ तो नीचे कर लो भाई, आप मरवाओगे क्या? क्या स्कूल में हाथ ऊपर करने की मशक कुछ ज्यादा ही कर ली थी? साकिब ने वकास का हाथ पकड़कर नीचे करते हुए कहा तो वकास ने जीवते हुए हाथ नीचे कर लिए। अब वो कर्नल नबील के साथ बातें करते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे और खुफिया एजेंसी के एहलकार पोजीशनें संभालते हुए मकान के अतराफ और छत पर पोजीशन ले रहे थे, जिनके साथ वीडियो कैमरा लिए एक शख्स एक एक जगह की वीडियो बनाता जा रहा था। शायद ये वीडियो आला हुक्काम को पेश करनी थी। सड़क पर आते ही कर्नल नबील ने इन सब को रुखसत किया और वापस शहबाज अली के मकान की तरफ बढ़ गए।
ताकि मुखबरी करने वाले फर्द की खबर ले सकें। वाह भाई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। सोसाइटी में वाकई एक आलीशान बंगले में पहुंचते ही ज़ुबैर ने खुशी से नारा लगाया, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं बल्कि सर छुपाने आए हैं। इमरान ने ज़ुबैर की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, सर नहीं बल्कि मुंह छुपाने के लिए कहो तो बेहतर होगा। साकिब ने मुस्कुराहट के साथ अपना बैग एक तरफ रखते हुए कहा, साकिब भाई आप ऐसे काम करते ही क्यों हैं जिसके बाद मुंह छुपाना पड़े। वकास ने साकिब पर जुमला कसा तो जवाब में साकिब अपना उतारा हुआ जूता लेकर वकास के पीछे दौड़ने लगा और मास्टर खान जो गहरी सोच में गुम थे यकायक हंस पड़े। मास्टर खान खैरियत तो है, आप अभी तक परेशान हैं? शुएब ने मास्टर खान के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार देखते हुए पूछा। हाँ, वो मुझे शहबाज अली की फिक्र खाई जा रही है। एक तो उसने हमें ठिकाना दिया और हम उसे तन्हा छोड़कर निकल आए। मालूम नहीं कर्नल नबील ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। मास्टर खान सोफे पर बैठते हुए बोले, मेरी खुद समझ नहीं आ रहा कि अंकल शहबाज के घर से किसने हमारी मुखबरी की है। शुएब ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। इसी दौरान मास्टर खान को मोबाइल फ़ोन बज उठा और दूसरी तरफ शहबाज अली बात कर रहे थे। हेलो खान, कैसी हो, खैरियत तो है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ क्या हाल है? मास्टर खान इशारतन ऑपरेशन की तफसीलात जानना चाहिए। सब खैरियत है, मेहमान जा चुके हैं और जाते जाते अपने साथ हमारे बावर्ची को भी ले गए हैं। कह रहे थे कि ये खबरें बहुत अच्छी सुनाता है, इसीलिए हम इसे भी साथ ले जा रही हैं। शहबाज अली ने भी एहतियातन खुफिया अल्फाज में तफसीलात बयान करते हुए कहा, जिसके जवाब में मास्टर खान ने उनके ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए लाइन मुनक़ता कर दी। सारी तला गलत थी, वहां तो कोई भी दहशतगर्द नहीं पाया गया। कर्नल नबील ने हुकूमत के आला अहदेदार को रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, जो पाकिस्तान के बजाय इसराइली मुफाद के लिए काम करता था। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में वो 5 बच्चे दरकार हैं जिन्होंने हमारा गैर मुल्की मेहमानों का जीना 2 बार किया हुआ है। कुछ करो कर्नल, कुछ भी करो, अपनी इंटेलिजेंस को दौड़ाओ, उनकी छुट्टियां खत्म कर दो, मगर मुझे वो छोकरे ला कर दो। हम किसी भी सूरत अपने मेहमानों को नाराज नहीं कर सकते। हुकूमती वजीर का इशारा मिस्टर ग्रेन शेरोफ की तरफ था, जो जी वर्ल्ड वाइड के बिलाल पी के सैमन का इंचार्ज था और इस वक्त उसके पास गुस्से में बपरा बैठा था और कर्नल नबील वजीर साहिब की मुनाफकत पर बीचताब खा रहा था। मिनिस्टर साहिब, अगर उन दहशतगर्दों को आप लोगों ने लगाम ना दी तो हम आपकी हुकूमत से तमाम वादे खत्म कर देंगे और अमेरिका और इसराइल से दुश्मनी लेने का मतलब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ग्रेन शेरोफ ने 2 टोक अल्फाज में धमकी देते हुए कहा तो कर्नल नबील गुस्से से खोलने लगा। अगर उसका बस चलता तो अभी उसका काम तमाम कर देता, मगर वो मसलहतन खामोश रहा और वापस लौट गया। क्या बात है भाई, साकिब नजर नहीं आ रहा, खैरियत तो है? नाश्ते के दौरान साकिब की अदम मौजूदगी पर मास्टर खान एक लम्हे के लिए चौंकते हुए बोले। वो दरअसल फजर की नमाज के बाद से ही उनकी छठी हीज उन्हें बेचैन कर रही थी, जिसको सुकून और चैन पहुंचाने के लिए वो अखबार खरीदने स्टॉप तक गए हैं। देखते हैं क्या खबर लाते हैं। देखते हैं क्या खबर लाते हैं। वकास ने दिलचस्प अंदाज में लहत लहक कर इतला दी तो मास्टर खान बोले, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब, अखबार खरीद में जाना? वकास ने मुस्कुराते हुए बेसाख्ता पूछा तो शुएब ने उसे गुस्से से आंखें दिखाएं जैसे ज्यादा बोलने से मना कर रहा हो। नहीं भाई, मेरा मतलब है कि इन हालात में इस तरह बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। हमें चेहरा और हुलिया तब्दील करके निकलना होगा और वो भी इंतहाई जरूरत के तहत, क्योंकि फिलहाल हम किसी टकराव की पोजीशन में नहीं हैं। मास्टर खान वकास की बात का बुरा माने बगैर समझाते हुए बोले, बिल्कुल ठीक। इमरान ने नाश्ता करते करते मास्टर खान की बात पर मुहर तस्दीक करते हुए कहा और इसी दौरान दरवाजे पर इत्तलाई घंटी बज उठी। ज़ुबैर ने दरवाजा खुला तो साकिब वो मारा का नारा लगाते हुए भागता हुआ अंदर आया और बोला, मुबारक हो भाइयों, मुबारक हो। जी वर्ल्ड वाइड ने पाकिस्तान में अपना नेटवर्क बंद कर दिया है। जबरदस्त, ये हुई ना बात, इसका मतलब है कि हम इनको खौफजदा करने में कामयाब हो चुके हैं। इमरान खुशी से उछलता हुआ बोला, अरे अरे मिस्टर, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। जमीन में गड़ा पड़ गया तो नुकसान कौन भरेगा? पहले खबर की तफसीलात सुन लो, फिर सारा उछलना भूल जाओगे। साकिब ने इमरान के सेहतमंद जिस्म पर जुमला कसते हुए खबर को और भी सनसनीखेज बना दिया। खैरियत तो है, तफसीलात में ऐसा क्या लिखा है? लाओ पहले मुझे अखबार दो, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। शुएब ने संजीदगी बरकरार रखते हुए साकिब के हाथ से अखबार ले लिया और पढ़ने लगा। बदनाम ज़माना अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर की पाकिस्तान से वापसी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर, जो पाकिस्तान में जी वर्ल्ड वाइड के नाम से काम कर रही थी, अवामी दबाव और हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान से अपनी सरगर्मियां खत्म कर चुकी है। हमारे तर्जमान के मुताबिक पिछले दिनों होने वाले धमाकों और पे दर पे नाकामियों और रुसवाइयों के बाद शायद अमरीकी कंपनी ने यह फैसला किया है, जबकि हुकूमत इसको अपना कारनामा करार दे रही है। सर भला ये क्या बात हुई? ये लोग खुद दावत दे देकर इन दहशतगर्द कंपनियों को बुलाते हैं और रुखसत होने पर भी इसको अपना कारनामा करार देते हैं। ज़ुबैर ने मास्टर खान से सवाल पूछते हुए कहा, बेटा दरअसल हमारे चंद नाम निहात बेदीन सियासतदानों ने दुनिया के लालच में इस मुल्क को गंदी सियासत की तरफ धकेल दिया है, वरना सियासत खुद कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक आइडियल सियासी जिंदगी गुजारी है,
जिसमें उन्होंने जंगें भी लड़ी हैं और सुलह भी की है, अदलो इंसाफ के उसूल भी मुतय्यन करके दिखाए हैं और हुकूमत भी करके दिखाई है। और आप सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहली इस्लामी रियासत मदीना मुनव्वरा उन्होंने ही कायम की थी, और फिर इस्लामी फतूहात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जिसके नतीजे में हज़रत उमर फारूक के दौर तक मुसलमान तकरीबन आधी दुनिया फतह कर चुके थे। और याद रखो, अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं और क़यामत तक रहेंगे, और शैतान का टोला भी क़यामत तक अल्लाह के शेरों से टकराता रहेगा और शिकस्त खाता रहेगा। बस कामयाब सिर्फ वो होगा जो मैदान में डटा रहेगा और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखेगा। सर, अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? वकास, जो बहुत इन हमाक से मास्टर खान की गुफ्तगू सुन रहा था, सवाल पूछा। वकास बेटा, अल्लाह की रस्सी दरअसल अल्लाह का कुरान है, जिसमें मुकम्मल निज़ाम हयात और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का नुस्खा मौजूद है। जो लोग इस इत्तेहादो इत्तफाक की रस्सी को छोड़कर फिरकों में बढ़ जाते हैं और रंगो नस्ल में तकसीम हो जाते हैं, वो बिल आखिर कमज़ोर होकर तबाह हो जाते हैं। मास्टर खान ने बहुत खूबसूरत अंदाज में समझाते हुए कहा और बोले, बहरहाल जी वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान छोड़ चुकी है, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम दुनिया को दिखाने के लिए या किसी से शाबाशी या तारीफ वसूल करने के लिए ये काम नहीं कर रहे, बल्कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानता है कि ये कारनामा किसका है। सर, इसका मतलब है कि अब हमें बहुत ज्यादा मुहताज रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन मैदान छोड़ चुका है। इमरान ने कदरे इत्मीनान के साथ पूछा। इमरान, याद रखो, दुश्मन जब जख्मी हो तो ज्यादा खतरनाक साबित होता है। यकीनन वो अपना तमाम काम समेट चुके हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, बल्कि कुछ अरसे के लिए, और इस दौरान वो सिर्फ हमारा पीछा करेंगे, और जब तक हमें जेर नहीं कर लेते वो दोबारा काम शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सकते। शुएब ने हकीकत पसंदाना तबसरा करते हुए कहा तो साकिब बोला, वैसे मजा तो अब आएगा जब वो हमें पाकिस्तान में तलाश कर रहे होंगे और हम उनके हेडक्वार्टर पर शबे खून मार रहे होंगे। साकिब ने इतने मजे से जुमला अदा किया जैसे वो दुश्मन से टकराने नहीं, बल्कि क्लिफ्टन के साहिल पर पिकनिक मनाने जा रहे हो। ओ भाई, जरा एहतियात से, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। हम वहाँ कोई खून खराबा करने नहीं जा रहे, बल्कि सिर्फ उस मास्टर प्लान को तलाश करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ मंसूबा नहीं बल्कि उसकी वो जज़ियात और तफसीलात भी मौजूद हैं जिसे हम अभी तक लाइल्म हैं। शुएब ने साकिब के अंदाज और मानी खैज जुमले पर गिरफ्त करते हुए कहा तो मास्टर खान बोले, हाँ भाई, शुएब बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि शुमाली कैरोलिना अमेरिका की एक पुरअमन रियासत है। ये अलग बात है कि वहाँ जी वर्ल्ड वाइड का सदर दफ्तर भी है, वहाँ पर जरा सी गलती भी अंजाम तक पहुँचा सकती है। लिहाजा हमें सिर्फ अपने काम से काम रखते हुए अपने मिशन की तकमील पर तवज्जो देनी होगी। इस सिलसिले में मैंने अपने एक पुराने साथी साइद मदनी को बुलाया है। इंशाल्लाह वो हमें ना सिर्फ मुकम्मल मालूमात फ्राहम करेंगे, बल्कि पूरा प्रोग्राम भी सेट करके देंगे। शुमाली कैरोलिना के वज़ाफ़ात में जी वर्ल्ड वाइड की आलीशान इमारत में इस वक्त दोपहर के खाने का वक्फा है, लेकिन टेलीफोन की घंटी मुसलसल बजी जा रही है। आखिरकार फोन उठा लिया गया। हेलो, साइमन स्पीकिंग फ्रॉम तल अवीव। इसराइली वज़ीर ख़ारजा मिस्टर एडमंड बोर्ग प्रिंस एरियल से बात करने की ख्वाहिश रखते हैं। फोन करने वाले ने निहायत शाइस्तगी के साथ जुमले अदा करते हुए कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्रिंस एरियल इस वक्त लंच पर हैं। आपको कुछ देर बाद दोबारा जहमत करनी होगी, अलबत्ता मैं आपका पैगाम पहुँचा दूंगा। दूसरी तरफ से जैसे ही माजरत खाना जवाब दिया गया, रिसीवर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अपने हाथ में ले लिया और गुस्से से चीखा, लंच को गोली मारो और प्रिंस एरियल से कहो कि एडमंड बोर्ग तुमसे फौरन बात करना चाहता है, वो तुम्हारी तरफ फारिग नहीं है। एडमंड बोर्ग का लहजा इतना खौफनाक था कि ऑपरेटर फौरन प्रिंस एरियल को पैगाम देने दौड़ पड़ा, और चंद लम्हों बाद प्रिंस एरियल फोन पर मौजूद था। यस सर, कैसे हैं आप? प्रिंस एरियल ने खुशगवार अंदाज में पूछा। मिस्टर एरियल, लगता है तुम लोगों के पास डॉलर कुछ ज्यादा आ गया है, या फिर तुम्हारा इस काम से दिल भर गया है, मिस्टर बोर्ग ने दुरुस्त लहजे में तंज करते हुए कहा। ओ मिस्टर एडमंड बोर्ग, लगता है आपका इशारा पाकिस्तान वाले वाक़े की तरफ है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो असाइनमेंट हमें काफ़ी महंगा पड़ा है। हमें दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हमारे बेहतरीन कमांडोज के साथ साथ हमारा जोनल हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया गया है। क्या आप हमारे नुकसान का अंदाजा कर सकते हैं? प्रिंस एरियल ने वजाहत पेश करते हुए कहा। प्रिंस एरियल, हमें सिर्फ काम चाहिए जिसका हम तुम्हें मुआवजा देते हैं। बहाने बनाने से काम नहीं चल सकता। दावे तो तुम्हारी एजेंसी बड़े बड़े करती है कि बड़े से बड़े मुजरम को जमीन के अंदर और समंदर की तह से पकड़ कर ला सकते हैं, और चंद लड़कों को पकड़ने में तुम्हारी तंजीम ही फेल हो गई है। ओ शिट! इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अपने दिल की बड़ास निकालते हुए खरी खरी सुना दी। मिस्टर बोर्ग, आप ज्यादती कर रहे हैं। आप हमारे क्लाइंट हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। आप हमारे काम को और पिछले कारनामों को अच्छी तरह जानते हैं। बकौल आपके ये लड़के इसराइल में घुसकर पूरा तल अवीव तबाह करके चले गए, और आपकी फौज और इंटेलिजेंस इनका बाल भी नहीं कर सकी, और आप हमसे कह रहे हैं कि हमारी तंजीम फेल हो गई। प्रिंस एरियल अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, लेकिन हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते मिस्टर एरियल। प्रिंस एरियल की सख्त गुफ्तगू ने वज़ीर ख़ारजा का दिमाग काफ़ी हद तक दुरुस्त कर दिया था, इसीलिए इस मरतबा वो नरमी से बोला, हम बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। हमने सिर्फ 3 माह के लिए अपना काम बंद किया है, नेटवर्क नहीं। हमारे एजेंट सारे काम छोड़कर सिर्फ गुरेला फाइटर्स की बू सूंघते फिर रहे हैं, और बहुत जल्द हम उन्हें ठिकाने लगा सकेंगे। इस सिलसिले में हमने पाकिस्तानी एजेंसियों की खिदमात भी हासिल की हैं।
हम बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। प्रिंस एरियल के तसल्ली भरे जुमलों के जवाब में एडमंड बोर्क ने ओके विश यू गुड लक कहा और फोन बंद कर दिया। साइद मदनी, इनसे मिलो, ये हैं हमारी टीम के गुरिल्ला फाइटर्स के बहादुर नौजवान, जिनकी तफसीरात मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। मास्टर खान ने अपने दोस्त साइद मदनी से गुरिल्ला फाइटर्स का तारुफ करवाते हुए कहा, जो मास्टर खान की दावत पर उनके घर रहनुमाई देने आए थे। ओ वेरी यंग बॉयज, ये तो बहुत छोटे हैं। मैं तो लंबे तड़ंगे और मजबूत जिस्म के नौजवानों का तस्वुर करके बैठा था। अच्छा भाई, मेरा नाम साइद मदनी है और मास्टर खान से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। ये जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, इन दिनों में अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से काम कर रहा था और तकरीबन पूरी दुनिया को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है और आजकल अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हूँ। कल मास्टर खान ने फोन करके मेरी खिदमत हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की और आप लोगों का तफसीली तारुफ और कारनामे अभी कुछ देर पहले मेरे गोश गुजार हो चुके हैं और अब मैं ये समझता हूँ कि मैं भी दीन की कोई खिदमत कर सकूँ, ये मेरे लिए एजाज की बात होगी। सईद मदनी ने अपना मुख्तसर तारुफ करवाया, जिसके जवाब में मास्टर खान ने बिला ताखीर गुरिल्ला फाइटर्स की हालिया कार्रवाई और मुस्तकबिल के इरादों का जिक्र कर डाला। गोया आप लोग भीड़ों के छत्ते में हाथ मारने का इरादा रखते हैं। सईद मदनी जी वर्ल्ड वाइड के हेड क्वार्टर का सुनते ही बेसाख्ता बोल उठे, भीड़ों के नहीं, बेड़ों के रेवड़ बोलने तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। वकास का चुलबुला दिमाग अल्फाज पकड़ने में माहिर था, लिहाजा चुप ना रह सका और सईद मदनी वकास को देखकर मुस्कुरा उठे जैसे हाजिर नमागी की दाद दे रहे हो। मेरा मतलब ये था कि ये एक बहुत खतरनाक मुहिम होगी, क्योंकि शुमाली कैरोलिना के लिए पाकिस्तान से कोई फ्लाइट नहीं जाती, इसलिए आपको 1 से 2 मुकामात पर रुकना पड़ेगा। यानी पहले आपको न्यूयॉर्क या वाशिंगटन पहुंचना होगा, वहां से आप आगे जा सकती हैं। अगर हम अमेरिका के अलावा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करें या हवाई जहाज के बजाय कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहें तो शुएब ने एहतियातन तदाबीर पेश करते हुए सवाल पूछा, क्योंकि पूरे अमेरिका में तो उनके खिलाफ सख्त सिक्योरिटी का जाल बिछाया जा चुका था। हाँ, यूरोप के रास्ते मुमकिन है। इसके लिए पहले आपको आयरलैंड, स्पेन या बरतानिया का सफर करना होगा। वहां से आपको बराह रास्त शुमाली कैरोलिना की फ्लाइट मिल सकती है। आयरलैंड से शुमाली कैरोलिना का फासला सिर्फ 6 घंटे का है और इसका टिकट तकरीबन 1,10,000 रुपए तक है। वहां से आप बहरी जहाज से भी सफर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे बहरी जहाज के जरिए आपको तकरीबन 2 हफ्ते समुद्र में सफर करना होगा, लेकिन हवाई जहाज के मुकाबले में ये महफूज और सस्ता रास्ता है। सईद मदनी के पास वाकई मालूमात का खजाना था, जिसे सारे मेम्बरान बहुत गौर से सुन रहे थे। सईद भाई, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम बिला रोक टोक आजादाना सफर कर सकें? मेरा मतलब है कि हमें मिशन के दौरान यूरोपीय मुमालिक या अमेरिका की रियासतों में सफर करना पड़ेगा। मास्टर खान वीजा पॉलिसी जानना जा रहे थे। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, लेकिन हर एक के लिए नहीं, बल्कि खास लोगों के लिए, यानी दूसरे मुमालिक के वजीर और सफीर या फिर खुसूसी दरखास्त पर मुख्तलिफ तिजारती और समाजी अदारे, NGOs और कभी कभार गैर मुल्की तलबा को भी ये राइज मिल जाती है। इसके लिए पूरे यूरोप में आज़ादाना सफर करने के लिए आपको शेंगेन वीजा लेना पड़ेगा, जबकि अमेरिका की रियासतों में आज़ादाना घूमने के लिए आपको बआसानी मल्टीपल एंट्री वीजा मिल सकता है। सईद मदनी ने इनकी मुश्किल वाकई आसान कर दी थी। आप इस सिलसिले में कहाँ तक हमसे तावन कर सकते हैं? शुएब ने पूछा। साबिक सफीर होने के नाते मेरे अमेरिकन और यूरोपियन सफारत खानों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सबसे पहले आपको किसी समाजी तंजीम NGO की रुकनियत हासिल करनी होगी। इसके बाद मेरा काम आसान हो जाएगा। और अगर आप लोग मेरा मशवरा माने तो बराए करम एक साथ सफर ना करें, बल्कि 3-3 के ग्रुप में सफर करें। इस तरह आप बहुत ज्यादा नजरों में आने से बच जाएंगे और एक दूसरे को कवर भी दे सकेंगे। सईद मदनी वाकई बहुत तजर्बाकार इंसान थे। उनके मशवरे पर सारे मेम्बरान इस बात में सर हिलाते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगले दिन साहब ने अपने हुलिये और चेहरे तब्दील किए और नए नामों और चेहरों के साथ नए कागजात तैयार करवाने का काम शुरू कर दिया। और मास्टर खान एक बड़ी NGO के लिए मुफ्त काम करने की जिम्मेदारी लेते हुए सारे मेम्बरान की मेंबरशिप हासिल कर ली और अगले हफ्ते सईद मदनी सब के वीजे तैयार करवा चुके थे। अब पाकिस्तान से रवानगी का मरहला दरपेश था। मास्टर खान गुरिल्ला फाइटर्स के मेम्बरान और सईद मदनी से मिलकर आइंदा का लाहे-अमल तरतीब ले रहे थे। बिल आखिर ये तय पाया कि पहले मरहले में शुएब, साकिब और इमरान यूरोप के रास्ते शुमाली कैरोलिना रवाना होंगे और इनके पहुंचने के बाद जरूरत पड़ने पर दूसरा ग्रुप रवाना किया जाएगा। अभी इनकी गुफ्तगू जारी थी कि अचानक दरवाजे की इतलाई घंटी जोरदार तरीके से बज चुकी, जैसे कोई बहुत जल्दी में बेदर्दी के साथ घंटी बजा रहा हो। सारे ही अफराद अचानक घबरा उठे और वकास जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ा और दरवाजे पर लगी डोर आई की मदद से बाहर देखा तो उसकी घबराहट दो चंद हो गई। उसने वापस आकर सबको बताया कि स्याह वर्दी में मलबूस 2 मुसल्लह अफराद दरवाजे पर मौजूद हैं। ये जुमला सुनते ही सब के मुंह से बेअख्तियार ओ मेरे खुदा की आवाज निकली और सब यकदम अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। क्या कह रहे हो तुम वकास? जुबैर की हलक से गुटी गुटी सी आवाज निकली। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यकीन आए तो खुद जाकर देख लो। उनकी कानों पर असलहा मैंने खुद देखा है, वकास ने यकीन दिलाते हुए कहा तो शुएब बोला, इसका मतलब है हमारी दोबारा मुखबरी हुई है और ये तो बाद में पता चलेगा कि मुखबरी किसने, क्यों और कैसे की। अलबत्ता अभी मसला ये है कि हमारे पास दिफाई सामान की कमी है, लिहाजा हमें फौरन यहाँ से फरार होने की कोई तरकीब सोचनी होगी।
लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं सिवाय मरकजी दरवाजे की, क्योंकि ये घर मेरे दोस्त मूसा काजमी का है जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है और मैं इस घर में पहले भी काफ़ी अरसा रह चुका हूँ। मास्टर खान ने शुएब की तजवीज़ को रद्द करते हुए कहा तो साकिब बोला, तो फिर ठीक है, हमें आने वाले मेहमानों से दो दो हाथ कर लेने चाहिए। हमने भी आखिर कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। मेरे ख्याल में साकिब बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम में से जिस जिसके पास जो जो दिफाई सामान है वो निकाल ले, हमें दिफाई हिकमत अमली के साथ फाइट करनी होगी। और ये कहते हुए शुएब ने अपना छोटा सा रिवॉल्वर निकाल लिया और शुएब का देखा देखी सब ने मुमकिन हथियार अपने अपने हाथ में ले लिए, जबकि सईद मदनी इस दौरान हक्का बक्का सारी सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे थे और इनके फड़कते होंठों को देख कर लग रहा था जैसे आलतू जलालतू आई बला टालतू का विर्द कर रहे हों, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इस किस्म की मार दाड़ वाली सूरत हाल का सामना नहीं किया था। अभी ये बातें हो ही रही थी कि दोबारा दरवाजे की तरह एक घंटी चीख उठी और इस मर्तबा घंटी के साथ जोर जोर से दरवाजा भी बजाया गया था, जैसे कह रहे हो कि दरवाजा ना खोला गया तो हम दरवाजा तोड़ भी सकते हैं। और फिर सारे अफराद जल्दी जल्दी पोजीशन संभालने लगी। इमरान तुम सोफे के पीछे और वकास तुम डाइनिंग टेबल के नीचे पोजीशन संभालोगे, जबकि जुबैर दरवाजे की ओर में खड़ा होगा और साकिब किचन में पोजीशन संभालेगा। मैं दरवाजे के कई पर्दे के पीछे अलर्ट रहूंगा और मास्टर खान दूसरे कमरे में हमें कवर देंगे, जबकि सईद मदनी साहब दरवाजा खुलेंगे। शुएब ने चंद लम्हों में फैसला करते हुए फौरन सबकी पोजीशनें तय कर दी। वो वाकई गुरेला जंग का माहिर था, क्योंकि गुरेला जंग में सबसे अहम चीज बरवक्त और सही फैसला होता है। क्या दरवाजा मुझे खोलना होगा? सईद मदनी ने घबराहट में थूक निगलते हुए कहा। सईद भाई आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको सिर्फ दरवाजा खोलकर ये पूछना है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। अगर वो तलाशी लेने का कहें तो आप उन्हें अंदर आने दी, बाकी काम हम संभाल लेंगे। बस एक काम जरूर कीजिएगा, अगर फायरिंग शुरू हो जाए तो फौरन जमीन पर लेट जाइएगा। मास्टर खान ने सईद मदनी की हिम्मत बनाते हुए कहा तो सईद मदनी डरते डरते आगे बढ़े और हिम्मत करते हुए उन्होंने एकदम दरवाजा खोल दिया और बाहर खड़े सुर्ख सुर्ख आंखों वाले इंसानों और इनकी बंदूक देखते ही वो फायरिंग से पहले ही जमीन पर लेट गए। यस मिस्टर ग्रेन शेरोफ, अब तक की क्या रिपोर्ट्स हैं? कोई कामयाबी हासिल हुई? जी वर्ल्ड वाइड के सरबराह प्रिंस एरियल ने मीटिंग के दौरान ग्रेन शेरोफ से रिपोर्ट लेते हुए कहा, जो कल ही पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचा था। यस सर, हमें कुछ जुज़वी कामयाबियां मिली और मुकामी प्राइवेट एजेंसियों के साथ मिलकर हमने कई छापे मारे, जिसकी तफसीली रिपोर्ट इस फाइल में मौजूद है। ग्रेन शेरोफ ने एक खूबसूरत सी फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा तो प्रिंस एरियल गुस्से से बुना उठा और बेदर्दी से फाइल हाथ में लेकर फौरन ही मेज पर पटकते हुए बोला, इन खूबसूरत फाइलों का मतलब होता है कि कोई काम भी नहीं हुआ। काम करने वाले फाइलें नहीं बल्कि कारकर्दगी पेश करते हैं। क्या समझिए आप मिस्टर शेरोफ? सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो चलावे नमा इंसान हैं और इनका इतलाती निज़ाम इतना मजबूत है कि वो कार्रवाई पढ़ने से पहले ही जगह छोड़ देते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि इस मरतबा वो बचकर नहीं जा सकेंगे। ग्रेन शेरोफ ने उम्मीद दिलाते हुए कहा तो प्रिंस एरियल बोला, आप 2 हफ्तों के दौरान कोई काम नहीं कर सके, अब आप मजीद कितने दिन चाहते हैं मिस्टर शेरोफ? 1 वीक मोर सर, इसी हफ्ते हम आपको गुड न्यूज सुनाएंगे। ओ भाई तेनू की हो गया? लगता है शायद तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए दरवाजा खोलते ही गिर गया। ओए संभालो इस साहिब को, मैं अकेले कैसे उठाऊंगा? तू तो बस मेरी शक्ल ही देखता जा नालायक। सईद मदनी के गिरते ही आने वाले दोनों अफराद घबरा गए और एक ने, जो गालबन गली का चौकीदार था, दूसरे को कुफनी मारते हुए पंजाबी लहजे में बोला, जो कंधे पर सफाई वाला वाइपर लटकाए हक्का बक्का खड़ा था। शुएब जो पर्दे के पीछे खड़ा सारी गुफ्तगू सुन रहा था, हंसते हुए पर्दे से बाहर निकल आया और इन दोनों के साथ मिलकर सईद मदनी को उठाकर सोफे पर लिटा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? ओ जी, मैं अल्लाह वसाया चौकीदार हूँ, ये जान असलम गली का स्वीपर है और आज खाना खिलाने की बारी आपके घर की है। हम तो सिर्फ खाना लेने आए थे, ये बड़े साहिब को पता नहीं क्या हो गया। चौकीदार ने चेहरों को देखते हुए पहले तारुफ और बाद में मुद्दा बयान किया तो बाकी लोग भी अपनी अपनी पोजीशन छोड़कर हंसते हुए दरवाजे पर आ गए, जबकि मास्टर खान सईद मदनी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। मिस्टर चौकीदार, पहली बात तो जी है कि हम लोग नए किराएदार हैं और दूसरी बात यह है कि हमने अभी तक खाना नहीं पकाया और तीसरी बात यह है कि दरवाजा बजाने का ये कौन सा तरीका है? जुबैर ने आते के साथ ही चौकीदार और स्वीपर पर चढ़ाई करते हुए कहा तो साकिब ने उसे रोकते हुए जेब से 100 रुपए निकाले और चौकीदार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई आज तो तुम होटल से खाना खा लो, आइंदा बारी हम जरूर तुम्हारे लिए मजेदार डिश तैयार करके रखेंगे। और ये कहने के साथ ही साकिब वकास को गद्दी से पकड़कर स्वीपर के कांधे पर लटके हुए वाइपर के करीब ले गया और बोला, अच्छा तो ये थी वो बंदूक जिससे तुमने हम सबको डराया था, यानी दिमाग जितना तेज है बिनाई उतनी ही कमजोर है जनाब की। चौकीदार और स्वीपर तो कुछ ना समझते हुए वापस मुड़ गए। अलबत्ता दरवाजा बंद करके चारों ने वकास की खूब बिरगत बनाई और वकास गलती हो गई की रट लगाते हुए पनाह की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगा और सबका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। थोड़ी देर बाद सईद मदनी भी होश में आ चुके थे और जब सारी सूरत हाल उनके गोश गुजार की तो वह शर्मिंदगी के साथ बगलें झांकने लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज, अमेरिकन एयरलाइन US ट्रिपल लाइन के जरिए आयरलैंड जाने वाले मुसाफिरों से गुजारिश है
कि गेट नंबर 5 के जरिए अपनी सीटों पर तशरीफ ले जाएं। जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार है। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में लगे खूबसूरत स्पीकर से एक निस्वानी आवाज मुसाफिरों को रहनुमाई दे रही थी। चलो भाई, बहुत बातें हो गई, अब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। और हाँ, मैं अहम और आखिरी हदायत एक मरतबा फिर दोहराता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकेंगे। मास्टर खान आखिरी हदायत देते हुए बोले, सबसे पहली बात तो यह है कि आप तीनों इंटरनेशनल दिफाही तंजीम पीस फॉर नेशन के न सिर्फ मेंबर हैं, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती भी हासिल है, बल्कि सहाफ़ी भी हैं। लिहाजा मौका महल के लिहाज से आप दोनों कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आपको हत्या अमकान लड़ाई बड़ाई से दूर रहना है। शक या गिरफ्तारी की सूरत में भी अपने इन्हीं कार्ड्स के जरिए अपना दिफा करना है। तीसरी बात यह है कि जिस मिशन पर आप तीनों जा रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी था कि आपको मुसलमान जाहिर ना किया जाए। लिहाजा अपने और अपने साथियों के नामों को अच्छी तरह दोहरा लीजिए और पुराने नामों को बिल्कुल भूल जाइए। और आखिरी बात यह है मिस्टर रॉबर्ट थॉमस और एली कि अब आप ज़ाहरी तौर पर चूँकि मुसलमान नहीं हैं, लिहाजा अपने कोलो फेल से भी इसका इजहार ना करें, बल्कि नमाज़ें और दीगर इबादत भी छुप कर अदा करें। मास्टर खान ने शुएब, साकिब और इमरान को बिलतरतीब रॉबर्ट, थॉमस और एलिक पुकारते हुए आखिरी जुमले अदा किए और इसके बाद सब एक दूसरे से अलविदाई मुसाफा करते हुए अलग हो गए। और ठीक 10 मिनट बाद त्यारा अपनी मुसीबत और बर्बादी का सामान उठाए टेक ऑफ कर चुका था। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। जहाज जैसे ही आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन के एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए जमीन से करीब हुआ, इमरान शहर की खूबसूरती का नजारा करते हुए बेसाख्ता बोल उठा। अभी वह हंसते मुस्कुराते एयरपोर्ट से बाहर निकल ही रहे थे कि शुएब चलते चलते एकदम ठटक गया और बाहर की तरफ इशारा करते हुए इमरान और साकिब को कुछ दिखाने लगा। वो देखो, बाहर कोई हम तीनों के नामों की तख्ती लिए हमारा मुंतजिर है। ओ, यूनिफॉर्म से तो वो सिक्योरिटी का बंदा मालूम होता है और इसने पुलिस कैप भी लगाया हुआ है। इमरान ने तख्ती उठाए शख्स का बगौर मुशाहिदा करते हुए कहा तो साकिब बोला, ओ भाई मेरे, ये तुम इमरान से एकदम वकास क्यों बन गई? वो सिक्योरिटी का बंदा नहीं बल्कि यूनिफॉर्म में टैक्सी ड्राइवर है। शायद किसी ने हमारे आने की इत्तला कर दी होगी और ये हमें लेने आ गया। ओहो, कितनी दफ़ा समझाया है कि एक दूसरे का सही नाम लो, वो इमरान नहीं एलक है, एलब। शुएब साकिब को गुस्से से गूलते हुए बोला, वैसे हमारे आने की इत्तला किसने की होगी? मास्टर खान ने या हमारी एनजीओ ने, या फिर ये कोई चाल है? शुएब एयरपोर्ट से निकलते निकलते जाने करीबी कुर्सियों पर बैठ गया और इसके साथ इमरान और साकिब भी बैठ गए। मिस्टर रॉबर्ट, अगर ये कोई चाल होती तो इतने घटिया तरीके से ना होती, बल्कि जहाज से उतरते ही हम सबको गिरफ्तार कर दिया जाता। और वैसे मुझे तो कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, आप बिला वजह डर रहे हैं। और वैसे मुझे तो कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, आप बिला वजह डर रहे हैं। साकिब ने शुएब को मुखातिब करते हुए मुतमईन करने की कोशिश की तो जवाब में शुएब फैसला कुन अंदाज में उठ खड़ा हुआ और एतमाद के साथ बाहर की तरफ चल पड़ा और इमरान और साकिब के साथ टैक्सी ड्राइवर की तख्ती के सामने जा खड़ा हो गया। वेलकम वेलकम अजीज मेहमानों, मैं आपको आयरिश गवर्नमेंट और अवाम की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। आपका नाम रॉबर्ट, थॉमस और एलिक ही है। टैक्सी ड्राइवर ने पुरतपाक अंदाज में इन तीनों का इस्तकबाल किया जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल जाए। यस ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल, हम वही अफराद हैं जिनके नामों की तख्ती आप उठाए खड़े हैं। लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप किसकी तरफ से आए हैं? शुएब ने टैक्सी ड्राइवर से सवाल पूछते हुए कहा, मैं आयरिश गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ और आप जितने दिन आयरलैंड क्याम करेंगे हमारे मेहमान होंगे। ड्राइवर ने तख्ती नीचे करके अब टैक्सी की तरफ चलना शुरू कर दिया था और उसके साथ वो तीनों भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। चोर की दाढ़ी में तिनका का मिसदाक शुएब को अब भी तसल्ली नहीं हुई। वो बोला, मेरा मतलब है कि आयरिश गवर्नमेंट सारे मुसाफिरों को छोड़कर हमारे साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों कर रही है, यानी सब कुछ फ्री? वो इसलिए कि गालबन आप लोग सहाफ़ी हैं या किसी खास इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। टैक्सी ड्राइवर ने इशारतन उन्हें समझाना चाहा। ओ आई सी, आप ने समझा कि ये सहाफ़ियों की खिदमत है ताकि आयरलैंड का नाम अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाए। शुएब मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल आप ठीक समझे, ये सहाफ़ी ही तो होते हैं जो किसी को हीरो से ज़ीरो बना सकते हैं। आयरिश गवर्नमेंट इस मामले में बहुत होशियार है। टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराहट का जवाब अपनी पेशावराना मुस्कुराहट के साथ देते हुए कहा, नहीं भाई, होशियार नहीं मेहमान नवाज कहो, क्योंकि हमें तो बड़ी खुशी मिली है आपकी सरजमीन पर कदम रखकर। साकिब ने खुश होते हुए उनकी मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी की तारीफ की। टैक्सी ने अब आहिस्ता आहिस्ता आयरलैंड की सड़क पर चलना शुरू कर दिया था। थैंक यू। टैक्सी ड्राइवर बहुत खुश अखलाक मालूम होता था। हमें आयरलैंड के बारे में कुछ बताओ भाई, इमरान ने दिलचस्पी से पूछा। हमारे मुल्क को 1921 में बरतानिया से आज़ादी मिली थी और खुदा के फजल से अब हम तरक्की के रास्ते पर हैं। इसके अलावा हमारे 6 इलाके अब भी बरतानिया के कब्जे में हैं, जिन्हें शुमाली आयरलैंड कहा जाता है। ये अलग बात है कि 1948 में हम बरतानिया के हक में इन इलाकों से दस्तबरदार हो गए थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ अच्छा नहीं हुआ था। ड्राइवर ने मुख्तसरन आयरलैंड की तारीख पर रोशनी डालते हुए कहा, इसका मतलब है कि बरतानिया ने माजी में खूब आलमी गुंडागर्दी मचाई रखी थी। जिससे भी पूछो वो यही कहता है कि हम बरतानिया के गुलाम रहे हैं। साकिब ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा,
आप लोग भी तो बरतानिया के जेरे तसल्लुत रहे हैं ना? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। हाँ, बरतानिया ने 100 साल तक हम पर हुकूमत की, फिर हमें काफ़ी जिद्दोजहद के बाद 1947 में आज़ादी मिल गई थी। शुएब ने मुख्तसरन जवाब देकर गुफ्तगू ख़त्म कर दी। उसे डर था कि अगर गुफ्तगू तवील हो गई तो बातों ही बातों में मुसलमान होने का राज फाश हो सकता है। लीजिए, आपकी क्याम का मेडिस्टी होटल आ गया है। ये कहते हुए उसने गाड़ी पार्क की और सामान उनके कमरे तक पहुंचा दिया। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त सरकारी मेहमान हैं। मैं इसी होटल में हूँ, आपको जब जरूरत हो इंटरकॉम के जरिए मुझे तलब कर सकते हैं। वैसे अभी आप आराम कीजिए, सुबह नाश्ते के बाद मैं आपको आयरलैंड की सैर करवाऊंगा। और वो गुड इवनिंग कहता हुआ रुखसत हो गया। रात भर बड़े मजे की नींद आई। सुबह वो टैक्सी ड्राइवर के साथ खुसूसी प्रोटोकॉल पर पूरे आयरलैंड का तफरीही दौरा कर रहे थे और खूबसूरत मुकामात की फोटोग्राफी और तारीखी हवाले मुरतब करते रहे। अलबत्ता इस दौरान वो मास्टर खान को अपनी हैरियत की इतला देना नहीं भूले थे। 2 दिन बाद वो एक मरतबा फिर डबलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुमाली कैरोलिना जाने के लिए तैयार खड़े थे। मिस्टर ग्रेनचेरोफ, आपने 1 हफ्ते की मोहलत तलब की थी कि आप बताएंगे कि इस दौरान आपने क्या कामयाबी हासिल की है। प्रिंस एरियल एक मरतबा फिर जी वर्ल्ड वाइड के दफ्तर में मिस्टर ग्रेनचेरोफ से रिपोर्ट ले रहा था। सर, सच्ची बात तो यह है कि उनके मुकाबले में हम फेल हो गए हैं। मैं अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। बराए मेहरबानी मेरा इस्तीफा कबूल कर लीजिए। मिस्टर ग्रेनचेरोफ शर्मिंदगी के साथ अपना इस्तीफा प्रिंस एरियल की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जिसके जवाब में प्रिंस एरियल सिर्फ उसे घूरता ही रहा। वो भी सख्त दबाव का शिकार नजर आ रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन खतरनाक लड़कों तक किस तरह रसाई हासिल करे। फिर वो सारे कोर कमांडर्स से मुखातिब होते हुए बोला, इस तरह इस्तीफे देने से काम नहीं चलेगा। हमें बहरहाल उन्हें पकड़ना होगा। उन्हें खत्म किए बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि मुझे उनके एक छोटे से मेंबर जिसका नाम गालबन वकास था के अल्फाज याद हैं। उसने कहा था, मिस्टर एरियल, बात बिल्कुल सीधी है। तुम आग हो, हम पानी। मतलब यह है कि तुम्हारा मकसद दुनिया में आग लगाना है और हमारा काम बुझाना है। तुम ईसाइयत और यहूदियत को दुनिया पर मुसल्लत करना चाहते हो और हम इस्लाम के गलबे के लिए काम करते हैं। तुम दुनिया को जुल्म से भरना चाहते हो और हम अमन के राही हैं। तुम लड़ाना जानते हो और हम मिलाना जानते हैं। तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो और हम इसे दोबारा जोड़ना चाहते हैं। तुम किराए के कातिल हो और हम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए बगैर मुआवजे के जिद्दोजहद करते हैं। हम अल्लाह से डरते हैं और तुम बंदों से डरते हो। बस यही वजह है कि तुम मौत से डरते हो और मौत हमसे डरती है। और वो लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा था। उसने जो कहा करके दिखाया। उसने ना सिर्फ हमारी लगाई हुई आग को बुझा कर दिखाया, बल्कि मौत को शिकस्त देकर भाग निकला, या शायद मौत उससे डर कर भाग गई। आखिर हमारे पास ऐसे एजेंट क्यों नहीं है? हमारी ट्रेनिंग में आखिर कौन सी ऐसी कमी रह गई है? आखिर तुम सबको क्या हो गया है? प्रिंस एरियल अब हज़ियानी अंदाज में चीखने लगा था। वो पागलों की तरह हाथों को मेज पर मार रहा था और खुद ही अपने हाथों को जख्मी कर रहा था। सारे कमांडर सहम गए। एक ने आगे बढ़कर पानी का गिलास प्रिंस एरियल की तरफ बढ़ाया तो वो भी एक झटके से दूर जा गिरा और किरची किरची हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून। अब से कुछ ही देर बाद हम अमेरिका की खूबसूरत रियासत शिमाली कैरोलिना में लैंड करने वाले हैं। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मुसाफिरों से दरख्वास्त की जाती है कि बराए करम अपनी सीट बेल्ट बांध लें। जहाज में लगे स्पीकर से किसी हवाई मेज़बान की हदायत गूंजने लगी और शुएब ने जल्दी जल्दी इमरान और साकिब को उठाना शुरू कर दिया, जो 6 घंटे की फ्लाइट के दौरान ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे। थॉमस एलिक, उठो भाई, हम शिमाली कैरोलिना पहुंच चुके हैं। शुएब की आवाज़ सुनते ही दाएं बाएं बैठे इमरान और साकिब एकदम सीधे होकर बैठ गए और फिर सब अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधने लगे। इंटरनेशनल रीजनल एयरपोर्ट नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। एयरपोर्ट पर सामान की तलाशी के दौरान एयरपोर्ट का अमला मुसाफिरों को खुश आमदीद कह रहा था। शुएब, साकिब और इमरान अपने सामान के साथ लाइन में खड़े थे कि 2 पुलिस अफसरान जिनकी पैंट के साथ रिवॉल्वर लटकता साफ नजर आ रहा था, तेजी से इन तीनों के करीब आए और बोले कि आप ही मिस्टर रॉबर्ट, थॉमस और एलिक हैं। शुएब खतरे को बांध दिया था, लेकिन उसे मास्टर खान का जुमला अच्छी तरह याद था कि कोशिश करना कि लड़ाई बड़ाई से दूर रहो और अपने कार्ड्स इस्तेमाल करो। वो बोला, यस पुलिसमैन, हम ही रॉबर्ट, थॉमस और एलिक हैं। तो फिर आप तीनों हमारे साथ सिक्योरिटी रूम चलिए। ये कहते हुए उनमें से एक आगे और दूसरा उन तीनों के पीछे पीछे चलने लगा। सारे मुसाफिर इन तीनों को घूर घूर कर हैरत से देख रहे थे। आप तीनों इन नशिस्तों पर तशरीफ रखिए और हमारे सवालात के सही सही जवाब दीजिए। याद रखिए, आपका ताउन हमारे और आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, हम लोग सहाफ़ी हैं और इंटरनेशनल PFN NGO के नुमाइंदे हैं। आप हमसे आखिर और क्या पूछना चाहते हैं? शुएब ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा तो पुलिस अफसर ने दो टोक लहजे में पूछा, क्या तुम वही लोग नहीं हो जिन्होंने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में तबाही मचाई थी? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इमरान का दिल अचानक उछलकर हलक में आ गया, मगर उसने हैरत भरे लहजे में इजहार करते हुए कहा तो पुलिस अफसर ने दूसरा हमला किया, क्या तुम वही नहीं जिन्होंने पाकिस्तान में ब्लैक वाटर को नाको चने चुबवा दिए और उनका हेडक्वार्टर तबाह कर दिया? अब की मरतबा साकिब भी मचल उठा और किसी भी किस्म की कार्रवाई से पहले उसने शुएब की तरफ देखा, लेकिन वहां भी अजीबो गरीब कैफियत का सामना था। और क्या तुम्हारा ताल्लुक गुरिल्ला फाइटर्स से नहीं है?
इस आखिरी सवाल ने गोया इनके जिस्मों से खून निचोड़ लिया। इन तीनों को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उन तीनों को चूहेदान में बंद करके हमला कर दिया हो। इन तीनों को यह एहसास हो चुका था कि वो वाकई बुरी तरह फंस चुके हैं और अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही दिफा करने के लिए हथियार दस्तयाब है, यानी सिर्फ हाथ पांव का इस्तेमाल ही मुमकिन है। लेकिन बड़े मुकाबिल जदीद असलहे से लेस थे जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था। देखें, आप हम पर इस तरह बेबुनियाद इल्जामात लगाकर हमें खौफजदा करने की कोशिश ना करें। हम वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। और याद रखिए, हमारी तंजीम इंटरनेशनल रफाही अदारा है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा तंजीम होने का भी एजाज़ हासिल है। अगर आप लोगों ने हमें मजीद परेशान करने की कोशिश की तो हम आगे तक भी जा सकते हैं। इमरान ने दोनों पुलिस एहलकारों को अपनी कमजोर दलीलों के सहारे बातों में लगाने की कोशिश करते हुए खुफिया अंदाज में शुएब को इशारा दिया कि तुम कार्रवाई कर सकते हो। और फिर जैसे ही शुएब उन पर हमला करने के लिए परचोला, एक पुलिसमैन ने जल्दी से अपना रिवॉल्वर निकालकर शुएब के हाथ में दे दिया और शुएब समेत तीनों हक्का बक्का उन एहलकारों की शक्लें तकने लगी जो अचानक अपने जारहाना अंदाज तब्दील करके अब हाथ मारे खड़े थे। आप तीनों हमें माफ कीजिए, हमारा मकसद हरगिज आपको खौफजदा करना नहीं था, बल्कि सिर्फ इस बात की तस्दीक करना था कि आप तीनों वही हैं जिनसे मिलना हमारे लिए किसी एजाज से कम नहीं। इन दोनों में से एक पुलिसमैन जिसने रिवॉल्वर पेश किया था माजरत खाना अंदाज में बोला, देखें जनाब, पहले आपने सिर्फ हमें परेशान किया था मगर अब आपने हमें हैरानों परेशान कर दिया है। बराए करम आप खुलकर वजाहत करें कि आप लोग कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं। साकिब ने दो टोक अंदाज में ऐसे सवाल पूछा जैसे वो अब तक पूछे गए सवालात से लाइल्म हों, क्योंकि अक्सर व बेशतर इस तरह के नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करके एजेंसियां अपने दुश्मन से बहुत कुछ उगलवा लेती हैं। साकिब का जुमला मुकम्मल होते ही दूसरा पुलिसमैन बोला, मेरा नाम आदम और इसका नाम यूसुफ है और हमारा ताल्लुक तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन से है और हमें आपके यहाँ पहुँचने की इत्तला हमारी तंजीम अलकारिया के सरबराह हसन त्रिमजी ने दी थी और हमें ये हदायत दी गई कि आने वाले मेहमानों से हर मुमकिन ताउन किया जाए। पुलिसमैन जैसे जैसे तफसीलात बताता जा रहा था, तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैलती जा रही थी और ये तो ज़बरदस्त एडवेंचर हो गया, यानी आप दोनों ने तो हमारा खून खुश्क कर दिया था। इमरान मुस्कुराते हुए बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ और गले मिलते हुए बोला। साकिब के मुंह से बेअख्तियार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज जारी हो गए और फिर सब बाहम गले मिलने लगे। लेकिन आप लोग यहाँ पुलिस में कैसे? शुएब के जहन में बहुत सारे सवालात खुलबुला रहे थे। वो रिवॉल्वर वापस करते हुए बोला, ये कोई हैरानी की बात नहीं, हमारे हजारों एजेंट और कारकुन मुख्तलिफ नामों से पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा इतलाती नेटवर्क बहुत वसी और मुनज़्ज़म है। OIC, शुएब ने हैरत से होंठ सिकरते हुए कहा तो दूसरा पुलिसमैन बोला, हम इस वक्त मुसलमान बनकर नहीं बल्कि एडम और जोसेफ के नाम से अमेरिका के शहरी हैं और गुज़िश्ता 5 साल से एयरपोर्ट पुलिसमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं। हमारे अलावा यहाँ और भी कई लोग हैं जो तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत खूब, यानी आदम से एडम और यूसुफ से जोसेफ, कमाल कर दिया आप लोगों ने भाई, वंडरफुल। शुएब ने खुलकर दाद देते हुए कहा तो एडम बोला, अब आप लोगों का यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं, आप लोग फौरन यहाँ से रवाना हो जाएं। बाकी बातें हम ड्यूटी से फारिग होने के बाद होटल में करेंगे। और हाँ, होटल से याद आया, हमने आप लोगों के आने से पहले ही आपके कमरे क्वीन होटल में बुक करवा दिए हैं। बकिया तफसीरात आपको होटल पहुँचकर मिल जाएंगी। और आधे घंटे बाद तीनों अपना सामान उठाए क्वीन होटल की अजीम उश्शान इमारत में दाखिल हो रहे थे। खुदा की पनाह, इन एडम और जोसेफ ने तो हमारा खून खुश्क कर दिया था और अगर वो दोनों हकीकतन हुकूमत के बंदे होते तो मारे गए थे यार। इमरान ने होटल के कमरे में पहुंचते ही सामान बिस्तर पर डालते हुए कहा तो शुएब बोला, हाँ वाकई वो दोनों मारे गए थे। क्या मतलब है आपका? मैं उनकी नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। इमरान ने हैरानी से शुएब की तरफ देखते हुए कहा जो बड़े इत्मीनान से जूते उतार रहा था, हाँ भाई सच कह रहा हूँ, हम तो शायद बाद में मारे जाते लेकिन पहले वो दोनों मारे गए थे। अगर वो एडम साहब बर वक्त सच ना उगलते क्योंकि मैं उन दोनों को निशाने पर ले चुका था। शुएब ने मुस्कुराते हुए कहा तो साकिब बोला, वैसे एडम ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में दे दिया, अगर वो मजीद देर करता तो उन दोनों के साथ साथ हमारा भी काम खराब हो जाता। भाई तुम दोनों को आखिर क्या हो गया है? जब से होटल आए हो बिल्कुल गलत तबसरे कर रहे हो, एडम की नादानी को भी अक्लमंदी का नाम दे रहे हो। अरे मेरे भाई, ऐसे मौका पर जब मंदे मुकाबिल गलत फहमी का शिकार हो और आपको दुश्मन समझकर हमला करना चाह रहा हो, आप अपने हथियार की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या समझेगा? यही ना कि वो मारना चाह रहा है। मैं तो पहले ही समझा था कि उसने मेरे इरादे को भांप लिया है और अपना रिवॉल्वर निकाल कर मुझ पर हमला करने वाला है। बस यूं समझ लो कि सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे अपना प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा, वरना एक लम्हा भी ताखीर होती तो मैंने हमला कर देना था और फिर बाकी सब काम खराब हो जाता और मास्टर खान अलग नाराज होते। शुएब ने एडम की तरफ से होने वाली गलती की वजाहत की तो साकिब ऐसे इस बात में सर हिलाने लगा जैसे उसने पहले इस पहलू पर गौर न किया हो। हम होते तो मास्टर खान नाराज होते ना, ये तो वही बात हो गई कि माँ बच्चे से बोली कि बेटा छत से नीचे उतरा, अगर गिर गया तो घर में घुसने ना दूंगी। इमरान ने शुएब की जुमले पर जुमला कसा तो साकिब और शुएब भी हंस पड़े। वैसे एक बात जरूर है, एडम ने गलती की हो या ना की हो, मगर इस वक्त हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं।
इमरान के जुमले से साकिब और शुएब की हंसी को ब्रेक लग दी। वो क्या मिस्टर एलिक? शुएब ने फौरन इमरान की तरफ मुतवज्जा होते हुए पूछा। मेरा मतलब है कि हमने अभी तक मास्टर खान से इस बात की तस्दीक नहीं की कि हसन त्रिमजी और फिर हसन त्रिमजी से एडम और यूसुफ तक इतला क्यों कर मुमकिन हुई। हो सकता है ये भी एक चाल हो और हमें फंसाया जा रहा हो। आपका क्या ख्याल है मिस्टर रॉबर्ट? इमरान ने कहा तो शुएब बोला, कहते तो तुम भी दुरुस्त हो, लेकिन अगर बिलफर्ज हमें फंसाया जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हम फंस चुके हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बुक किए हुए होटल के कमरे में मौजूद हैं, जहां यकीनन हमारी आवाज़ें भी रिकॉर्ड हो रही होंगी, जो सबूत के लिए काफ़ी होंगी और भागने के रास्ते भी मसदूद हो चुके होंगे। इस दौरान शुएब ने आगे बढ़कर कमरे की खिड़की का पर्दा हटाते हुए बाहर झांका तो ठटक कर रह गया, क्योंकि नीचे पुलिस की 6-7 कारें जिनके ऊपर नीले और सुर्ख रंग की बत्तियां तेजी से जल बुझ रही थी, होटल के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और पुलिस एहलकार अपना असलहा उठाए पोजीशन संभालते हुए होटल की तरफ बढ़ रहे थे। मास्टर, आपकी तबीयत तो ठीक है? जुबैर ने मास्टर खान को सुबह सुबह परेशानी की हालत में इधर उधर टहलते देखा तो पूछा। हाँ भाई, तबीयत तो ठीक है, अलबत्ता तशवीश ये है कि उन तीनों की अभी तक कोई इतला नहीं आई। मालूम नहीं इस वक्त कहाँ होंगे। मास्टर खान तशवीश भरे लहजे में बोले तो वकास उनकी आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे से निकल आया और बोला, मास्टर कल रात ही तो उनसे बात हुई थी, अभी खैर से चमाली कैरोलिना पहुंचे होंगे, कहीं ठिकाना पकड़ेंगे तो फ़ोन भी काट देंगे, वैसे भी अभी वक्त ही क्या हुआ है। वकास ने मास्टर खान की तवज्जो घड़ी की जानब मबजूल करवाते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इतला देने में कौन से हाथी घोड़े लगते हैं, कम अज कम इंसान परेशानी से तो बच जाता है। मास्टर खान की तशवीश बिल्कुल बजा थी, जिसे देखते हुए जुबैर ने जल्दी से मोबाइल उठाया और शुएब का फ़ोन मिलाने लगा। फ़ोन की बेल मुसलसल बज रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और फिर बिलाखिर शुएब की आवाज़ सुनाई दी, जो इंतहाई शोर की वजह से बहुत धीमी थी। ओ माय गॉड, लगता है हम बाकी गलती कर चुके हैं, यहाँ तो बेशुमार पुलिस आई हुई है। शुएब खिड़की का पर्दा छोड़कर पीछे हटते हुए बोला तो इमरान और साकिब जल्दी से खिड़की की तरफ लपके और फिर सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा करते हुए शुएब की तरफ देखने लगे। हम इस वक्त 10वीं मंजिल पर हैं, पुलिस को ऊपर पहुंचने में 2 से 3 मिनट जरूर लगेंगे। मेरे ख्याल में कमरे में रहने की बजाय हमें छत की तरफ जाना चाहिए, शायद कोई खुफिया रास्ता या लिफ्ट मिल जाए। ये कहते हुए तीनों ने जल्दी से अपने जूते उठाए और दरवाजा खोलकर छत की तरफ भागे और 5 मंजिलें चढ़ने के बाद अब वो छत पर पहुंच चुके थे, जहां इंतहाई तेज हवा उन्हें उड़ाए दे रही थी और कैफियत यह थी कि सांस तेजी से फूल रही थी और पसीने जारी थे। मिस्टर रॉबर्ट, शायद तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। साकिब ने शुएब की तवज्जो उसके मोबाइल की तरफ दिलाई, जो काफी देर से चीख रहा था। हाँ, 1 मिनट देखता हूँ। एलेप, तुम सीढ़ियों की तरफ नजर रखो और थॉमस, तुम यहाँ से फरार का कोई दूसरा रास्ता तलाश करो जब तक मैं फोन अटेंड कर लूँ। हो सकता है मास्टर का हो। ये कहते हुए शुएब ने जेब से मोबाइल निकाला तो वहाँ मास्टर खान का नंबर जगमगा रहा था। मोबाइल की रोशनी ने रात के अंधेरे में यकदम उजाला सा कर दिया था। हेलो रॉबर्ट स्पीकिंग, शुएब ने हाँफते हुए कहा तो दूसरी तरफ से जुबैर बोला, हाँ रॉबर्ट, ये लो मास्टर खान से बात करो। बेटा, तुम लोग कैसे हो? खैरियत से पहुंच गए? कोई मसला तो नहीं हुआ? और ये शोर क्यों हो रहा है? मास्टर खान ने एक ही सांस में 3-4 सवालात पूछ डाले। यस सर, हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन शायद हमारी मुखबरी हो गई है। हम इस वक्त कोइन होटल में ठहरे हुए हैं, जिसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। हम इस वक्त पनाह की तलाश में होटल की छत पर हैं। शुएब ने मुख्तसरन सारी सूरत हाल बयान की, जिसके जवाब में मास्टर खान की तशवीश भरी आवाज़ उभी। ओ नो, ये तो बड़ी बुरी खबर है, लेकिन पहले ये बताओ कि हसन त्रिमजी के बंदों से तुम्हारी मुलाकात हुई या नहीं? मास्टर, आप इतनी बड़ी और अहम इतला हमें अब दे रहे हैं। काश आप ये इतला हमें पहले दे देते, तो शायद हम इतनी बड़ी परेशानी का शिकार भी ना होते। शुएब बात करते करते तकरीबन रूहान सा हो गया। ये अलग बात है कि मास्टर खान के जुमले से उसे एक खुशी का एहसास भी हुआ, लेकिन इसके साथ साथ देर से इतला मिलने पर गुस्सा और झंझराहट उसके लहजे से अयां थी। और फिर वो इसी दौरान साकिब और इमरान को भी आवाज़ें देने लगा। थॉमस, एलेक, इधर आ जाओ, मास्टर खान का फ़ोन है। एडम और जोसेफ की भी तस्दीक हो गई है। साकिब और इमरान भी तकरीबन भागते हुए शुएब के पास पहुंच गए। इधर आ जाओ, मास्टर खान का फ़ोन है। एडम और जोसेफ की भी तस्दीक हो गई है। साकिब और इमरान भी तकरीबन भागते हुए शुएब के पास पहुंच गए और खुशी से आपस में तालियां मारने लगी। बेटा, दरअसल मेरी कल रात ही हसन त्रिमजी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप बेफिक्र रहें, हमारे बंदे ना सिर्फ उनको रिसीव कर लेंगे, बल्कि रहायश और दीगर इंतजामात का बंदोबस्त भी हो जाएगा। और मैं मुतमईन हो गया। और इतला कैसे देता? तुम लोग तो सफ़र में थे। मास्टर खान ने भी मुख्तसरन ताखीर से इतला का जवाब पेश किया तो शुएब की झंझराहट काफ़ी कम हो चुकी थी। वो बोला, सर, हम उनके दोनों बंदों से मिल चुके हैं और उन्हीं के फराहम करदा होटल में मुकीम हैं। पुलिस की गाड़ियां देखते ही हमारा शक यकीन में बदल गया था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब लगता है कि मामला शायद कुछ और है। सूरत हाल कंट्रोल में आते ही हम दोबारा राब्ता करेंगे, ओके। और फिर उन्होंने छत से एक मरतबा फिर नीचे झांका तो वहां चंद पुलिस वाले 2 आदमियों को गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा रहे थे और वापसी की तैयारियां हो रही थी। दत तेरे की, इसे कहते हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी मुफ्त में इतने खार हो गए। इमरान ने पुलिस को जाता देखकर साकिब की पीठ पर एक दब जमाते हुए कहा तो साकिब बोला,
अच्छा तो तुम खार होने के भी पैसे लेते हो क्या? अरे भाई ये क्या बेगाना दीवाना और खार क्या रट लगा रखी है। 2 लफ्ज शुक्र पढ़ो और नीचे चलो वरना कोई नई कहानी खड़ी हो जाएगी। शुएब ने दोनों को नीचे का रास्ता दिखाते हुए कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। और कुछ ही देर बाद वो मास्टर खान को खैरियत की इत्तला दे रहे थे। कमरे का दरवाजा मुसलसल तीसरी मरतबा खटखटाया गया था। इमरान और साकिब नहा धोकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि आंख लग गई, जबकि शुएब अभी तक बाथरूम में घुसा हुआ था। तीसरी मरतबा दरवाजा बजने पर इमरान उठ गया। दरवाजा खुला तो सामने एडम और जोसेफ सादा लिबास में मौजूद थे, जबकि उनके हाथों में खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें भी नजर आ रही थी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कोई परेशानी तो नहीं हुई? एडम ने आते ही जोरदार आवाज में हाय कहा तो साकिब भी उठकर बैठ गया और शुएब भी जल्दी से बाहर आ गया और सब एक दूसरे से मुसाफा करने लगे। खैरियत कहाँ ब्रदर? हम जैसे ही यहाँ पहुंचे पुलिस ने होटल को घेर लिया और हम छत पर भाग गए। इमरान ने मुख्तसरन कारगुजारी सुनाई तो जोसेफ बोला, हमें पता चला है कि 1 घंटा पहले यहाँ पुलिस आई थी, लेकिन वो तो होटल में होने वाले एक झगड़े की इत्तला पर आई थी। आप लोग क्यों डर गए? ब्रदर जोसेफ, हम भी इंसान के बच्चे हैं, लिहाजा डर भी सकते हैं। साकिब ने जोसेफ के अजीबोगरीब सवाल का अदू-बदू जवाब देते हुए कहा तो एडम हंसते हुए बोला, हमारा मतलब है कि आप लोगों से तो ब्लैक वाटर जैसी एजेंसियां भी खौफ खाती हैं और आप पुलिस की 6-7 गाड़ियों से खौफजदा हो गए। आप लोगों के लिए तो अलग फोर्स बनानी पड़ेगी और वो भी नाकाम हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम एहतियातन इधर उधर हो गए थे। ऐसे मौकों पर एहतियात जरूरी होती है। शुएब ने जल्दी से असल बात गोल करते हुए कहा तो एडम और जोसेफ भी बिल्कुल बिल्कुल कहते हुए मेज पर खाने पीने की अशिया निकालने लगे। रात काफी हो चुकी थी, जबकि इमरान और साकिब का तो वैसे भी भूख से बुरा हाल था, लिहाजा साहब ने मिलकर पूरी मेज साफ कर डाली और अब सॉफ्ट ड्रिंक से दिल बहला रहे थे। वैसे कल आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? खाने के बाद एडम ने सवाल पूछा। कल हमारा प्रोग्राम सिर्फ घूमने फिरने का है और बस। लेकिन आप लोगों की तो कल भी ड्यूटी होगी ना? इमरान ने पूछा तो वो दोनों बोले, कल ड्यूटी जरूर है मगर आज कल नाइट शिफ्ट चल रही है। फर्स्ट टाइम हम आप लोगों के साथ होंगे। ओके। और फिर वो सब कल सुबह 10 बजे का वक्त तय करके रुखसत हो गए। जैसा कि आप हजरात को बता चुका हूँ कि आज हम सब यहाँ इस अहम इजलास में इसलिए शरीक हैं ताकि हम बाहमी मशवरे से ऐसी ठोस हिकमत अमली तय करें जिससे वो 5 लड़के हमारे हाथ आ जाएं। क्योंकि ये बात तो तय है कि जब तक वो 5 मौजूद हैं हमारा नेटवर्क मजबूत नहीं हो सकता और ना बरकरार रह सकता है। जी वर्ल्ड वाइड के सरबराह प्रिंस एरियल ने हाई कमान के इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा तो एक कमांडर बोला, सर सबसे पहले उन 5 की निशानदेही जरूरी है, तभी मामला आगे बढ़ सकता है और इसके लिए हमें कारिंदे, जासूस, एहलकार और मुखबरों के अलावा प्राइवेट और सरकारी एजेंसियों और अदारों को 2 और 2 4 की तरह ठीक करना होगा। मैं समझता हूँ कि ये सब उनकी नाअहली की वजह से है। इसके बाद मिस्टर गिरेन शेरोफ गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बोले, सर मुझे लगता है हमारे कुछ बंदे उनके साथ मिले हुए हैं और हमें डबल क्रॉस कर रहे हैं, वरना वो किसी तरह बचकर भाग सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें उन काली बेड़ों को निकाल बाहर करना होगा, वरना हम इसी तरह वक्त ज़ाया करते रहेंगे और वो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे और ये भी मुमकिन है कि वो हमारे दूसरे जोन्स पर असरअंदाज हो जाएं। तजावीज़ और मशवरे मुसलसल जारी थे। मीटिंग के अख्ताम पर एक दूसरा सीनियर कमांडर वनडूफ जो काफ़ी गहरी सोच में बैठा था अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोला, मिस्टर एरियल, मैं समझता हूँ कि ये सब फजूल बातें हैं। हमने इससे पहले भी मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर इस किस्म की बातें करके सिर्फ वक्त ज़ाया किया है। पूरी की पूरी टीम की सफाई भी हम कर चुके हैं। अब मसला वही है जिसकी तरफ सबसे पहले इशारा किया जा चुका है, यानी इन 5 को ट्रेस करना। इस सिलसिले में अगर हम गौर करें तो हमें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है और वो है इंटरनेट। यकीनन वो सब भी इसी जरिए को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्लानिंग और इतरात को तरतीब देते हैं, क्योंकि यही सबसे महफूज और आसान जरिया है। गो कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का माहिर नहीं, लेकिन फिर भी वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि हम अगर इस सिलसिले में माहिरीन के मशवरे से कुछ कोशिश करें तो हम ना सिर्फ उनके गिरेबान में हाथ डाल सकते हैं बल्कि उनकी सरपरस्ती करने वाले अफराद की भी खोज कर सकते हैं। दूसरी सूरत में हम ये बताने से भी कासिर हैं कि वो इस वक्त कहाँ है। हो सकता है कि वो पाकिस्तान में हो और ये भी मुमकिन है कि वो इस वक्त शुमाली कैरोलिना में घूम रहे हो और हो सकता है कल वो हमारे इसी हेडक्वार्टर की जड़ें हिला रहे हो। कमांडर वनटूफ का आखिरी जुमला इतना करवा था कि प्रिंस एरियल समेत सारे कमांडर थूक निकलते हुए सीधे होकर बैठ गए। तो फिर ठीक है, हम ये जिम्मेदारी कमांडर वनटूफ की ही सुपुर्द करते हैं। वो इस सिलसिले में तमाम मसाइल बरोए कार लाते हुए माहिरीन की टीम से मशवरा करेंगे और 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेंगे। मिस्टर एडम, ये कौन सी जगह है? यहाँ पर तो बड़ी कदीम इमारतें और सरकारी दफातर नजर आ रहे हैं। साकिब ने पुरानी इमारतों पर नजर दौड़ाते हुए पूछा। ये यहाँ की मशहूर स्ट्रीट है और यहाँ सब पुरानी इमारतें हैं, लेकिन इससे भी दिलचस्प यहाँ का इलाका ड्रहाम सिटी है, जहाँ तकरीबन 300 साल कबल यानी 17वीं सदी के गढ़ बने हुए हैं, जो वाकई देखने से ताल्लुक रखता है। और शुमाली कैरोलिना का दारुल हुकूमत रैलीग है, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। इसकी करीबी रियासतों में कोलंबस, वर्जीनिया और जॉर्जिया वगैरह शामिल हैं। मिस्टर एडम ने साकिब को तफसीली मालूमात फराहम करते हुए कहा। मुख्तलिफ मुकामात की सैर करते करते अब भूख सताने लगी थी। मिस्टर जोसेफ ने बताया कि हम दोपहर का खाना लाइट हाउस पर खाएंगे।
जी का हेडक्वार्टर यहाँ से कितनी दूर है मिस्टर जोसेफ? शुएब को सबसे ज्यादा दिलचस्पी हेडक्वार्टर देखने की थी, इसीलिए फौरन सवाल पूछ लिया। वो शहर से कुछ फासले पर है, हम खाने के बाद आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। दोपहर के खाने के बाद वो एक मर्तबा फिर शुमाली कैरोलिना की सड़कों पर घूम रहे थे और अब उनका रुख जी के हेडक्वार्टर की तरफ था। रास्ते में एक सड़क से गुजरते हुए एडम ने बताया, इस स्ट्रीट का नाम राइट ब्रदर्स स्ट्रीट है। ये उन दो भाइयों के नाम से मौसूम है जिन्होंने हवाई जहाज ईजाद किया था, और इसी सड़क के करीब ही उन दोनों भाइयों की रहायश भी थी। वो ठीक आधे घंटे बाद अपने मतलूबा हदफ तक पहुंच चुके थे। यहाँ ट्रैफिक बहुत कम थी, लेकिन फिर भी काफी देर तक वो दूर ही दूर से उनके हेडक्वार्टर का जायजा लेते रहे, जिसे बड़े खूबसूरत अंदाज में कैमोफ्लेज करके छुपाया गया था। लेकिन गुरिल्ला फाइटर्स की अकाबी नजरों ने तमाम जगहों को अपने जहन में बिठा लिया। वो दोहे की बाढ़ आप देख रहे हैं, वहां से जी वर्ल्ड वाइड का ट्रेनिंग एरिया शुरू हो जाता है, या यूं कह लें कि वो बाढ़ उनका बॉर्डर है। उसके करीब चिड़िया भी पार नहीं मार सकती। बहुत सख्त हिफाजती हिसार उनकी तरफ से कायम किया गया है। मिस्टर जोसेफ लोहे की बाढ़ के बारे में तफसीलात बता रहे थे कि शुएब ने बेख्याली में एक पत्थर उठाकर बाढ़ की तरफ उछाल दिया, जो सीधा जाकर बाढ़ से टकरा गया। पत्थर के टकराते ही बाढ़ से एक जोरदार आवाज बरामद हुई और चिंगारियां उड़ने लगी, और फिर हर तरफ जोर जोर से सायरन बजने लगे, जिसे सुनते ही चारों तरफ से स्याह वर्दी में मलबूस सिक्योरिटी एहलकार दौड़ते हुए आते दिखाई दिए। मिस्टर जोसेफ ने घबराकर शुएब की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों कि तुमने ये क्या कर दिया, और शुएब अपनी छोटी सी गलती पर हाथ मलता रह गया। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। और 10 सिक्योरिटी एहलकारों ने पांचों को घेरे में लेते हुए हाथ ऊपर उठाने का हुक्म दिया, तो साहब ने जल्दी से दोनों हाथ ऊपर उठा दिए कि कहीं जालिम के बच्चे फायर न खोल दें। सर माफ कीजिएगा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, जो कुछ हुआ वो बेख्याली में हुआ है। जोसेफ ने आने वाले एहलकारों से मुख्तसर अल्फाज में माजरत चाही तो एक करख्ती से बोला, जो बात भी करनी है ऑफिसर के सामने करो, यहाँ चीख कर हमारा दिमाग और अपना गला खराब ना करो। और जोसेफ ने ओके कहते हुए सिक्योरिटी ऑफिसर के दफ्तर की जानब कदम बढ़ा दिए, और बाकी तमाम अफराद भी इनके पीछे चल दिए। आप लोगों को मालूम है कि आपने कितनी भयानक गलती की है और कहाँ की है। सिक्योरिटी ऑफिसर ने पांचों को देखते ही गुस्से में दाढ़ लगाई। सर बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी की हदूद के बाहर खड़े थे, लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस जगह की संगीनी का कतई एहसास नहीं था, इसीलिए बेध्यानी में उन्होंने एक छोटा सा पत्थर खींच मारा जो गलती से हिफाजती जंगले से टकरा गया। एडम ने ऑफिसर की दाढ़ का निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, आप क्या काम करते हैं और आपके मेहमानों का ताल्लुक कहाँ से है? सिक्योरिटी ऑफिसर ने कदरे सख्ती का मुजाहिरा करते हुए पूछा तो एडम बोला, आमतौर पर ऐसे मौके पर मैं अपना तारुफ नहीं कराता, लेकिन आपने खुद पूछ लिया है तो बता देता हूँ। ये कहते हुए एडम ने अपना पुलिस कार्ड उस सिक्योरिटी ऑफिसर के सामने रख दिया, जिसे देखते ही उसकी सुकड़ी हुई पेशानी यकदम स्पॉट हो गई और वो मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए बोला, अगर ये तारुफ ऑफिस से पहले करवा देते तो शायद आपको इतनी जहमत ना उठानी पड़ती। मैंने कहा ना, मैं अपने जाती मामलात में पुलिस कार्ड इस्तेमाल नहीं करता। ये देखिए ट्रैफिक चालान जो कल ही तेज रफ्तारी पर काटा गया है, क्या पुलिस वालों का ये चालान कर सकता है? मिस्टर एडम ने जेब से एक पर्चा निकालकर सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो वो हैरत से बोला, लेकिन मिस्टर एडम पुलिस को तो तेज रफ्तारी की खुसूसी इजाजत हासिल है, फिर ये चालान कैसा? जी हाँ, लेकिन उस वक्त मैं अपने जाती काम से जा रहा था, ना कि सरकारी काम से। मिस्टर एडम ने अपनी पुरतखीर गुफ्तगू से सिक्योरिटी ऑफिसर को घुमा कर रख दिया था। वो माजरत करता हुआ ना सिर्फ उन्हें बाहर तक छोड़ने आया, बल्कि उनकी गाड़ी रवाना होने तक वहीं खड़ा रहा। मिस्टर एडम, आपने तो कमाल कर दिया। सिक्योरिटी ऑफिसर वाकई परेशान हो गया था। कार में बैठते ही इमरान ने मिस्टर एडम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो एडम बोला, मैं वाकई अपना कार्ड और चालान पेपर पेश ना करता, लेकिन मुझे खदशा था कि अगर मैं उन्हें मुतासिर करके बातों में ना उलझा सका तो ये मजीद तफ्तीश करने हमें हेडक्वार्टर के अंदर ले जाएंगी, और फिर आप लोग भी तफ्तीश की जद में आ जाते और यूं बात खराब हो जाती। वैसे मिस्टर रॉबर्ट, आपको क्या हो गया था? आप नींद में थे या आपने बेख्याली में पत्थर मारा था? मिस्टर जोसेफ ने शुएब को अभी तक संजीदा देखते हुए छेड़ा। मेरे ख्याल में मिस्टर रॉबर्ट एक पत्थर से पूरा हेडक्वार्टर उड़ाना चाह रहे होंगे, या फिर हो सकता है उस पत्थर पर इन्होंने कुछ पढ़कर फूंका हो। साकिब ने भी शुएब का मूड दुरुस्त करने के लिए अज़राए मजाक कुछ कहना चाहा, लेकिन दरमियान में ही शुएब ने साकिब की बात काटते हुए कहा, ये तुम लोगों को क्या हो गया है, कैसी बातें करने लगे हो? अगर मैं वो पत्थर हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए फेंका था तो इसमें हैरत और मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? अगर कुछ पढ़कर फूंक कर फेंका था तब तो बिल्कुल भी हंसने वाली बात नहीं। हमारे नजदीक ये मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये कोई मुश्किल काम नहीं। क्या आप लोग ये बात भूल चुके हैं कि गज़वा बदर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार के लश्कर की तरफ मुट्ठी भरकर रेत फेंकी तो वो उनकी आंखों में जा पड़ी, और वो 1000 का लश्कर सिर्फ 313 मुजाहिदीन से शिकस्त खा गया। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि वो रेत तुमने नहीं फेंकी बल्कि हकीकतन हमने फेंकी। और वो अब्रहा का हाथियों वाला लश्कर जब खाना काबा को डाने आया तो किस तरह मारा गया? बम और गोलों से नहीं, बल्कि कमजोर और हकीर सी अबाबिलों की छोटी छोटी कंकरियों से, जो मेरे फेंके गए पत्थर से यकीनन छोटी होंगी।
और दूर क्यों जाएं, अफगानिस्तान, कश्मीर और फलस्तीन में छोटे छोटे बच्चे अपने पत्थरों से दुश्मन का किस तरह बर्ता निकालते हैं, वो सब क्या है और किसके भरोसे पर है। अफसोस ये है कि हमारा अल्लाह पर ईमान कमज़ोर हो गया है, या शायद हम खुद कमज़ोर हो गए हैं। शुएब शिद्दत जज्बात में कह रहा था और सब हक्का बक्का उसकी शक्ल देख रहे थे। हाँ, मैंने वो पत्थर जानबूझकर फेंका था। सब ने एक मरतबा पलटकर शुएब की तरफ देखा, जहां डेरो इत्मीनान उसके चेहरे से झलक रहा था। दोपहर के 4 बजे वो क्वीन होटल के गेट तक पहुंच चुके थे। कार से उतरने के बाद वो तीनों एडम और जोसेफ को खुदा हाफिज कहकर होटल की तरफ बढ़ गए। शुएब ने जाते जाते पलटकर कार की तरफ देखा तो वो दोनों अभी तक उनकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहे थे। उन्हें मुस्कुराता देखकर शुएब वापस पलट आया और एडम और जोसेफ से बोला, हम गुरेला फाइटर्स ने हमेशा 5 के ग्रुप में रहकर काम किया है। इस वक्त हम 3 हैं। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहें तो आज रात 12 बजे अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद आप हमारी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें खुशी होगी। शुएब की ऑफर सुनते ही दोनों की आंखों में नमी उतर आई, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी सादत मिल गई हो। और फिर जैसे ही शुएब वापस जाने के लिए पलटा तो जोसेफ बोला, मेरे जुमले से आपको यकीनन तकलीफ पहुंची होगी, जिसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल का जवाब अगर आप दे दी तो मेरी ड्यूटी खैरियत से गुजर जाएगी, वरना मैं परेशान ही रहूंगा। वो क्या? शुएब ने हैरत से पूछा। मेरा मतलब है, क्या वो पत्थर आपने वाकई हेडक्वार्टर तबाह करने के लिए फेंका था? मिस्टर जोसेफ का सवाल सुनकर शुएब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो बोला, इसका जवाब आपको आज रात 12 बजे मिलेगा। और ये कहते हुए वो खरामा खरामा होटल की इमारत में दाखिल हो गया। रात का खाना खाने के बाद वो तीनों एक मरतबा फिर सर जोड़े बैठे एडम और जोसेफ का इंतजार कर रहे थे। यार 12 बजने वाले हैं और अभी तक एडम और जोसेफ का कोई पता नहीं है। एलेक्स, जरा तुम फोन करके तो पूछो। शुएब ने इमरान को मुखातिब करते हुए फोन करने के लिए कहा तो साकिब बोल उठा, भाई थोड़ा इंतजार कर लो, वो आ रहे होंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है। और फिर जैसे ही 12 बजे शुएब ने एक मरतबा फिर इमरान को फोन करने का इशारा किया, लेकिन इस मरतबा भी साकिब बोल उठा, ए भैया वो 12 बजे ड्यूटी से फारिग हुए होंगे, अब यहाँ पहुंचने में उन्हें कुछ वक्त तो लगेगा ना। और जब 12:15 बजे तो शुएब के सबर का पैमाना लबरेज होने लगा और वो मोबाइल उठाकर खुद ही एडम का नंबर मिलाने लगा तो साकिब हंसने लगा। मिस्टर थॉमस, ये हंसने का कौन सा मौका है? शुएब ने साकिब को हंसते देखा तो आंखें दिखाते हुए गुस्से से बोला, माफी चाहता हूँ। वो दरअसल हंसी इसलिए आई थी कि तीसरी दफा आपको फोन से मना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे महसूस हो चुका था कि वो दोनों होटल में आ चुके हैं और जितनी देर में इमरान दरवाजा खोलेगा वो पहुंच चुके होंगे। साकिब ने शुएब की तरफ देखते हुए हंसते हुए बात मुकम्मल की तो शुएब खुद ही गुस्से में उठकर दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने एडम और जोसेफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर रॉबर्ट, हम ताखीर पर माजरत चाहते हैं क्योंकि हमारा ड्यूटी टाइम ही 12 बजे तक था, लेकिन आप ये बताइए कि आपको हमारी आमद की इत्तला किस तरह मिली? यानी दरवाजा खटखटाने से पहले ही आपने दरवाजा खोल दिया या फिर आप गुस्से में दरवाजे पर ही हमारे इंतजार में खड़े थे? मिस्टर जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाब में शुएब मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर ले आया और साकिब की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये सब कारस्तानी मिस्टर थॉमस की है जो हमें इस तरह की खुफिया इत्तला कबल अज़ वक्त दे देते हैं। इसकी छठी इस वाकई कमाल की है मगर काम कभी कभी करती हैं। ओह वंडरफुल, हमें पता चला था कि आप में से कोई एक है जो कबल अज़ वक्त इत्तला देकर हैरान कर देता है। आज अमली तजर्बा भी हो गया, यानी आपको पता चल गया कि हम दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। मिस्टर एडम ने कहका लगाते हुए साकिब से हाथ मिलाया तो साकिब बोला, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, मुझे नहीं मालूम कैसे मेरे जहन में कोई बात आ जाती है और वाकई वो दुरुस्त निकल आती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि मैं आपको बता सकूं कि आइंदा क्या होगा। एडम और जोसेफ इस वाक़े को काफी इंजॉय कर रहे थे, जबकि शुएब और इमरान के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। लिहाजा शुएब बोला, अच्छा दोस्तों, हम अपनी मीटिंग का आगाज करते हैं। सबसे पहली बात यह कि हमारा आज का दौरा, जिसका मकसद जी वर्ल्ड वाइड के हेडक्वार्टर का मुकम्मल जायजा लेकर यह तय करना था कि हम वहाँ किस तरह दाखिल हो सकते हैं, मुकम्मल हो चुका है। अब हमें इस मुकम्मल सूरत हाल को देखकर आइंदा की हिकमत अमली तय करनी होगी। आज के दौरे में सबसे अहम बात यह थी कि उनका हेडक्वार्टर जिस जबरदस्त तरीके से कैमोफ्लेज किया गया था वो हैरान कुन था, जिसकी वजह से हम उनके हेडक्वार्टर का सही तौर पर जायजा भी नहीं ले सके। इमरान ने ब्लैक वाटर्स की सलाहियत का इतराफ करते हुए कहा तो एडम बोला, मिस्टर एलक, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो कुछ देखा है वो उनके हेडक्वार्टर का 10वां हिस्सा भी नहीं था। अब भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी नजरों से ओझल है, जो उनकी पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। आप लोग इस तरह अंदाजा करें कि उनके हेडक्वार्टर का रकबा हजारों एकड़ पर मुहित है और इसी में उनका ट्रेनिंग एरिया भी है। एडम की बात खत्म होते ही शुएब बोला, मेरे ख्याल में बात सिर्फ रकबे और कैमोफ्लेज की नहीं, बल्कि मसला ये है कि उनका दिफाई और सिक्योरिटी निज़ाम हैरत अंगेज है, जिसकी एक झलक आप और मैं देख चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज रहे। लेकिन मेरे तज्जिये के मुताबिक उनके दिफाई हसार को तोड़ना तो बहुत मुश्किल काम है। मिस्टर रॉबर्ट, आपने कहा था कि आप 12 बजे वाली मीटिंग में हमें बताएंगे कि आपने वास्ती बाढ़ की तरफ जानबूझकर पत्थर क्यों उछाला था। क्या बाकी आप उसे तबाह करना चाह रहे थे? पत्थर के मामले में शुएब की रूहानी तकरीर के असरात अब तक साथियों पर कायम थे। सवाल सुनकर शुएब ने मुस्कुराकर चारों की तरफ देखा और बोला, भाइयों, हम उसे तबाह करने नहीं बल्कि कोई राज चुराने आए हैं।
फिर भला मैं क्यों उसे तबाह करने के लिए पत्थर या बम फेंकूंगा? वो तो आप मसले को समझे बगैर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे थे, इसलिए अपना और आपका ईमान ताज़ा करने के लिए एक बात की थी कि अल्लाह के लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं। अलबत्ता पत्थर मैंने इरादतन इसलिए फेंका था ताकि मैं ये अंदाज़ा कर सकूं कि क्या हम उस बाढ़ को किसी तरह अबूर कर सकते हैं या नहीं। पत्थर मैंने इरादतन इसलिए फेंका था ताकि मैं ये अंदाज़ा कर सकूं कि क्या हम उस बाढ़ को किसी तरह अबूर कर सकते हैं या नहीं। और पत्थर फेंकने से अंदाज़ा हुआ कि उसे काटना या फलांगना आसान नहीं। अगर मैं ऐसा ना करता तो आइंदा कार्रवाई में उस पत्थर की जगह हम बाढ़ से चिपके होते। शुएब की बात सुनकर कोई सर खुजाने लगा और कोई एक दूसरे की बगलें झांकने लगा। मिस्टर रॉबर्ट, आपने बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम किया। वाकई बाढ़ की इस हद दर्जा ज़मीनी का तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। मिस्टर एडम ने शुएब की बात की तायीद करते हुए कहा तो शुएब बोला, फिर ये बात तो फिलहाल नामुमकिन है कि हम हेडक्वार्टर में दाखिल हो सके, लिहाजा कल हमें दोबारा कुछ सोच विचार के बाद कोई दूसरी राह निकालने की तदबीर करनी होगी। आप लोगों का क्या ख्याल है? तमाम अफराद शुएब की तायीद करते हुए इस बात में सर हिलाने लगे, लेकिन साकिब मुसलसल मेज पर रखे अखबार की तरफ टिकटिकी बांध कर देख रहा था और यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी और ख्याल में गुम हो। मिस्टर थॉमस, खैरियत तो है? तुम हमारी बात सुन रहे हो ना? शुएब ने साकिब का शाना हिलाते हुए कहा। उसे अंदाजा हो रहा था कि साकिब ने पूरी मीटिंग में कोई गुफ्तगू नहीं की। हाँ बिल्कुल खैरियत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कल तक मीटिंग मुखर करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम बासानी हेडक्वार्टर में दाखिल हो सकते हैं। वो अब भी अखबार की तरफ देख कर बात कर रहा था, जिसे देखकर शुएब और इमरान का भी माथा ठनका। मगर वो कैसे? सब ने एक साथ पूछा। इस अखबार के जरिए साकिब ने सामने रखे अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ इशारा करते हुए कहा तो शुएब बोला, मिस्टर थॉमस यार कभी संजीदा भी हो जाया करो, भला अखबार के जरिए हम अंदर कैसे जाएंगे? मेरी चिट्ठी इसने पूरी मीटिंग के दौरान 6 मरतबा मुझे अखबार का इशारा दिया है। मुझे लगता है इसी अखबार से कोई रास्ता निकलेगा। साकिब ने अखबार का इसरार जारी रखा तो शुएब ने लपक कर अखबार उठा लिया और जल्दी जल्दी एक एक सफ़ा तमाम लोगों में तकसीम कर दिया और बोला, अगर इसकी छठी इसने कुछ इशारा दिया है तो यकीनन अखबार की दाल में कुछ काला जरूर होगा। और साकिब समेत सब मिलकर तेजी से अखबार का जायजा लेने लगे और आधे घंटे की मेहनत के बाद शुएब की नज़र एक इश्तहार पर पड़ी जो जी वर्ल्ड वाइड की तरफ से दिया गया था, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माहिरीन को इंटरव्यू के लिए तलब किया गया था। पुरकशिश तनख्वाह और मराद का भी जेल में तस्करा था। ओ ज़बरदस्त, मिल गया, रास्ता मिल गया। ये देखो, जी वर्ल्ड वाइड की तरफ से इश्तहार आया है जिसमें IT माहिरीन को तलब किया गया है और मेरे ख्याल में हम इमरान को इस इंटरव्यू के लिए भेज सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो इन सब को हैरान कर देगा और इस तरह हम उनके कंप्यूटर जोन तक भी बासानी पहुंच जाएंगे। शुएब का जुमला खत्म होते ही साहब ने मिलकर साकिब को कुर्सी समेत उठा लिया और इसे कामयाबी पर मुबारकबाद देने लगे। नीचे रख दो, गिर जाऊंगा की रट लगाते हुए इमरान नीचे की तरफ जोर लगाने लगा। कुर्सी नीचे रखते ही इमरान साकिब को गद्दी से पकड़ते हुए बोला, वाह बहुत खूब, यानी तुम अपनी छठी हिस्से मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हो। 2 पहले ही पाकिस्तान बैठे हैं, अब तुम दोनों भी यहाँ रुक जाओगे और मुझे अकेले अंदर बेचकर बाहर मजे करोगे। नहीं भाई, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। और सब हंसते हुए इमरान के शिकंजे से साकिब को छुड़ाने लगे, जो अपनी गर्दन इमरान मोटे के हाथ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आप अपना तारुफ करवाइए और अपनी तालीमी दस्तावेजात हमारे हवाले कीजिए। जी वर्ल्ड वाइड की तरफ से 5 स्टार होटल में होने वाले इंटरव्यू सेशन में इमरान भी पहुंचा हुआ था। 6ठे नंबर पर उसे बुलाया गया तो उसने अपनी मुख्तसर सी दस्तावेजात पेश की और अपना मुख्तसर तारुफ करवाते हुए बोला, मेरा नाम एलेक है, जॉन एलेक, और मैं इंटरनेशनल NGOs के लिए काम करता हूँ जिसका नाम PFN है। और आप जानते हैं कि PFN अक़वाम मुत्तहिदा की सरबरस्ती में काम करती है। वैसे मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है, इमरान ने पाकिस्तान का नाम आखिर में लेते हुए कहा। तो इंटरव्यू पैनल पर मौजूद तमाम अफराद, जिसमें ब्लैक वाटर का कमांडर वनटूफ भी शामिल था, एक दूसरे की तरफ मानी खैज नजरों से देखने लगी। आपकी दस्तावेजात बहुत मामूली किस्म की हैं और आपकी उम्र भी बहुत कम है, हम आपको गैर मौजू समझते हैं। वनटूफ ने दस्तावेजात का बगौर जायजा लेते हुए कहा, जहाँ कोई बड़ी डिग्री या सर्टिफिकेट नुमाया नहीं था और वैसे भी पाकिस्तान का नाम सुनते ही वो मजीद बात नहीं करना चाह रहा था। उसका इरादा मुतजल्दज देखते ही इमरान ने उसे फांसने की कोशिश की और बोला, सर मैंने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान से जान छुड़ाई है और अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहता। मजहबी असीबत, लसानियत और लड़ाई झगड़ा वहाँ का मामूद है। मुसलमान से लड़ रहा है। अब मैं मुस्तकिल अमेरिका में रहना चाहता हूँ और वैसे भी मेरे ख्याल में आपको काम चाहिए, ना कि दस्तावेजात। मुझे यकीन है कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। मैं वो कुछ कर सकता हूँ जो शायद PhD वाले भी ना कर सकें। इमरान ने आखिरी तीर बड़ा जबरदस्त फेंका था जो सीधा निशाने पर लगा और वनटूफ इमरान का मजाक उड़ाते हुए बोला, ठीक है मिस्टर एलेक, फिर आपको अमली तौर पर साबित करके दिखाना होगा कि आप किसी PhD होल्डर से भी ज्यादा माहिर हैं। चलो शुरू हो जाओ। इमरान ने 15 मिनट की मोहलत तलब करते हुए करीबी कंप्यूटर की तरफ इशारा किया जो उसे फौरन फराहम कर दिया गया
और कुछ ही लम्हों बाद उसकी उंगलियां तेजी से कंप्यूटर के कीबोर्ड पर हरकत कर रही थी और तमाम अफराद हैरत से उसकी जादुई उंगलियों को देख रहे थे जो मक्की के पर से तेज मुतहरक थी और आंखें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। 10 मिनट बाद उसने स्क्रीन से नजर उठाई और बोला, सर आप तमाम हजरात के सामने कंप्यूटर्स मौजूद हैं जिसकी स्क्रीन को मैं नहीं देख सकता। यकीनन उस पर कुछ सवालात रोशन हैं जो आप हर उम्मीदवार से पूछ रहे हैं, लेकिन आपने मुझसे नहीं पूछे क्योंकि आपके ख्याल में मैं इन सवालात के जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ मैं सवालात के जवाबात दे सकता हूँ बल्कि वो सवालात भी आपको बता सकता हूँ जो आप मुझसे पूछने जा रही हैं, क्योंकि मैं आपके नेटवर्क में घुस चुका हूँ और आपकी स्क्रीन पर मौजूद सवालात मेरी स्क्रीन पर जाहिर हो चुके हैं। इमरान का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वनटूब समेत 5 अफराद अपनी सीटों से उछल पड़े और गैर यकीनी अंदाज में हैरत से इमरान का चेहरा तकने लगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? नौजवान, तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो, ऐसा होना नामुमकिन है। वनटूब ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान बोला, ठीक है तो फिर आप खुद ही देख लीजिए। ये कहते हुए इमरान ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन का रुख इंटरव्यू लेने वाले अफराद की तरफ फेर दिया, जिसे देखते ही सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। अब वो कभी स्क्रीन पर मौजूद सवालात और कभी इमरान के चेहरे को तकते जा रहे थे और इमरान अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए इत्मीनान से बैठा उनके चेहरे की बदलती रंगत को देखकर महसूस हो रहा था। ओ नो, इसने तो वाकई कर दिखाया, व्हाट अ सरप्राइज। वनटूब के बराबर में बैठा एक अफसर हैरत से चीखते हुए बोला, लेकिन ये तुमने किया कैसे मिस्टर एलेक? वनटूब ने हैरत से पूछा। सर, ये मेरी बरसों की मेहनत है और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डिग्रियों से कुछ नहीं होता, बल्कि मतलूबा टारगेट हासिल करना असल कमाल है और मुझे यकीन है कि मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। इमरान ने इत्मीनान से जवाब दिया तो वनटूब दीगर अफसर से सरगोशी करने लगा, जैसे हतमी फैसले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक इमरान की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, तुमने वाकई हमें हैरान कर दिया है और हम सब की राय तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी है, मगर हम हतमी ऐलान तमाम इंटरव्यूज के बाद ही कर सकेंगे। अब आप जा सकती हैं, विश यू गुड लक। ये कहते हुए वनटूब बेअख्तियार इमरान से हाथ मिलाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इंटरव्यू पैनल पर मौजूद दीगर 4 अफसरान भी ताज्जुब और हैरत की मिलीजुली कैफियत के साथ वनटूब को देखने लगे, जो न सिर्फ एक नौकरी के उम्मीदवार बल्कि एक पाकिस्तानी नौजवान को अलविदा करने के लिए अपनी सीट से उठ गया था। वो वनटूब का देखा देखी खुद भी खड़े होने लगे और दूसरी तरफ वनटूब को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लिहाजा वो फौरन बैठने लगा। इस अजीबोगरीब उठक बैठक को देखकर, जिसमें अब चारों अफसरान खड़े और वनटूब बैठ चुका था, इमरान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबा रहा था। उसे अंदाजा हो रहा था कि वो बड़ी खतरनाक हद तक उन पर असरअंदाज हो चुका है, जिसकी वजह से पूरा इंटरव्यू पैनल अब अपनी जीप मिटाने के लिए किसियानी सी हंसी हंस रहा था। कैसा रहा इंटरव्यू? जैसे ही इमरान कमरे में दाखिल हुआ, साकिब ने जट सवाल पूछ डाला। हाँ, बस ठीक ही रहा। इमरान ने मुंह लटकाते हुए जवाब दिया और झुककर अपने जूते उतारने लगा। एलेक्स, सही से बताओ, इंटरव्यू कैसा रहा? कोई बात बनी? इमरान का लटका हुआ मुंह और मुर्दा सा जवाब सुनकर शुएब जल्दी से इमरान के करीब रखी कुर्सी घसीटकर बैठते हुए बोला, उन्हें डिग्रियां चाहिए थी जो मेरे पास नहीं थी, और जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है तो उन्होंने मुझसे पूरा इंटरव्यू भी नहीं लिया और माजरत कर ली। इमरान ने मसनूई अफसुर्दगी का इजहार करते हुए कहा तो शुएब के चेहरे पर भी यकलख्त मायूसी छा गई, लेकिन साकिब किसी तौर भी इमरान की बात तस्लीम करने के लिए आमादा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी छठी इसने जिस चीज की तरफ इशारा किया था उसका गलत होना मुश्किल था। वो इमरान को गद्दी से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, देखो एलेक, तुम हमसे मजाक कर सकते हो, लेकिन हमारा रब हमसे बिल्कुल मजाक नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ मजाक मस्ती करने नहीं बल्कि इस दीन के गलबे की जिद्दोजहद करने के लिए अपने घरों को दूर छोड़ आए हैं। इस अखबार की तरफ रहनुमाई यकीनन हमारे रब की तरफ से थी और वो गलत नहीं हो सकती। अब जल्दी से बताओ कि सच क्या है? यार, मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। दरअसल पहले उन्होंने वाकई मुझसे माजरत कर ली थी, लेकिन मैंने उन्हें चैलेंज किया कि मैं वो काम कर सकता हूँ जो शायद दूसरे ना कर सके। फिर उन्होंने मेरा इम्तहान लिया और मैंने उन्हें घुमा कर रख दिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों उसको बिस्तर पर गिराते हुए उस पर पल पड़े, लेकिन इसी दौरान एडम और जोसेफ भी आ गए और इस तरह इमरान की जान बच गई। अरे भाई, ये हमारे आने से पहले किस किस्म की दींगा मस्ती हो रही थी? खैरियत तो है, लगता है मिस्टर एलिक कामयाब लौटे हैं। एडम ने यकीनन शोर शराबे की आवाज़ सुन ली थी, इसीलिए आते ही पूछ बैठे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, लेकिन ये आते ही हमें उल्लू बना रहा था, इसीलिए हम इसे मार मार कर दुम्बा बना रहे हैं। साकिब ने एडम को जवाब देते हुए एक और दोल इमरान की पीठ पर रसीद की तो शुएब बोला, अरे इसे हम क्या दुम्बा बनाएंगे? ये बेचारा तो पहले से पला पलाया मोटा ताज़ा दुम्बा है, जरा देखो तो इसके बाजुओं को। ये कहते हुए शुएब ने इमरान की सेहतमंद बाजुओं को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा तो चारों कह के लगाकर हंसने लगे। अरे मेरे बाजू मोटे हैं तो क्या हुआ? वैसे भी हदीस में है कि कवी मोमेंट ज़ईफ मोमेंट से बेहतर होता है, क्या समझे सूखे कांगली? इमरान भी हार मानने वालों में से नहीं था, जबकि एडम और जोसेफ इनकी टोक जोंक से महजूज हो रही थी। हदीस में कवि मोमेंट को बेहतर कहा है, मोटे को नहीं। समझी आई मोटे फुसफुसे? शुएब की तरफ से साकिब ने इमरान को दूब जवाब देते हुए कहा तो शुएब बोला, चलो भाई, बहुत मजाक हो गया, अब ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या काम करके दिखाया है जिससे वो हैरान रह गए।
अरे भाई हैरान नहीं बल्कि हरियाणा परेशान कहो तो बेहतर है। इमरान ने लफ्ज़ हैरान को बिगाड़कर और ज्यादा हैरान कुन बनाते हुए उर्दू में ही जवाब दिया। तो साकिब फौरन टोका और बोला, मेरे ख्याल में आप दोनों हजरात इन दोनों हजरात का भी ख्याल करें और उर्दू में बोलने से गुरेज करें, वरना ये हमारी शक्लें ही तकते रहेंगी। साकिब ने एडम और जोसेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहते हुए इमरान इंटरव्यू के दौरान होने वाली सारी कारगुजारी बड़े मजे ले लेकर सुनाई। और जब आखिर में उसने बताया कि इस तरह वो उठक बैठक कर रहे थे तो सब हंसी से दोहरे हो गए। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल में अब बहुत मुहतात रहकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब तुम्हारी छानबीन भी होगी, बल्कि हो चुकी होगी। जोसेफ ने इमरान की कारकर्दगी को सराहते हुए खदशात का भी इजहार किया तो सब तायदी अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। मोबाइल की घंटी ने जैसे ही तीसरी दफा बजने के लिए आवाज निकाली, इमरान ने सब्ज बटन दबाकर कॉल वसूल कर ली। हेलो हेलो हेलो, आई एम 1-2 स्पीकिंग। क्या मिस्टर एलेक्स से बात हो सकती है? जी वर्ल्ड वाइड के कमांडर 1-2 ने बात करते हुए कहा। यस सर, आई एम एलेक्स स्पीकिंग, जान एलिक। मैं 2 दिन से आप ही की कॉल का मुंतजिर था। इमरान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा तो 1-2 बोला, तो फिर तुम्हारे लिए खुशी की खबर है कि हमने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है और कल से तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। मैं कल सुबह 10 बजे तुमसे अपने ऑफिस में मिलूंगा। विश यू गुड लक, ओके बाय। 1-2 की कॉल खत्म होते ही इमरान ने हुर्रे का नारा लगाया तो साकिब और शुएब भी समझ गए कि काम बन गया है। 1-2 का फोन था, कल सुबह 10 बजे बुलाया है। इमरान ने दोनों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा और फौरन कंप्यूटर की तरफ दौड़ लगा दी और नेट के जरिए मास्टर खान और जुबैर और वकास से रब्ता कायम करने की कोशिश करने लगा ताकि उनको भी खुशी की खबर सुना सके। और फिर थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद मास्टर खान लाइन पर मौजूद थे और इमरान कह रहा था, मास्टर मुझे जी वर्ल्ड वाइड में जॉब मिल गई है। एलेक बेटा, खूब मेहनत और ईमानदारी से काम करना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुमने तो ये खबर सुनाकर दिल खुश कर दिया। मास्टर खान ने खुफिया अल्फाज में मुबारकबाद के साथ मुख्तसर हदायत भी दी और बोले, तुम्हारे दोनों भाई भी तुम्हें मुबारकबाद दे रहे हैं और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। सर, अभी उनकी ज़रूरत नहीं, हम जैसे ही मुकम्मल तौर पर सेट हो जाएंगे उन दोनों को भी बुला लेंगे। शुएब ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, उसे अंदाजा हो गया था कि वकास और जुबैर का पाकिस्तान में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा और वो भी यहाँ आने के लिए बेचैन है। और फिर कुछ रस्मी गुफ्तगू के बाद लाइन मुनक़ता हो गई। आओ आओ एलिक, बैठो, तुम्हें ड्यूटी का पहला दिन मुबारक हो। दूसरे दिन इमरान जैसे ही 1-2 के कमरे में दाखिल हुआ, कमांडर 1-2 ने पुरजोश अंदाज में खुश आमदीद कहा, थैंक यू सर। वैसे ये मेरे लिए खुद बड़े एजाज की बात है कि इतने बड़े अदारे में नहायत तजर्बाकार अफराद के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी शफकत के साथ मेरी रहनुमाई भी करते रहेंगे। इमरान ने 1-2 को मक्खन पॉलिश लगाते हुए कहा तो जवाब में 1-2 ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल ताउन करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी हमसे ताउन करना होगा, क्योंकि तुमने जिस अदारे का इंतखाब किया है वहाँ बेवफाई और गद्दारी तो दूर की बात, सुस्ती और गफलत की सजा भी मौत है। जी क्या फरमाया आपने? इमरान ने मासूम सी शक्ल बनाकर थूक निकलते हुए डरने की अदाकारी की। नहीं मेरे दोस्त, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं, बल्कि सिर्फ एहसास दिलाना है कि जी वर्ल्ड वाइड दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम का अदारा है। यहाँ गफलत का मतलब सबकी जान को खतरे में डालना है, लिहाजा तुम्हें मुहतात रहना होगा और बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखा जाए। 1-2 ने इमरान के खौफजदा चेहरे को देखते हुए कदरे नरम गुफ्तगू और लहजा अख्तियार किया तो इमरान भी इस बात में सर हिलाने लगा। देखो एलेक, तुम यकीनन सोच रहे होगे कि यहाँ तो पहले से सैकड़ों लोग कंप्यूटर के शोबे में काम कर रहे हैं, फिर हमने तुम्हें क्यों रखा है और तुम्हारा काम क्या होगा? या सर, मैं भी यही सोच रहा था, मुझे क्या करना होगा? इमरान ने हमतन गोश होते हुए इस्तफसार किया। काम की तफसील बताने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम मुझे चंद सवालों के जवाब दो ताकि मुझे ये जानने में आसानी हो कि तुम कौन सा काम सही तौर पर कर सकोगे। इस वक्त दुनिया में जो 3 सरे फहरिस्त मज़ाहब के लोग काम कर रहे हैं उनमें यहूदी, ईसाई और मुसलमान शामिल हैं। तुम इन तीनों के बारे में क्या राय रखते हो? 1-2 ने इमरान की आंखों में झांकते हुए बड़ा मुश्किल सवाल पूछ डाला था और एक लम्हे के लिए इमरान गड़बड़ा सा गया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो बड़े तमाद से कह रहा था, सर, यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है, लेकिन ये बात माननी होगी कि वो अपने मजहब के साथ बड़े मुखलिस हैं, इसीलिए उसको गालिब करने के लिए सब कुछ लुटा रहे हैं और तादाद में कम होने के बावजूद पूरी दुनिया में अपने एजेंटों के जरिए अपना निज़ाम फैला रही हैं। जबकि ईसाइयों को हम रिफाही कह सकते हैं, वो बज़ाहिर इमदादी कामों में बहुत तेज़ हैं, लेकिन अपनी गलत पॉलिसियों या जारहाना तर्ज अमल के बायस ईसाइयत बढ़ने के बजाय घट रही है, लिहाजा हमें इस बारे में दोबारा से सोच विचार करना होगा। इमरान ने यूँ जाहिर किया जैसे वो ईसाइयत के हवाले से तशवीश का शिकार हो, और जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो हमें मानना होगा कि वो एक तेज़ी से फैलता हुआ मतवाज़न मज़हब है, मगर ये मुसलमान आपस में लड़ते बहुत हैं, कभी शिया सुन्नी तो कभी महाजर पठान तो कभी कबीले ख़ानदान, ये एक बात पर तो कभी मुत्तफिक होते ही नहीं। यकीन मानिए अगर ये लोग लड़ना छोड़ दें तो पूरी दुनिया पर गालिब आ सकते हैं। इमरान ने गुफ्तगू के दौरान काफ़ी फूंक फूंक कर कदम रखा था और ज़ाहिर किसी मज़हब की हिमायत किए बगैर बिल्कुल सही तज्जिया किया था, लेकिन इमरान की गुफ्तगू ख़त्म होते ही 1-2 ने एक ज़बरदस्त कहका लगाया और बोला,
मिस्टर एलेक, तुम तो वाकई बहुत खूब बोलते हो और बड़ी गहरी नजर है तुम्हारी मजहब पर। बिल्कुल सही कहते हो तुम। अगर मुसलमान लड़ना छोड़ दें तो पूरी दुनिया पर गालिब आ सकते हैं, लेकिन याद रखो ना वो आपस में लड़ना छोड़ेंगे और ना गालिब आ सकेंगे, क्योंकि लड़वाने वाले तो हम खुद हैं। ये कहते ही उसने एक मर्तबा फिर मकरूह कहका लगाया और इमरान से ताली मारने के लिए हाथ आगे बढ़ा लिया। इमरान का दिल चाहा कि वो ये हाथ उसके हाथ पर मारने के बजाय उसके सुर्ख सफेद टमाटर जैसे गाल पर मारकर अपने जोशे गजब को ठंडा कर ले, लेकिन फिर हिकमत के तहत उसने बादल नखास्ता हाथ बढ़ाकर वंटूफ के हाथ पर ताली मारी और ताज्जुब से पूछा, सर मैं समझा नहीं। देखो एलेक, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि जी वर्ल्ड वाइड एक कमर्शियल अदारा है। हम मुआवजा लेकर ना सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करते हैं बल्कि अपने क्लाइंट के दुश्मनों को ठिकाने लगाने का भी बंदोबस्त करते हैं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट इसराइल यानी यहूदी हैं। हम इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और इनके दुश्मनों को ठिकाने लगाते हैं जो इनके लिए खतरा है। इसी तरह का एक खतरा पाकिस्तान भी है जिससे इसराइल इंतहाई खौफजदा है और हमारा काम यह है कि पाकिस्तान में लड़ाई झगड़े, बम धमाके और फसादात की आग भड़काते रहें। और ये काम हम गुज़िश्ता कई सालों से कर रहे हैं और इसराइल से रकम बटोर रहे हैं। लेकिन अचानक एक ऐसा दुश्मन सामने आ गया जिसने हम सब को चकरा दिया। OIC, यकीनन वो कोई बड़ा मुल्क होगा, मसलन चीन या ईरान वगैरह। इमरान ने जानबूझकर गलत अंदाजा लगाया ताकि वंटूफ को मज़ीद जिल्लत और शिकस्त का एहसास दिला सके। नहीं भाई, वो कोई मुल्क नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मुल्क पाकिस्तान के 5 कम उम्र लड़के हैं जिन्होंने हमारे नाक में दम कर रखा है, हमारा नेटवर्क तबाह करके रख दिया और छलावे इतने हैं कि हाथ में आकर भी निकल जाते हैं। वंटूफ की बेबसी और शिकस्त खुर्दा लहजे को देखकर इमरान का खुशी के मारे ढेरों खून बढ़ गया, लेकिन उसने गुस्से भरे लहजे में कहा, सर प्लीज आप आइंदा पाकिस्तान को मेरा मुल्क नहीं कहिएगा। उस मुल्क ने मुझे दिया ही क्या है? अगर कुछ दिया होता तो मैं आज यूं दर बदर की ठोकरें खाकर यहाँ नौकरी न कर रहा होता। बस आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इमरान ने पुरजोश लहजे में कहा, ओके मिस्टर एलेक, मुझे एहसास है कि आपको मेरे जुमले से तकलीफ पहुंची। मैं माजरत खा हूँ। दरअसल हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये मालूम करें कि उनका ठिकाना कहाँ है, लेकिन काफी कोशिश और जद्दोजहद के बावजूद हम ये मालूम करने में नाकाम रहे हैं और मैं समझता हूँ कि तुम हमें बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ है। कमांडर वंटूफ ने मकसद पर आते ही जैसे ही अपना मुद्दा बयान किया तो इमरान ने हैरत और बेयकीनी वाले अंदाज से पूछा, मगर वो कैसे सर? मैं तो उनके नाम और शक्लें तक नहीं जानता, ठिकाना कैसे बताऊंगा? उनके नाम, तस्वीरें और बहुत सी मालूमात हम तुम्हें फराहम कर देंगे और मैं चाहूंगा कि जिस तरह तुमने अमली तजर्बा करके दिखाया था बिल्कुल उसी तरह कोशिश करके उनके नेटवर्क का पता चलाओ। यकीनन वो इंटरनेट के जरिए आपस में प्लानिंग और तबादला ख्याल भी करते होंगे। किसी तरह उनको तलाश कर दिया जाए तो उनके ठिकाने का भी खुद ब खुद पता चल सकता है। कमांडर वंटूफ ने इमरान की हिम्मत बनाते हुए कहा, क्योंकि उसको बखूबी अंदाजा था कि ये इतना आसान काम नहीं है। सर, जो हमले मुजाहरा मैंने आपको करके दिखाया था उसमें और इस काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन जब आपने मुझे इतनी इज्जत दी है और मुझ पर एतमाद किया है तो फिर मैं भी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं कुछ न कुछ कर डालूंगा। इमरान ने वंटूफ को यकीन दिलाते हुए कहा तो वंटूफ अपनी कुर्सी से उठकर इमरान के करीब आया और इमरान के कंधे को तपतपाते हुए शाबाशी दी और बोला, मिस्टर एलेक, मुझे यकीन है कि तुम ये काम कर लोगे। और ये कहते हुए वंटूफ इमरान को इसके कमरे में ले गया जहां कीमती साजो सामान, जदीद आलात और सुपर कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल लैब में सिर्फ इमरान की कमी थी। इमरान ने जाते ही फौरन अपनी सीट संभाली और काम शुरू कर दिया। वो दिल ही दिल में ब्लैक वाटर पर हंस रहा था जिसने अपने ही दुश्मन को बर्बादी का सामान मुहैया करके अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी थी। जिसने अपने ही दुश्मन को बर्बादी का सामान मुहैया करके अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी थी। ये हमारी तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली? कमरे में दाखिल होते ही इमरान ने जैसे ही 5 तस्वीरें मेज पर रखी, शुएब ने लपक कर जल्दी से उठाते हुए कहा, आज ही माँ बदौलत को असाइनमेंट दिया गया है कि उन 5 नामी ग्रामी दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके जिंदा या मुर्दा हालत में पेश करो और मुंह मांगा इनाम हासिल करो। इमरान ने शाहाना अंदाज में आवाज को भारी बनाते हुए कहा तो साकिब ने मुस्कुराते हुए कहा, देखने में तो बेचारे शरीफ से लड़के हैं और वैसे भी तुम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकोगे। क्यों नहीं कर सकता? 2 तो पहले ही मेरी गिरफ्त में है और 2 को बुलवाना पड़ेगा, जबकि 5वां वादा माफ गुआ बन जाएगा। इमरान ने आंख मारकर हंसते हुए कहा तो शुएब सख्त लहजे में बोला, बराए मेहरबानी संजीदा हो जाओ और काम की बात करो, क्योंकि दीवानों के भी कान होते हैं। इस तरह का मजाक हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब ये बताओ कि तुम्हें काम क्या दिया गया है? ओके के माफी दीजिए, दरअसल वो लोग गुरेला फाइटर्स पर हाथ डालने में नाकाम होने के बाद अब चाहते हैं कि मैं नेट के जरिए उन्हें तलाश करूं और फिर उनकी निशानदही होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान ने मुख्तसरन वंटूफ का मुतालबा सामने रखते हुए कहा, ओ माई गॉड, यानी हमें अब इंटरनेट के जरिए राब्ता करने और नेट के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करने में भी मुहताज रहना होगा। शुएब अपना सर पकड़ते हुए बोला, खैर ये कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैंने ज़ाहिर एक चैलेंज समझकर इसे कबूल कर दिया है।
और दूसरी बात यह है कि वनटूफ और दीगर जिम्मेदारान को इत्मीनान में लेने और अपनी कुर्सी को मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि मैं इस सिलसिले में कुछ पेशरफ दिखाऊं। जिसके लिए क्या मतलब, तुम हम में से किसी की निशानदेही करके अपनी पेशरफ दिखाना चाहते हो? हमें तुमने बेवकूफ समझ रखा है। साकिब ने इमरान की बात काटते हुए फौरन जवाबी हमला कर डाला। तो शुएब ने साकिब को डांटा और बोला, जरा सबर, एलेक की बात सुन लो, फिर तबसरे भी करते रहना। ये बात काट कर बोलना मुनासिब नहीं है। हाँ एलेक, तो वो पेशरफ्त क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है मैं वकास का पुराना वाला आईडी ढूंढ निकालने का ड्रामा करूंगा और वकास को किसी नेट कैफे में बिठाकर तरकीब समझा दूंगा। मेरी इतला पर ब्लैक वाटर वहां छापा मारेगी जबकि वकास वहां से फरार हो चुका होगा। इस तरह मेरी नाम नहाद कारकर्दगी से वो मुझ पर भरोसा करेंगे। फिर मुझे मास्टर प्लान वाली फाइल तलाश करने में आसानी हो जाएगी। इमरान बड़ी दूर की कोड़ी लाया था। हाँ, लेकिन इसमें दो खतरात भी हैं। पहला ये कि टाइमिंग आउट हुई तो वकास की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरा ये कि वो तुम पर भी शक कर सकते हैं कि कहीं तुम गुरिल्ला फाइटर्स के साथ तो नहीं मिले हुए हो, क्योंकि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से वकास को ट्रेस करना तुम्हें मशकूक बना सकता है। शुएब ने कुछ सोचते हुए अपने खदशात जाहिर किए तो इमरान बोला, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन अगर हम बेहतरीन टाइमिंग के साथ प्लानिंग कर ली तो कम से कम आधा घंटा कबल हम वकास को वहां से हटा सकते हैं। और जहां तक दूसरे खतरे का मामला है वो आप मुझ पर छोड़ दी। मैं उन बेवकूफ के बच्चों को इस तरह घुमाऊंगा कि उनको अपनी नानी याद आ जाएगी। इमरान ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा तो साकिब बोला, तो फिर ठीक है, हम एहतियातन अगले हफ्ते की प्लानिंग कर लेते हैं ताकि एलिक एक हफ्ते तक ये जाहिर करता रहे कि वो बहुत सरतोड़ कोशिश कर रहा है और फिर हम ये कार्रवाई कर डालेंगे और उन्हें शक भी नहीं होगा। ओके, तो फिर अगला हफ्ता तय है। शुएब ने प्रोग्राम फाइनल कर दिया। सर, एक खुशखबरी है आपके लिए। एक हफ्ते की मुसलसल कोशिश करने के बाद एक दिन दोपहर के खाने के बाद इमरान ने कमांडर वनटूफ को फोन करके सरप्राइज दिया तो वो चहक उठा और बोला, हाँ बोलो मिस्टर एलिक, क्या कोई सुराग मिल गया? यस सर, बस ऐसे ही समझ ले, क्योंकि मैं उनके एक वकास नामी मेंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था और जहां तक मेरा ख्याल है मैंने सही निशाना लगाया है। उसका आईडी है वकास GF5 और वो आपसे कोई 2 घंटे बाद दोबारा मुझसे राब्ता करेगा। आपको करना यह है कि न्यूयॉर्क में वाकई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सिर्फ उस फर्द की सही सिंत मालूम करें। इस तरह हम उसको पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। इमरान ने जल्दी जल्दी सारी तयशुदा प्लानिंग के मुताबिक कमांडर वनटूफ को सारी सूरत हाल और तरीकाकार समझाते हुए कहा। तो वनटूफ बोला, वेल डन मिस्टर एलेक, मैं बस 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा और जैसे ही तुम्हारा इस वकास नामी लड़के से राब्ता बहाल हो उसको मसरूफ रखने की कोशिश करना ताकि हमारे बंदे उसको गिरफ्तार कर सके। मैं अभी पाकिस्तान में फोन करके सबको अलर्ट करता हूँ। ओके, विश यू गुड लक। वनटूफ एक इंतहाई अहम इजलास में शिरकत के लिए वर्जियाना आया हुआ था। इमरान का फोन आते ही फौरन उसने तैयारी पकड़ी और कोई 1 घंटे के अंदर अंदर वो जी वर्ल्ड वाइड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था और इमरान के साथ मिलकर प्लानिंग तरतीब ले रहा था। और थोड़ी देर बाद वकास इमरान से ऑनलाइन राब्ता कायम कर चुका था और ब्लैक वाटर के सारे अफसरान की मौजूदगी में इमरान बज़ाहिर वकास को बातों में लगाने की कोशिश में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद एक शख्स ने आकर इतला दी कि जो शख्स मिस्टर एलेक्स से ऑनलाइन है वो इस वक्त कराची के इलाके बैंस कॉलोनी में वाकई एक दुकान जिसका नंबर B19 है मौजूद है। इतला मिलते ही कमांडर वनटूफ हरकत में आ गया और कराची में ग्रेन शरूफ के जरिए छापे की तैयारियां होने लगी। इतनी देर में इमरान ने वो मखसूस तयशुदा खुफिया अल्फाज दोहराए जिसका मतलब ये था कि ये जगह फौरन छोड़ दो। इमरान ने वकास से जैसे ही कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वकास ने फौरन लाइन मुनक़ता करके बाहर दौड़ लगा दी। बाहर ज़ुबैर गाड़ी में तैयार बैठा था। वकास के आते ही वो दोनों 5 मिनट के अंदर अंदर अपने हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे। ब्लैक वाटर के छापामारों ने 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे इलाके को घेर लिया और वो जैसे ही मतलूबा दुकान पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि वकास नामी लड़का आपसे कोई 15 मिनट कबल जा चुका है। ओ शिट, ये लाइन क्यों मुनक़ता होगी? वकास ने जैसे ही लाइन काटी वनटूफ एकदम चीख उठा, सर पाकिस्तान में बिजली बहुत जाती है, मेरे ख्याल में बिजली के जाने की वजह से लाइन कट गई है। इमरान ने बहाना बनाया, वो यही जाहिर कर रहा था जैसे वो दोबारा राब्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और फिर 10-15 मिनट बाद पाकिस्तान से कमांडर ग्रेन शरूफ का फोन आ गया। सर, वो लड़का अब से कुछ देर पहले यहाँ से जा चुका है। हमने नाका लगाया हुआ है लेकिन वो इस पूरे इलाके में कहीं नहीं है। और फिर कमांडर वनटूफ फोन करके ओल फूल गालियां बकने लगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि मिस्टर एलेक की हौसला अफजाई भी जरूरी है। वो इमरान की तरफ मुड़ा और बोला, मिस्टर एलेक, आप कोशिश जारी रखिए। अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो हम बहुत जल्द उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। वेल डन, डोंट वरी, आई एम गोइंग ऑन। अगले दिन इमरान मुसलसल खोज में लगा हुआ था कि किसी तरह ब्लैक वाटर के पास मौजूद वो मास्टर प्लान वाली फाइल का पता लग जाए जिसके उसूल के लिए वो शुमाली कैरोलिना आए थे और अपनी जान जोखों में डालकर ये सारे खेल कर रहे थे। दोपहर 2 बजे वो ब्लैक वाटर के मरकजी नेटवर्क सिस्टम के पासवर्ड को तोड़कर सिस्टम में मौजूद फाइल्स तक पहुंच चुका था, लेकिन मतलूबा फाइल P की एटॉमिक 15 अभी तक नहीं मिल सकी थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उस फाइल को खुफिया रखने के लिए कोई और पासवर्ड दिया गया है या फिर उस फाइल का नाम तब्दील कर दिया गया है। तलाश करते करते उसे शाम के 6 बज गए और फिर बिलाखिर उसने वो फाइल दरियाफ्त कर ली। कंप्यूटर की स्क्रीन पर नुमाया तौर पर P के एटॉमिक 15 लिखा हुआ था और फिर कुछ तफसीलात और नक्शे दिए गए थे। एक बहुत बड़ी फाइल थी जिसे पढ़ने का वक्त नहीं था बल्कि कॉपी करके ले जाना था।
उसने जल्दी से अपनी USB निकाली और इसमें डाटा मुंतकिल करने के लिए वो जैसे ही अपनी कुर्सी से उठा, उसे महसूस हुआ कि उसकी कुर्सी के पीछे कोई शख्स मौजूद है। उसने घबराकर पीछे देखकर उसका रंग फाक होकर रह गया। वो रंगे हाथों पकड़ा गया था क्योंकि पीछे कमांडर वंटूफ खामोशी से खड़ा कंप्यूटर की स्क्रीन को घूर रहा था। सर आप कब आए? इमरान ने घबराकर पीछे देखा और कमांडर वंटूफ को देखकर खड़ा हो गया। ये जुमले अदा करते हुए उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। बस छुट्टी करके घर जा रहा था, तुम्हें अभी तक बैठा देखा तो इधर चला आया। क्या बात है, काफी देर तक काम हो रहा है, वैसे काम क्या कर रहे हो? कमांडर वंटूफ ने इमरान को मानी खैज अंदाज में देखते हुए कहा। जय सर, वो दरअसल काम के दौरान वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। सर आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना। इमरान ने ना चाहते हुए भी थूक निगलते हुए वंटूफ को बैठने की ऑफर दी तो वंटूफ बोला, नहीं भाई मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा काम देखने के लिए दोबारा बैग से चश्मा निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरी करीब की नजर कमजोर है। ओके, तुम अपना काम मुकम्मल करो, कल मुलाकात होगी। ये कहते हुए वंटूफ हाथ मिलाते हुए बाहर निकल गया और इमरान की जान में जान आई क्योंकि उसकी आधी जान तो पहले ही निकल चुकी थी। वो सोचने लगा कि वंटूफ से पहली मुलाकात जब इंटरव्यू देते वक्त हुई थी, उस वक्त भी वंटूफ ने चश्मा लगाया हुआ था। इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं देख सका, और अगर खुदा न खास्ता उसने चश्मा लगाया होता तो। ये सोचते हुए उसने एक जर्जरीली और लंबी सांस लेते हुए कुर्सी की पुश्त से सर टुका दिया। वो मारा। इमरान ने घर में दाखिल होते ही नारा मारा तो साकिब और शुएब भी हड़बड़ा कर खड़े हो गए। कुछ दिनों पहले ही वो होटल से घर मुंतकिल हुए थे। अरे मियाँ खैरियत तो है, ये आज घर आते ही हमारा सुकून क्यों बर्बाद कर रहे हो? साकिब ने इमरान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा तो इमरान बोला, अच्छा यानी मैं अकेला सुबह से शाम तक नौकरी करो और तुम घर में बैठे रोटियां तोड़ो और मेरी खिदमत और हमदर्दी करने के बजाय उल्टा कहते हो कि मैंने तुम्हारा सुकून बर्बाद कर दिया। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। अच्छा ज्यादा बातें ना बनाओ, अभी तक पहली तनख्वाह तो मिली नहीं है और पहले से ताने शुरू कर दिए, और ये बताओ कि इतना उछल क्यों रहे हो? शुएब ने इमरान को झाड़ते हुए कहा, खुशी की बात है तभी तो उछल रहा हूँ, वरना थका हारा बंदा तो हिलजुल भी नहीं सकता। और खबर यह है कि हम जिस काम के सिलसिले में यहाँ आए थे वो पूरा हो चुका है। इमरान ने खबर को मजीद सनसनीखेज बनाते हुए कहा और मजे से सोफे पर बैठते हुए शाहाना अंदाज में पाँव मेज पर रख दिए। क्या तुम्हारा मतलब है फाइल मिल गई, यानी मास्टर प्लान वाली फाइल? अब शुएब और साकिब के उछलने की बारी थी। वो दोनों एक साथ बोल उठे। देखा उछल पड़े ना तुम दोनों, इमरान ने हंसते हुए कहा तो साकिब जल्दी से इमरान का बैग उठाकर टटोलते हुए बोला, कहाँ है वो फाइल, जल्दी बताओ यार। वो फाइल बैग में नहीं, मेरे दिमाग में है, पहले उसे फ्रेश होने दो फिर सब बताऊंगा। इमरान ने उंगली से अपने सर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है तो अभी हम दोनों मिलकर तुम्हारा दिमाग फ्रेश कर देते हैं, चलो साकिब उठो। ये कहते हुए शुएब अपनी आस्तीने ऊपर चढ़ाने लगा तो इमरान ने घबराकर जल्दी से अपनी USB निकाली और शुएब की तरफ उछालते हुए कहा, रहम आली जा रहम, बंदा अपने कसूर की माफी चाहता है और फाइल आपके हवाले करता है। शुएब ने जल्दी से कंप्यूटर खोला और फौरन मतलूबा फाइल तक जा पहुंचा, जहां वाज़े अल्फाज में PK एटॉमिक 15 लिखा हुआ था। अरे हाँ, एक दिलचस्प बात बताना तो भूल ही गया। मैंने जैसे ही ये फाइल खोली और फिर महफूज करना चाहिए, कमांडर वंटूफ मेरी कुर्सी के पीछे पहले से मौजूद था। इमरान ने आज का दिलचस्प वाक़या सुनाते हुए कहा, क्या मतलब? यानी वंटूफ ने ये फाइल देख ली और तुम सही सलामत बच निकली? मैं यकीन नहीं कर सकता। साकिब ने हैरत से इमरान को देखते हुए कहा तो शुएब बोला, तो फिर उसने क्या कहा, बल्कि क्या किया? क्योंकि फाइल देखने के बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती, बल्कि कुछ कर डालना था। कहीं उल्टा तुमने उसे ठिकाने तो नहीं लगा दिया? नहीं भाई, उसने मुझे कुछ नहीं कहा बल्कि शाबाशी दी और देर तक काम करने को सराहा, क्योंकि चश्मा ना होने की वजह से वो कंप्यूटर स्क्रीन को सिर्फ देख सकता था, पढ़ नहीं सकता था। इमरान ने बात मुकम्मल करने के बाद साकिब और शुएब के साथ खुद भी हंसना शुरू कर दिया और अब एक दूसरे को तालियां मारने लगी। अरे वाह, ये तो जबरदस्त एडवेंचर हो गया, यानी फिर तो हाथी निकल गया और दुम फंस गई वाली बात हो जाती। साकिब ने शरारतन आंख मारते हुए कहा तो इमरान गुस्से से बोला, अच्छा तो मैं तुम्हें हाथी नजर आ रहा हूँ? नहीं भाई, ये तुम्हें नहीं बल्कि फाइल को हाथी कह रहा है। उर्दू में क्या तुम हमेशा फेल होते रहे हो? शुएब ने फाइल खोलते हुए इमरान को तसल्ली दी तो इमरान बोला, ठीक है, लेकिन ये हाथी वाली मिसाल देनी जरूरी है क्या? ये कोई और भी नाम ले सकता था, मसलन शेर निकल गया और दुम रह गए वगैरह वगैरह। इमरान ने अपना पेट जबरदस्ती थोड़ा सा अंदर करते हुए एहतजाज किया तो शुएब और साकिब की एक मरतबा फिर हंसी छूट गई। फाइल काफी बड़ी थी, इसीलिए फाइल खुलने और महफूज होने में काफी वक्त लग रहा था और थोड़ी देर बाद ही सब कुछ सामने आ चुका था और शुएब पढ़ रहा था, ओ मेरे खुदा, ये तो नक्शा हमारे एटमी प्लांट का है और नीचे कुछ अहदाफ और हदायत भी हैं कि किस तरह पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ना सिर्फ खत्म करना है बल्कि इसके माहिरीन को अंजाम तक पहुंचाना है ताकि आइंदा कोई इसे दोबारा शुरू करने का तस्वुर भी ना कर सके। अरे वाह, ये तो तस्वीर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की है जो एटमी प्रोग्राम के चीफ हैं। इमरान ने दूसरे सफ़े के ऊपर तस्वीर देखते हुए अपने हीरो को पहचान लिया था। हाँ, लेकिन नीचे लिखा है कि ये शख्स हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसे लाजमन रास्ते से हटाना होगा या खतरनाक इल्जामात लगाकर इसकी शख्सियत को मुसख करके और इसे बैनुल अक़वामी मुजरम करार देकर अमेरिका के हवाले करना होगा।
और बकिया तमाम साइंसदानों को मुंह मांगी कीमत देकर खरीदने की कोशिश की जाए, जो ना माने उसे गायब करवा दिया जाए वगैरह वगैरह। शुएब जैसी जैसी तफसीलात बढ़ता जा रहा था, तीनों का खून खोलता जा रहा था और जज्बात इस तरह भड़क रहे थे कि अगर दुश्मन नजर आ जाता तो उसका मुंह नोच डालती। ये तीसरे सफ़े पर क्या है, जरा पढ़ना तो। साकिब ने शुएब को टोका देते हुए कहा, अगले सफ़े पर कुछ मजीद अहदाफ दिए गए हैं जिनमें काम करने का तरीका कार बयान किया गया है और कुछ मामन काम भी बताए गए हैं जिन पर अमल करके जल्द मंजिल पर पहुंचा जा सकेगा। मसलन इसमें लिखा है कि अवाम की नज़रों में फौज का मोराल डाउन करना होगा, अवाम और फौज को आपस में लड़ाना ताकि मुल्क में खाना जंगी की कैफियत पैदा हो। इसके अलावा मुल्क भर में दहशतगर्दी, कत्लो गारत और खौफो खराज फैलाकर अवाम को नफ्सियाती मरीज बनाना है। इसके बाद कुछ कामों की मनसूबाबंदी और इसके नताइज दर्ज हैं। कुछ नकी और कुछ तबसरे भी लिखे हुए हैं और आखिर में हमारा भी तज़किरा किया गया है, जिसमें हमें सबसे बड़ी रुकावट करार देते हुए लिखा है कि ब्लैक वाटर के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट गुरेला फाइटर्स हैं। लिहाजा जब तक गुरेला फाइटर्स को खत्म नहीं कर दिया जाता ब्लैक वाटर का काम बंद रहेगा और यह मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 माह है। 3 माह गुजरने के बाद भी कामयाबी हासिल ना हुई तो पाकिस्तान में काम करने वाली पूरी टीम को ब्लैक वाटर से बाहर कर दिया जाएगा। लिहाजा 3 माह को डेडलाइन तस्वर किया जाए। शुएब पढ़ते पढ़ते सांस लेने को रुका तो इमरान बोला, हाँ 1.5 माह गुजर चुका है। इसका मतलब है कि 1.5 माह मजीद गुजरने के बाद ब्लैक वाटर्स के तमाम एजेंट्स अपनी अपनी नौकरियों से फारिग हो जाएंगे। जबरदस्त। और तुम भी नौकरी से फारिग कर दिए जाओगे मिस्टर एलेक, क्योंकि तुम इनके मकासद को पूरा नहीं कर सकोगे। क्या समझे? साकिब ने इमरान को डराते हुए कहा तो इमरान बोला, मैं वैसे भी ये नौकरी छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मुझे जिस मकसद के लिए वहाँ भेजा गया था वो तो मैंने पूरा कर दिया। अब मैं मजीद वहाँ ड्यूटी नहीं दूंगा। यानी मास्टर प्लान वाली फाइल अब हमें मिल चुकी है। क्या समझे मिस्टर थॉमस? मिस्टर एलेक, तुमको अभी कुछ अर्सा और नौकरी पर जाना होगा, क्योंकि ये फाइल मास्टर प्लान नहीं बल्कि ब्लैक वाटर्स को दिया गया सिर्फ एक असाइनमेंट है। हमें असल मास्टर प्लान के वसूल तक जिदोजहद जारी रखनी होगी। शुएब ने दो टोक अंदाज में फैसला सुनाया। इमरान चीख पड़ा, क्या ये मास्टर प्लान वाली फाइल नहीं? तो क्या हम वैसे ही आप तक अपना वक्त जाया कर रहे थे? इसका मतलब है कि हम कामयाब होकर भी नाकाम रहे। साकिब ने भी मुख्तसर सा मायूसियत भरा तबसरा किया तो शुएब बोला, नहीं भाई, ये मैंने कब कहा है कि हमने अपना वक्त जाया किया है और हम नाकाम हो गए हैं, बल्कि असल बात तो ये है कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए हैं और दुश्मन की जड़ों तक पहुंच चुके हैं और अब रास्ता बनाना पहले की निस्बत बहुत आसान हो गया है। और जब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आगे क्यों नहीं जा सकते? याद रखो, मंजिल के करीब पहुंचकर हौसला हारने वाले जीत कर भी हार जाते हैं, जबकि मंजिल से दूर होकर भी हौसला रखने वाले अक्सर जीत जाते हैं। और यकीन रखो कि जीत हमेशा हक की होती है और हमें यकीन है कि हम हक पर हैं। सॉरी मिस्टर रॉबर्ट, मैं कल जरूर जाऊंगा, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? इमरान ने शुएब से माजरत करते हुए अगला काम पूछा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो अब तुम्हें यह मालूम करना है कि ब्लैक वाटर्स को ये असाइनमेंट की सदारे या फर्द ने दिया है। बस यूँ समझ लो कि फिर हमारा काम आसान हो जाएगा और तुम्हें कम अज कम 1 महीने की तनख्वाह भी मिल जाएगी। शुएब ने मुस्कुराकर इमरान का कंधा थपथपाते हुए इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। तो जवाब में इमरान ने भी मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया गोया उसने चैलेंज कबूल कर लिया हो। जी मिस्टर वंटूफ, आपका काम कहाँ तक पहुंचा और अब तक क्या कामयाबी हासिल हुई? जी वर्ल्ड वाइड के सरबराह प्रिंस एरियल ने कमांडर वंटूफ से रिपोर्ट तलब करते हुए पूछा। सर, IT माहिरीन की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माहिरीन को इंटरव्यू के लिए तलब किया और हमें एक बहुत जबरदस्त नौजवान एलेक मिल गया, जिसने आते ही इंतहाई तेजी से काम शुरू किया और मैं समझता हूँ कि हम जल्द आपको मुकम्मल कामयाबी की खबर पेश करेंगे। कमांडर वंटूफ ने मुख्तसरन रिपोर्ट पेश करते हुए कहा तो प्रिंस एरियल बोला, लेकिन ये मेरे सवाल का आधा जवाब है। पूरा जवाब दीजिए कि अब तक क्या कामयाबी हासिल हुई। लेकिन ये मेरे सवाल का आधा जवाब है। पूरा जवाब दीजिए कि अब तक क्या कामयाबी हासिल हुई। सर, एक कामयाबी हमें उस वक्त मिली थी जब मिस्टर एलेक ने उनके एक मेंबर वकास को न सिर्फ ट्रेस कर दिया था, बल्कि हमने न्यूयॉर्क में वाक़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए उसका मुकाम भी मालूम कर दिया था। मगर इत्तफाक से जब हमारी टीम ने वहाँ छापा मारा तो वो कुछ ही देर पहले वहाँ से निकल चुका था। इस तरह हम उसे ना पकड़ सके, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत पुरुमीद हैं। कमांडर वंटूफ ने जैसे ही वकास का तज़किरा किया, प्रिंस एरियल यकदम चौंक उठा। उसे याद आया कि ये यही वकास है जिसने उसे नाको चेने चिपवा दिए थे और वो उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके थे। उसका बेखौफ लहजा और बेबाक गुफ्तगू आज भी उसके दिमाग में गूंज रही थी कि तुम किराए के कातिल हो और हम अपने अल्लाह की रजा के लिए जिद्दोजहद करते हैं। हम अल्लाह से डरते हैं और तुम बंदों से डरते हो। बस यही वजह है कि तुम मौत से डरते हो और मौत हमसे डरती है। ओके, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना मौत भी उनसे डरती है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मौत वाकई उनसे डरती है। प्रिंस एरियल हज़ियानी अंदाज में चीख रहा था।
हक के दबदबे ने बादल का दिमाग खराब कर दिया था। वो बिल्कुल नफसियाती मरीजों की तरह आंखें चढ़ाकर बोल रहा था और कमांडर वंटूफ कुछ ना समझते हुए प्रिंस एरियल को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मिस्टर थॉमस, जरा देखना तो दरवाजे पर कौन है। मुझे लगता है एडम और जोसेफ आए होंगे, क्योंकि एलेक तो आजकल बहुत देर से आ रहा है। दरवाजे की घंटी महसूस अंदाज में 3 दफा बजी तो शुएब को अंदाजा हो चुका था कि अपने साथियों में से कोई आया है, क्योंकि रात 8 बजे उन्होंने मीटिंग तय की हुई थी। आहा, अरे वाह भाई, अब तो मिस्टर रॉबर्ट की भी छठी इस तेज हो गई है, जो घंटी बजते ही पहचान गए कि एडम और जोसेफ आए हैं। साकिब की दरवाजा खोलते ही एडम और जोसेफ पर नजर पड़ी तो वो खुशी से चहक उठा। अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि पीछे से इमरान भी आ गया और अब तमाम इमरान पूरे हो चुके थे। और फिर ठीक 15 मिनट बाद इमरान के फ्रेश होते ही वो अपनी मीटिंग का आगाज कर चुके थे और अब तक की सारी रिपोर्ट और इमरान की तलाश करदा फाइल की तफसीलात भी सामने आ चुकी थी। इस तरह एडम और जोसेफ काफी हमाक से गुफ्तगू सुन रहे थे। बहुत खूब, एलेक ने वाकई बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और मास्टर प्लान तक पहुंचने पर वो वाकई मुबारकबाद का मुस्तहिक है। एडम ने इमरान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा तो शुएब बोला, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि एलेक ने बड़ी मेहनत की है और वो काबिल मुबारकबाद भी है, लेकिन मसला ये है कि ये फाइल मास्टर प्लान नहीं है और मास्टर प्लान उनके पास हो भी नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक वाटर या जी वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक सिक्योरिटी एजेंसी है। हम दूसरे लफ्जों में उन्हें किराए के कातिल या किराए के टट्टू भी कह सकते हैं, जिनको इनकी मुंह मांगी कीमत देकर आप और मैं कोई भी काम ले सकते हैं। और शिमानी कैरोलिना आने से पहले भी मुझे इस बात का इल्म था, इसीलिए मुझे किसी भी किस्म की हैरत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें नाकामी हुई है। यकीनन हम अपनी कामयाबी से मजीद करीब हो चुके हैं, जिसका आप खुद एतराफ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी बात से 100% इत्तफाक है। जोसेफ ने शुएब की बात की तायद की तो सब उसका हाथ देते हुए इस बात में गर्दन हिलाने लगी। लेकिन अब भी सवाल वही है कि मास्टर प्लान तक कैसे पहुंचा जाए, और मास्टर प्लान तक पहुंचने से पहले ये मालूम करना बेहद जरूरी है कि ब्लैक वाटर्स को पी के एटॉमिक 15 वाला काम किस अदारे या फर्द ने दिया है। शुएब ने काफी पेचीदा सवाल उठाते हुए कहा तो साकिब बोला, मेरे ख्याल में हमें कमांडर वंटूफ पर हाथ डालना होगा। उसे यरगमाल बनाकर हम बहुत से राज उगलवा सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज जो मालूमात मैंने हासिल करने की कोशिश की है उसमें सबसे अहम बात यह है कि ब्लैक वाटर्स को असाइनमेंट देने वाले अदारे का नाम NSA है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। इमरान ने काफी अहम मालूमात फराहम करके सबको चौंका दिया था। क्या कहा NSA? एडम और जोसेफ ने एक साथ हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल, उस अदारे का नाम NSA ही है। क्या आप लोगों को इस बारे में कुछ इल्म है? इमरान ने खुशी का इजहार करते हुए पूछा। क्यों नहीं, ये अमेरिका का सबसे बड़ा खुफिया अदारा है जो जनूबी कैरोलिना के बॉर्डर के करीब शुमाली जॉर्जिया में वाक़ है, और यह अदारा इस हद तक खुफिया है कि खुद अमेरिका भी इस अदारे से नावाकिफ है। और इस अदारे की हरकतें इतनी खतरनाक और खौफनाक हैं कि चंद अमरीकियों ने इस अदारे के खिलाफ अदालत में केस कर दिया था, मगर अदालत ने यह कहकर केस खारिज कर दिया कि इस किस्म के अदारे का अमेरिका में कोई वजूद ही नहीं है। एडम ने हैरत अंगेज मालूमात पेश की तो साकिब ने बर्जिस्ता पूछा, फिर आपको इस अदारे के बारे में मालूमात कहाँ से मिली? हमने आपको पहले भी बताया था कि हम और हमारे जैसे कई लोग अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में तहरीकी आज़ादी फ़लस्तीन के लिए काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका के इस खुफिया अदारे में भी हमारे 2 बंदे मौजूद हैं। गो कि उनमें से एक मुकम्मल तौर पर हमारा साथी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अहम मालूमात कबल अज़ वक्त फराहम कर देते हैं, जिसमें से एक को तो हम मुआवजा भी अदा करते हैं और वक्तन फ़वक्तन खुश करते रहते हैं, जबकि दूसरा हमारे लिए बिला मुआवजा काम करता है। जैसे जैसे एडम तफसीलात बताता जा रहा था, शुएब, इमरान और साकिब के चेहरे पर खुशी के रंग चढ़ते जा रहे थे, जैसे उनका लाखों का इनाम निकल आया हो। जबरदस्त, वेल डन, ये हुई ना बात। डेका मैना कहता था कि हम मंजिल के मजीद करीब हुए हैं, और अगर हम इस फाइल को तलाश ना करते तो इस अदारे तक भी नहीं पहुंच सकते थे। शुएब के चेहरे से खुशी फूट रही थी, जिसे देखकर इमरान और साकिब की खुशी भी और बढ़ गई थी, क्योंकि शुएब इंतहाई खुशी का इजहार बहुत कम ही करता था। तो फिर आप उन दोनों में से किसी एक से हमारी मुलाकात करवा दीजिए, फिर उनकी रहनुमाई में आगे की प्लानिंग तय करेंगे। शुएब ने एडम और जोसेफ को मुखातिब करते हुए कहा तो उन दोनों ने ये जिम्मेदारी उठाने का वादा करते हुए फोन पर किसी से राब्ता कायम करने लगे, और थोड़ी देर बाद वो किसी से मुलाकात का वक्त तय कर रहे थे। मुझे रियाज अलवी कहते हैं और आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, और ये जानकर कि आप लोग माजी में इसराइल को एक बड़ी तबाही से भी दोचार कर चुके हैं और अब फ़लस्तीन के साथ साथ पाकिस्तान को बचाने के लिए सरगर्म अमल हैं। नौवार्द शख्स ने तारुफ के बाद खुशी का इजहार करते हुए कहा तो अखलाकन शुएब ने भी उसका शुक्रिया अदा किया तो रियाज अलवी बोले, मैं आपको बता दूं कि मुझे मेरे बॉस हसन त्रिमजी ने यह हुक्म दिया है कि मैं आपको ना सिर्फ हर किस्म की मालूमात फराहम करूं और जितनी मुमकिन हो सके मदद भी फराहम करूं। तो आप जान ले, जो मेरे बस में होगा मैं उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं करूंगा। अब आप मुझसे जो पूछना चाहें मैं हाजिर हूँ। रियाज अलवी काफी फसीह अरबी में गुफ्तगू कर रहे थे। हम सबसे पहले अमेरिका की उस खुफिया एजेंसी के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है और क्या काम कर रही है। शुएब ने दो टोक अंदाज में अपना सवाल पेश करते हुए कहा तो रियाज अलवी गोया हुए, आपने सवाल तो काफी छोटा पूछा है, लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, शायद सारी रात गुजर जाए।
लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि NSA अमेरिका का इंतहाई खुफिया और हसास अदारा है और बहुत से हुकूमती अदारे भी इससे नावाकिफ हैं। गो कि ये एक अमरीकी एजेंसी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल के मुफाद के लिए काम करती है और बाकी सब को धोखा देती है, हत्ता कि अमेरिका को भी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से कबल अमरीकी खुफिया एजेंसियों का बजट 24.7 बिलियन डॉलर था, जो अब दुगना हो चुका है और जिसमें से 1/3 हिस्सा सिर्फ NSA इस्तेमाल करती है। NSA के मुलाजमीन में सिविलियन और मिलिट्री दोनों किस्म के लोग हैं, जो कमोबेश 4000 हैं। यहाँ पर दुनिया भर की तमाम अहम ज़बानों के लोग मुलाजिम हैं, जो दुनिया भर की फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स और दीगर पैगामात को रिकॉर्ड करके इनकी छांटी करती है और साजिशों से आगाही हासिल करती है। रियाज अलवी जैसे जैसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में बताते जा रहे थे, तमाम इमरान हैरत में डूबते जा रहे थे। ओ माई गॉड, आप जो कुछ बता रहे हैं वो ना सिर्फ हैरतनाक है बल्कि इंतहाई खौफनाक है। साकिब ने हैरत से सर पकड़ते हुए कहा, लेकिन वो लोग ये सब काम, मेरा मतलब है फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज और ईमेल्स वगैरह किस तरह पकड़ते हैं? शुएब ने इस्तफसार किया तो रियाज अलवी अपना गला खंगारते हुए बोले, याद रहे कि दुनिया में केबल्स का जाल बिछा हुआ है, जो ज़मीन के नीचे से और समंदर की तह से गुजरते हुए दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान राब्ते का जरिया है। कभी कभार इन केबल्स में खराबी आ जाती है, जैसा कि पिछले दिनों अरब ममालिक का राब्ता दुनिया भर से 1 हफ्ते तक मुनक़ता रहा, जिसकी वजह समंदर की तह से गुजरने वाली केबल की खराबी थी। और ये भी याद रहे कि दुनिया में केबल्स का जाल बिछाने वाली सबसे बड़ी फाइबर ऑप्टिकल कंपनी AT&T है और दुनिया भर में केबल्स का 80% काम इसी कंपनी का है। लिहाजा हमारा और आपका पैगाम इन्हीं केबल्स से सफ़र करता हुआ मंजिल तक पहुंचता है। लिहाजा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने इस केबल कंपनी से खुफिया माहदा करते हुए अपनी खास डिवाइस इनके सिस्टम से मुंसलिक कर दी है। अब दुनिया के तमाम पैगामात मंजिल पर पहुंचने से पहले इस डिवाइस से होकर गुजरते हैं और मशकूक और ख़तरनाक पैगाम रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। रियाज अलवी ने तफसीली वजाहत पेश करते हुए कहा तो फ़ौरन ही इमरान बोला, और इन लाखों करोड़ों पैगामात में से मतलूबा पैगामात की छांटी किस तरह होती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। दरअसल उन्होंने हर जुबान से कमोबेश 2000 ऐसे अल्फाज मुंतखब किए हैं जो उनके नज़दीक किसी भी पैगाम को मशकूक बना सकते हैं। मसलन अल्लाह, मोहम्मद, जिहाद, जंग, हमला, असलहा, बम, कार्रवाई, धमाका वगैरह वगैरह। अब इनमें से कोई भी लफ्ज़ अगर किसी पैगाम में पाया गया तो वो मशकूक करार पाएगा और 2000 अल्फाज में से जितने ज़्यादा अल्फाज इस पैगाम में मौजूद होंगे वो उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक पैगाम करार पाएगा और फिर तहकीकाती मरहले से गुजरेगा। अगर इसमें वाकई कोई गड़बड़ हो तो फ़ौरन कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, बसूरत दीगर रिकॉर्डिंग ज़ाया कर दी जाती है। रियाज अलवी बहुत खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे और नहायत बेखौफी के साथ दुश्मन की सारी पोल पट्टी खोल रहे थे, हालांकि वो खुद वहाँ मुलाजिम थे। इसका मतलब है कि ना सिर्फ NSA गैर कानूनी और गैर अखलाकी कामों में मुलव्वस हैं, बल्कि वो फाइबर ऑप्टिकल कंपनी भी इसमें बराबर शरीक है। तो क्या कोई गैरतमंद शख्स इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा नहीं करता जो पूरी दुनिया के साथ धोखाबाजी कर रही है? उससे हमारे साकिब का पारा भी बुलंद हो रहा था। वो तिल मिलाते हुए बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल किया गया था, मगर अमरीकी अदालत भी इस मामले में बिल्कुल बेबसी का मुजाहरा करती रही और इस केस को बेबुनियाद इल्जाम करार देकर खारिज कर दिया। हालांकि अदालत भी बहुत कुछ जानती है। रियाज अलवी साकिब के जज्बात को बखूबी समझ रहे थे। रियाज अलवी साहिब, हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने इंतहाई अहम मालूमात से आगाह किया और अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमको NSA की इमारत और इसमें दाखिले के हवाले से रहनुमाई फ्राहम करें, क्योंकि हमारा मकसद इस्लाम और खुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किया जाने वाला मास्टर प्लान हासिल करना है और हमारी मालूमात के मुताबिक वो मास्टर प्लान NSA के पास है। शुएब ने चल का बाप उबलता मग रियाज अलवी की तरफ बढ़ाते हुए मजीद मालूमात चाहिए। जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की इमारत के बारे में मालूमात का सवाल है वो तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, लेकिन ये बात याद रखिए कि इस इमारत में दाखिला एक खाम ख्याली तो हो सकती है, मगर हकीकतन किसी गैर मुतल्लिका शख्स का वहाँ दाखिल होना नामुमकिन है। रियाज अलवी का दो टोक अंदाज इस बात का इशारा दे रहा था कि NSA का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर अंदर दाखिल होना दरअसल नाको चने चबाने के मुतरादिफ है। आपके ख्याल में ये खाम ख्याली हो सकती है, मगर हमारी लुगत में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुश्किल ज़रूर हो सकती है और इंशाल्लाह हम हर मुश्किल का तोड़ कर लेंगे। आप बस हमारी रहनुमाई करते रहिए और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस तमाम कार्रवाई में आपका नाम राज रहेगा, क्योंकि हमें अंदाजा है कि आप लोग खुद एक मिशन पर काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपके काम में कोई खराबी पैदा हो। शुएब ने पूरा तमार लहजा अख्तियार किया और साथ ही रियाज अलवी के मुतवक्का हदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए कहा। तो रियाज अलवी बोले, मेरे ख्याल में आपको अपने जुमले की तसीह करनी चाहिए, क्योंकि आपका और हमारा मिशन दरअसल एक ही मिशन है, यानी इस्लाम की सरबुलंदी, वरना आप लोग कभी फ़िलिस्तीन आकर जिद्दोजहद ना करते और ना मैं इस वक्त आपके पास बैठकर अपना वक्त ज़ाया करता। बल्कि हकीकत यह है कि आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी और हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी है। और याद रखिए, ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को आपसे और पाकिस्तान से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है, जिसका अंदाज़ा शायद आप लोग कभी ना कर सकी। रियाज अलवी बात करते हुए आपदीदा हो गए थे। वो वाकई एक मुखलिस कारकुन थे
उनकी गुफ्तगू के जवाब में शुएब, इमरान और साकिब ताइदी अंदाज में सर हिला रहे थे, गोया रियाज अलवी की जज्बात उनकी जज्बात के आकाश में। सर, आप हमें NSA की इमारत के बारे में कुछ बता रहे थे, साकिब ने रियाज अलवी को याद दिलाते हुए कहा। तो उन्होंने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और इन तीनों के सामने रख दी। अच्छा, तो ये है NSA की बिल्डिंग, कोई खास नहीं लगती, यानी सिर्फ एक मंजरा इमारत है। इमरान ने तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करते हुए कहा तो रियाज अलवी बोले, ये एक मंजरा नहीं बल्कि 7 मंजरा है। जी, मगर ये तो सिर्फ एक मंजिल है, 7 मंजरा कहाँ से है? सबके मुंह से हैरत व इस्तजाब में जी की आवाज निकली और साकिब ने जल्दी से तस्वीर हाथ में लेकर उल्ट पुल्ट करके देखा कि शायद तस्वीर गलत जाविये से देखी हो, मगर वो वाकई एक फ्लोर था। जी हाँ, आप लोग जिस मंजिल को देख रहे हैं वो पहली नहीं बल्कि 7वीं मंजिल है और 6 मंजिलें जेर ज़मीन है और हर फ्लोर सिर्फ एक बड़े आज़म को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि मालूमात की रोशनी में प्लानिंग तय करता है और पॉलिसियां बनाता है। जबकि तस्वीर में नजर आने वाला फ्लोर इन सब का कंट्रोलर और मरकजी हेडक्वार्टर है। इस मरतबा तीनों को फिर से शदीद हैरत का झटका लगा था और इमरान और साकिब तो बेयकीनी के अंदाज में कभी रियाज अलवी को और कभी हाथ में पकड़ी तस्वीर को देख रहे थे। इतने में शुएब की आवाज उभरी जिसमें दुश्मन के लिए जहर बरी मुस्कुराहट भी हमरा थी। चलो, ये भी खूब रहा कि दुश्मन ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली, वरना हम इतनी बड़ी कब्र कैसे खोदते बल्कि खोद कर खत्म हो जाते। शुएब के बेसाख्ता जुमले पर रियाज अलवी समेत तमाम अफराद चौंक उठे और शुएब के चेहरे की तरफ देखने लगे जैसे उसने कोई अनहोनी बात अजरा मजाक कह दी हो। मगर रियाज अलवी, एडम और जोसेफ ने देखा कि वहां बला का एतमाद झलक रहा था। बहरहाल, हमें सबसे पहले मास्टर प्लान हासिल करना है, इसके बाद दूसरे काम होंगे। लिहाजा आप हमें यह बताएं कि हमारे लिए क्या मुनासिब रहेगा। अंदर पहुंचने की कोशिश करें, इनके नेटवर्क को तोड़कर मालूमात हासिल करें, या फिर कोई और रास्ता मुमकिन है। इमरान रियाज अलवी से उनकी राय जानना चाहिए तो वो बोले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों में से किसी का अंदर पहुंचना तो नामुमकिन है। वो तो नामुमकिन बोलते बोलते रुक गई और शुएब की तरफ देखकर मुस्कुराए और गुफ्तगू जारी रखते हुए बोले, मेरा मतलब है खासा मुश्किल होगा क्योंकि इमारत में दाखिले से पहले जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की स्कैनिंग होती है, जिससे बच निकलना इतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके से गुजरना। ओके, अगर हम स्कैनिंग का तोड़ कर ले और मिस्टर एलेक को आपके मेकअप में किसी तरह अंदर घुसा दे तो क्या मिस्टर एलेक अंदर के हालात संभाल सकेगा? क्योंकि हम इससे पहले फिंगरप्रिंट्स स्कैनिंग का तोड़ कर चुके हैं। शुएब ने रियाज अलवी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, गोया वो हर किस्म का चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हो। अंदर के हालात संभालने का मामला तो बहुत बाद का है, असल मसला तो अंदर दाखिल होने का है और मामला फिंगरप्रिंट से बहुत आगे निकल चुका है। अब सिर्फ एक ही सूरत में मिस्टर एलेक अंदर दाखिल हो सकते हैं। वो क्या? सबके मुंह से अचानक जुमला निकला, वो ये कि मेकअप के साथ साथ मेरी आंखें मिस्टर एलेक को और उनकी आंखें मुझे लगा दी जाए, क्योंकि जिस्म की स्कैनिंग में सबसे मुश्किल मरहला आंखों की स्कैनिंग है जिसका कोई तोड़ नहीं है। लिहाजा इसके लिए मैं अपनी आंखों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। रियाज अलवी ने इंतहाई संजीदगी के साथ जुमला अदा किया और अपना चश्मा उतार कर आंखों को आहिस्तगी से सहलाने लगी, गोया दोबारा सहलाने का मौका न मिले। आंखों की स्कैनिंग का सुनकर सब हक्का बक्का रह गई क्योंकि इसका तोड़ करना वाकई मुश्किल काम था, खुसूसन इमरान के जिसकी आंखों की कुर्बानी देने की बातें हो रही थी। हैरानो परेशान बैठा कभी रियाज अलवी और कभी शुएब की शक्लें तक रहा था। तो भी ठीक है, हमारा बंदा तैयार है, आप अपने डॉक्टर से राब्ता करें कि आंखों की इस सर्जरी में कुल कितना खर्चा आएगा और कम से कम कितने अरसे में आंखें सही तौर पर काम कर सकेंगी, क्योंकि सुना है कि इस तरह की खतरनाक सर्जरी में आंखें कई दिन तक काम करने की काबिल नहीं रहती। शुएब ने इमरान के काने पर तख्ती देते हुए संजीदगी से कहा तो इमरान के रहे सहे ओसान भी खता हो गए। वो घबराहट में थूक निकलते हुए बोला, मेरा ख्याल है हमें इतनी जल्दी फैसला करने के बजाय दूसरे ऑप्शंस पर भी गौर कर लेना चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा रास्ता निकल आए और इन आंखों वाले चक्कर से बच जाए। और फिर सरगोशी करते हुए शुएब के कान में बोला, शुएब भाई क्यों मरवा रहे हो? क्या तुम्हें सिर्फ मैं ही कुर्बानी का बकरा नजर आ रहा हूँ? खुदा के वास्ते कुछ रहम करो यार। और फिर सरगोशी करते हुए शुएब के कान में बोला, शुएब भाई क्यों मरवा रहे हो? क्या तुम्हें सिर्फ मैं ही कुर्बानी का बकरा नजर आ रहा हूँ? खुदा के वास्ते कुछ रहम करो यार। और फिर शुएब समेत सारे अफराद कुलकुलाकर हंस पड़े क्योंकि शुएब की ड्रामाई आमादगी और इमरान की बुखलाहट ने माहौल को काफी दिलचस्प बना दिया था। सबको हंसता देखकर इमरान भी कसियानी हंसी हंसने लगा क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसे बड़ी कामयाबी से बेवकूफ बनाया गया है। वैसे रियाज साहब आपकी ड्यूटी किस फ्लोर पर है? साकिब ने पूछा। एशिया जोन के लिए 3rd फ्लोर है और मैं वही होता हूँ, रियाज अलवी ने बताया। तो साकिब बोला, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी तरह आप खुद कोशिश करके मास्टर प्लान हासिल करने की कोशिश करें? क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से भी सारी प्लानिंग आप ही के फ्लोर यानी एशिया जोन में होती होंगी और आप भी वही मुलाजिम हैं।
वहाँ हम सब का काम बटा हुआ है और हमें एक दूसरे की कामों में मुदाखलत की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ गाइडलाइन मिल जाए तो कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। रियाज अलवी ने कुछ सोचते हुए जुज़वी आमादगी का इजहार किया तो शुएब झट से बोला, तो फिर ठीक है मिस्टर एलक, अगर अपनी आंखें बचाना चाहते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो फाइल तलाश करने का मुकम्मल तरीकाकार और डीकोड करने की सारी टेक्निक आपके अंदर मुंतकिल करेंगे। क्या ख्याल है मिस्टर एलक? ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, इमरान ने पुरजोश लहजे में कहा, क्योंकि आंखों के मुकाबले में ये एक सस्ता सौदा था। तो फिर तय हुआ कि कल से मिस्टर एलक रियाज अलवी को गाइड करेंगे और एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। अब सूरत दीगर हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। शुएब ने बात को समेटते हुए मीटिंग बर्खास्त कर दी। हेलो खान स्पीकिंग, कौन बोल रहा है भाई? मास्टर खान ने अनजाने नंबर से आने वाली कॉल को बिल्लाखर उठा ही लिया। सर मैं रॉबर्ट बात कर रहा हूँ, आप कैसे हैं? दूसरी तरफ शुएब जो किसी पब्लिक फोन बोर्ड से मास्टर खान को फोन कर रहा था। अरे बेटा कैसे हो तुम लोग और तुम्हारे दोनों साथियों का क्या हाल है? और ये अनजाने नंबर से कॉल क्यों कर रहे हो? मास्टर खान ने खुशी का इजहार करते हुए पूछा। सर हम सब लोग खैरियत से हैं और आजकल खूब परहेज कर रहे हैं, शुएब ने इशारतन बात करते हुए कहा। तो मास्टर खान बोले, ठीक है, और ये बताओ कि तुम लोगों का काम कैसा चल रहा है? सर एकदम फर्स्ट क्लास, बल्कि इतना अच्छा चल रहा है कि 2 बंदों की मजीद जरूरत पड़ती है। अगर आप फौरी तौर पर कोई बंदोबस्त करें तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। शुएब ने हौसला अफजा रिपोर्ट पेश करते हुए वकास और जुबैर को भिजवाने का इशारा किया। तो मास्टर खान बोले, क्यों नहीं, विक्की और जैन तो पहले से ही तैयार बैठे हैं और मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा बन रहा था। तुम कहो तो इन दोनों को साथ लेकर आ जाओ। मास्टर खान ने दोनों के नए नाम भी खुद ही तजवीज कर दिए थे। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा होगा। आप एक हफ्ते तक पहुंचने की कोशिश करें, हम मुंतजिर रहेंगे। और हाँ, विक्की और जैन को हमारी तरफ से पूछ लीजिएगा। ओके, गुड बाय। और ये कहते हुए शुएब ने फोन रख दिया। मेरे लिए क्या हुक्म है बास, ड्यूटी पर जाता रहूं या? रात के खाने के दौरान इमरान ने शुएब को फारिग देखा तो ब्लैक वाटर की मुलाजमत का जिक्र छेड़ दिया, क्योंकि 2 दिन से मुसलसल शुएब किसी खास प्रोजेक्ट पर मसरूफ था जिसके बारे में इमरान और साकिब भी लाइल्म थे। हाँ भाई, तुम्हें 2-4 दिन मजीद वहां जाना होगा, इसके बाद इंशाल्लाह वो खुद इस काम से तौबा कर लेंगे। शुएब ने चावल की डिश अपने करीब करते हुए मानी खायस जवाब दिया। तो साकिब बोला, मिस्टर रॉबर्ट खैरियत तो है? आप कहीं ब्लैक वाटर के हेडक्वार्टर को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रहे? और वैसे भी हमें अंदाजा है कि आजकल आप किसी खास प्रोजेक्ट पर मसरूफ हैं और आपको हमारी जरूरत भी नहीं रही। साकिब का अंदाज कुछ शिकायती था जिसे शुएब ने महसूस कर लिया था, लेकिन शुएब से पहले इमरान बोला, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बन रहा है तो मैं भी आजकल इसी किस्म की मालूमात जमा कर रहा हूँ, क्योंकि फाइल के हवाले से तो अब वहाँ कोई खास काम नहीं रहा। लिहाजा ब्लैक वाटर के सारे मुलाजमीन, उनके औकात-ए-कार और जिम्मेदारियों के अलावा उसकी इमारत के नक्शे, खुफिया मुकामात और उनकी कमजोरियों का काफ़ी वसी ज़ख़ीरा मेरे पास भी मौजूद है। इमरान ने अपनी गुज़िश्ता दिनों की कारकर्दगी का इजहार किया। तो शुएब बोला, वाह भाई ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुमने उनकी कमजोरियों को मालूम कर लिया। उन्हें महफूज रखना बाद में हमारे काम आएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इमरान ने कुछ मालूमात अपने तौर पर जमा की हैं और हमें अब पता चल रहा है, इसी तरह मैंने भी आपको नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले से कुछ मजीद मालूमात इकट्ठा की हैं। और अब मैं समझता हूँ कि ब्लैक वाटर जैसी तंजीम जो सिर्फ किराए के कातिल हैं, उन पर वक्त सरफ करने के बजाय NSA को निशाना बनाए, जिसने पूरी दुनिया को दहशतगर्दी की लपेट में ले रखा है। इस तरह ब्लैक वाटर जैसे सैकड़ों दहशतगर्द अदारे खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। बस पहले किसी तरह मास्टर प्लान हमारे हाथ रह जाए। इस सिलसिले में मैं काफ़ी प्लानिंग और डाटा जमा कर चुका हूँ, और जबकि खुशी की बात यह है कि अगले हफ्ते मास्टर खान उन दोनों को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और बकिया तफसीलात हम मास्टर खान के आने के बाद तय करेंगे। शुएब की गुफ्तगू के दौरान इमरान और साकिब का इन्हमाक इतना ज्यादा था कि प्लेटों में निकला हुआ खाना भी ठंडा हो चुका था। मुबारक हो दोस्तों, हम कामयाब लौटे। इमरान ने घर में दाखिल होते ही एक जबरदस्त नारा लगाया, जिसे सुनते ही शुएब और साकिब तेजी से कमरे से बाहर निकल आए। क्या हुआ एलेक, कुछ मिला क्या? ओहो, रियाज अलवी भी आए हैं, आइए आइए। शुएब ने इमरान के साथ रियाज अलवी साहिब को देखा तो अपनी बात अधूरी छोड़कर उनका इस्तकबाल करने लगा। हाँ भाई मिस्टर एलेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अल्लाह के फजल से हमें तवक्का से बढ़कर कामयाबी मिली है, और इसमें असल कारनामा मिस्टर एलेक का ही है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बड़ा कंप्यूटर का माहिर नहीं देखा, और वाकई इस बहाने मुझे इतना कुछ सीखने को मिला जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और ये रहा आपका मतलूबा मास्टर प्लान। रियाज अलवी ने रिकॉर्ड शुदा डाटा शुएब के हवाले करते हुए कहा, और साथ ही साथ वो इमरान का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे और इस कामयाबी को इमरान के नाम कर रहे थे, जबकि इमरान नहीं सर की गर्दान दोहरा रहा था। जबरदस्त, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया, यानी सिर्फ 6 दिनों में इतना बड़ा काम यकीन नहीं आ रहा। शुएब ने रिकॉर्ड शुदा डाटा अपने हाथ में लेते हुए खुशी से कहा और आगे बढ़कर रियाज अलवी और इमरान के गले लग गया। ये वैसे ही कामयाबी को मेरे नाम कर रहे हैं, असल काम तो मिस्टर रियाज अलवी का है, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया। इमरान ने रियाज अलवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो साकिब बोला, भाई लड़ाई माफ करो और अपने खुदा को याद करो, क्योंकि मगरब का वक्त निकला जा रहा है।
तो फिर ठीक है, मगरिब की नमाज के बाद हम इस मास्टर प्लान का तफसील से जायजा लेंगे। शुएब ने जैसे ही बात मुकम्मल की तो इमरान ने शुएब को कुछ याद दिलाते हुए कहा, अरे वाह, मगरिब के बाद कैसे? आज सुबह तो आप कह रहे थे कि रात 10 बजे तक मास्टर खान, वकास और जुबैर शुमाली कैरोलिना पहुंच रहे हैं। ओ मेरे खुदा, मेरी तो लगता है मत मारी गई है। यानी मास्टर प्लान की खुशी में मास्टर खान को भूल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने मोहसिन को भूल जाएं? आज तो वाकई एयरपोर्ट जाना है। शुएब अपना माथा पीटते हुए बोला तो साकिब ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मास्टर खान की मौजूदगी में आज मास्टर प्लान का जायजा भी ले लेंगे और आइंदा का प्लान भी तय कर लेंगे। और फिर सब उठ खड़े हुए और अपने ड्राइंग रूम में नमाज अदा करने लगे। आहा मेरे शेरों, मास्टर खान ने एयरपोर्ट से बाहर आते ही शुएब, इमरान और साकिब को खुशी से गले लगाते हुए कहा, जबकि जुबैर और वकास भी भागते हुए बाहर आए और जज्बाती अंदाज में बारी बारी तीनों से बगलगीर हो गए। हमेशा साथ रहने वाले शेरों पर जुदाई के 2 महीने बड़े भारी पड़े थे। सर, आपके आने की खुशी में हमने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रखा है। गाड़ी में बैठते ही साकिब ने खुशी से उठलाते हुए कहा, बहुत खूब, चलो अभी पहुंच कर देख लेते हैं। मास्टर खान मुस्कुराते हुए बोले, और सर वो सरप्राइज ऐसा है कि जिसे हमने भी अभी तक नहीं देखा। शुएब ने सरप्राइज को सनसनी खेज बनाते हुए कहा तो वकास बोला, तो भाई ये तो एक और सरप्राइज हो गया। और सब लोग वकास की बर्जिस्तगी पर हंस पड़े। फिर थोड़ी देर बाद घर पहुंचते ही सब लोग घंटा भर में नहा धोकर ताज़ा दम हो चुके थे। बही खाना वगैरह तो हम जहाज में खा चुके हैं और नींद भी दिल भर कर की है। अब तो बस तुम लोगों की तरफ से मिलने वाले सरप्राइज का इंतजार है। और कुछ ही देर बाद मास्टर खान, रियाज अलवी, एडम, जोसेफ और सारे गुरेला फाइटर्स बड़े इन्हमाक से कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे थे, जहां इमरान कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। ओह कमाल हो गया भाई, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। मास्टर खान फाइल खुलते ही चौंक उठे क्योंकि स्क्रीन पर नजर आने वाला मवाद इंतहाई नफरत अंगेज था। जी सर, यही वो मास्टर प्लान है जिसे आज ही नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से चुराया गया है और यही वो मास्टर प्लान है जिसे आपके लिए सरप्राइज के तौर पर रखा गया था। और फिर जैसे जैसे इमरान इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किए गए मास्टर प्लान को पढ़ता जा रहा था, सबके चेहरे जज्बात से सुर्ख और दिल दुश्मन के खिलाफ नफरत अंगेज ख्यालात से भरता जा रहा था। मास्टर प्लान वाकई दुश्मन की दुश्मनी और महारत का मुवल्दा सबूत था, जिसमें 5 अहम अहदाफ को तरतीबवार लिखा गया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को खत्म करके इसे न सिर्फ सेकुलर के गड़े में धकेलना था, बल्कि तरक्की के अमल को रोक कर एक पसमानदा और बकारी मुल्क बनाना था। इमरान पढ़ता जा रहा था और सब दम सादे हमतन गोश थे। पहला काम, पाकिस्तानियों को कुरान और कुरानी तालीमात से दूर करना। वजाहत, कुरान मुसलमानों की बुनियाद है। अगर हम बुनियाद पर सही ज़रब लगाने में कामयाब हो गए तो बाकी सारे अहदाफ भी खुद ब खुद हासिल हो जाएंगे। तरीकाकार, ऐसे उलमा और स्कॉलर्स की तैयारी जो इस्लाम के लबाते में मुसलमानों का रुख कुरान से फेर सकें और कुरान का तर्जमा पढ़ने और समझने से रोक कर दूसरे बेमकसद और बेज़रर कामों में लगा दे। इसके साथ साथ कुरान की गलत तशरीह करके मुसलमानों को गुमराह कर सकें। दूसरा काम, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम तबाह करना। वजाहत, पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो न सिर्फ हैरत अंगेज रिकॉर्ड है बल्कि हमारे लिए खतरे का बायस है। तरीकाकार, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को मजीद तबाह करना और गैर इस्लामी निसाब तैयार करके स्कूल्स में राइज करना होगा, ताकि आइंदा कोई इस्लामी साइंसदान, इस्लामी डॉक्टर, इस्लामी सियासतदान और नेक क़यादत पैदा न हो सके। तीसरा काम, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से इंसाफ का खात्मा। वजाहत, मुल्क में लूट खसूट, करप्शन, महंगाई, कत्ल व गारतगरी को आम करने के लिए अदालती निज़ाम को कमज़ोर करना ज़रूरी है। तरीकाकार, हर सतह की अदालत में करप्ट और रिश्वतखोर मजिस्ट्रेट का तकर्रर करवाना। गैर इस्लामी कवानीन का नफाज और इस्लामी कवानीन की हौसला चिकनी करना। चौथा अहम काम, रंगो, नस्ल, ज़बान और मसलक की बुनियाद पर मुसलमानों को लड़ाना और टुकड़े करना। वजाहत, मुसलमानों को टुकड़ों में बांट कर कमज़ोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यानी लसानियत और मजहबी तासुब। लिहाजा हम यही चाल इस्तेमाल करेंगे। तरीकाकार, मुंह मांगी रकम देकर मुसलमानों को खरीदना और ज़बान और मसलक के नाम पर इनकी पार्टियां बनाना और इनको आपस में लड़ाकर खून खराबा करना ताकि मुल्क में खाना जंगी फैले, जिसका लाजमी नतीजा मुल्क के टुकड़े होना है। पांचवा और आखिरी अहम काम, पाकिस्तान को सूदी कर्जों में जकड़े रखना। किसी भी मुल्क और कौम को बकारी बनाकर आप उनसे तमाम फवायद समेट सकते हैं और कर्जों तले दबाकर अपना ऑर्डर चला सकते हैं। तरीकाकार, पाकिस्तान को आसान शराइत पर बारिश सूद कर्जे देना और जल्दी वापसी का तकाजा ना करना, ताकि सूद बढ़ता रहे और पाकिस्तान पर गुलामी का तोक रोज बरोज भारी होता रहे। इसके बाद हर हदफ के साथ तफसीलात थीं, जिनमें अब तक के काम का जायजा भी शामिल था। और फिर जैसे ही इमरान सांस लेने को रुका, उसने देखा कि मास्टर खान समेत सारे ही लोग अपना सर पकड़े बैठे हैं, जैसे सोच रहे हो कि अब अपना काम कहाँ से शुरू करें। वाकई अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बिल्कुल मनोअन एसिस फॉग प्लानिंग पर अमल हो रहा है और आज हमारा मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। मास्टर खान की गुफ्तगू में परेशानी आया थी। अगर इस मास्टर प्लान पर अमल होता रहा तो कल बलूचिस्तान, पुख्तूनिस्तान, सराकिस्तान और जनापुर के नाम पर हमारे मुल्क के खुदा नखास्ता टुकड़े भी हो सकते हैं। जुबैर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा तो वकास बोला,
मास्टर प्लान का हुसूल वाकई आप लोगों का एक कारनामा है, लेकिन अगला सवाल फिर वही है कि उनके मिशन को नाकाम किस तरह बनाया जाए। वकास की बात 100% दुरुस्त है। हमें अब मजीद जलने करने और परेशान कुन तबसरों के बजाय कोई अमली तदबीर करनी होगी, वरना दुश्मन तो तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है और हमारी हुकूमत और अवाम गफलत की नींद सो रही है। साकिब ने वकास की तायद करते हुए कहा तो शुएब बोला, मैं इस मसले पर काफ़ी गौर खोज कर चुका हूँ और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सबसे पहले हमें इस फितना अंगेज एजेंसी का किस्सा तमाम करना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तबाही की जिम्मेदार यही तंजीम है जिसे इसराइल और अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। लिहाजा मैं अपने मोहसिनों और मास्टर खान से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी कब्र तैयार करने की इजाज़त दें, क्योंकि कब्र पहले से 6 मंजिला गहरी खुदी हुई है और 4000 अफराद इस कब्र में बैठे हैं जिन्हें कब्र में उतारने की तकलीफ भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक जोरदार झटका देना होगा और मजे की बात यह है कि दफनाने के बाद ऊपर से मिट्टी डालने का काम भी नहीं करना, वो यहाँ की हुकूमत खुद करेगी। शुएब की आंखों में दुश्मन के लिए इंतहाई बेरहमी और लहजे में इतनी सफाकियत थी कि रियाज अलवी के साथ साथ एडम और जोसेफ को भी खौफ से जर्जरी आ गई, क्योंकि शुएब ने जितनी आसानी से इतनी बड़ी बात की थी वो नाको चने चबाने से किसी सूरत कम न थी। मिस्टर रॉबर्ट, जानते भी हो तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो? रियाज अलवी ने शुएब की आंखों में आंखें डालते हुए सवाल पूछा। वो अब तक इस बात को मजाक या जज्बाती गुफ्तगू समझ रहे थे जिसका इजहार शुएब ने इशारतन पहले भी किया था। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए सोच समझ कर कह रहा हूँ और आपको ये बात बताता चलूं कि इस सिलसिले में काफ़ी प्लानिंग और डाटा भी तैयार है। बस कुछ ज़रूरी प्लानिंग और हतमी फैसले की ज़रूरत है। शुएब ने मुस्कुराते हुए रियाज अलवी को मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन रियाज अलवी अब भी बेयकीनी की कैफियत में कभी शुएब और कभी दूसरे अफराद की शक्लें तक रहे थे। वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि गुरेला फाइटर्स इतना बड़ा कदम उठा सकती है, यानी जय पिद्दी और जय बिद्दी का शोरबा। वैसे आप बेफिक्र रहे, हम आपको और आपके साथियों को जो वहाँ मुलाजिम हैं पहले ही बाहर कर लेंगे, लिहाजा इत्मीनान रखिए, आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। हाँ, अलबत्ता आपकी मुलाजमत ख़त्म हो जाएगी। शुएब ने रियाज अलवी के काने पर हाथ रखते हुए उन्हें छेड़ा तो वो खुलखुला कर हंस पड़े और बोले, नहीं भाई, मुझे अपनी जान और मुलाजमत की कतई कोई परवाह नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में जान और मुलाजमत चली जाए तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। हाँ, अलबत्ता दूसरा साथी जिसका नाम अली जा है वो इतना काबिल एतमाद नहीं कि उसे प्लानिंग के बारे में आगाही दी जाए। रियाज अली ने फ़ौरन ही वजाहत पेश की तो इमरान भी शुएब को मुखातिब करते हुए बोला, लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? वो इस एजेंसी की जगह दूसरी एजेंसी खड़ी कर देंगे, क्योंकि दुश्मन के पास सरमाए की कमी है और ना टेक्नोलॉजी की। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि दूसरी एजेंसी इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी, क्योंकि अगली मरतबा दुश्मन और ज़्यादा मुहतात और चौकन्ना होगा। लिहाजा मेरी दानिस्त में ये आर्जी हाल है, जबकि हमें मुस्तकिल हल सोचना होगा। इमरान ने काफ़ी गहरा सवाल उठाया था, लेकिन दूसरी तरफ भी शुएब था जो किसी सूरत में हार मानने को तैयार न था। वो बोला, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है और मैंने भी इस बारे में बहुत सोच विचार की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी असल फसाद की जड़ है और फसाद की जड़ का अंजाम देखकर बहुत सी छोटी छोटी एजेंसियां और ब्लैक वाटर जैसे दहशतगर्द अदारे बंद हो जाएंगी। दूसरी वजह यह है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जैसे किसी दूसरे अदारे को नए सिरे से खड़ा करने में दुश्मन को कमोबेश 5 साल लग सकते हैं और ये 5 साल हमारे भी तैयारी के साल होंगे। इस अरसे में हम ठोस इक़दामात और भरपूर प्लानिंग के साथ एक मरतबा फिर खड़े हो सकते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि गुरिल्ला फाइटर्स जब किसी दुश्मन से टकराती है तो अपना काम पूरा करके निकलती है और इंशाल्लाह हम इस एजेंसी का भी काम तमाम करके यहाँ से रवाना होंगे। बोलें, क्या कहते हैं आप लोग? दुश्मन को अपना काम करने दें या दुश्मन का काम तमाम कर दें? अब आप लोग जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। शुएब के आखिरी जादुई अल्फाज इंतहाई जानदार थे, जिनसे उसके जज्बात की भी तर्जुमानी हो रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे मास्टर खान की आवाज़ गूंजी जो गुरिल्ला फाइटर्स के मामलात में बहुत कम बोलते थे, क्योंकि उन्हें पांचों की महारत और प्लानिंग पर भरपूर भरोसा था। मगर जैसे ही अंदाजा हुआ कि बात अकल से निकलकर जज्बातियत की तरफ बढ़ रही है तो वो चुप न रह सके और बोले, शायद तुम लोग ये बात बोल रहे हो कि हम यहाँ सिर्फ मास्टर प्लान की तलाश में आए हैं। किसी किस्म की तबाही या खून खराबा हमारा हरगिज मकसद नहीं है। शायद तुम लोग ये बात बोल रहे हो कि हम यहाँ सिर्फ मास्टर प्लान की तलाश में आए हैं। किसी किस्म की तबाही या खून खराबा हमारा हरगिज मकसद नहीं है। याद है जब शुमाली कैरोलिना आने से कबल साकिब ने कहा था कि बड़ा मजा आएगा जब वो हमें पाकिस्तान में तलाश कर रहे होंगे तो हम उनके हेडक्वार्टर पर शबे खून मार रहे होंगे। तो तुमने शुएब को टोकते हुए कहा था, उबाई जरा एहतियात से, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, हम वहाँ कोई खून खराबा नहीं बल्कि सिर्फ मास्टर प्लान की तलाश में जा रहे हैं। और फिर मैंने कहा था कि साकिब बिल्कुल ठीक कह रहा है,
क्योंकि शुमाली कैरोलिना अमेरिका की एक पुरअमन रियासत है। ये अलग बात है कि वहाँ जी वर्ल्ड वाइड का सदर दफ्तर भी है। वहाँ पर जरा सी गलती हमें अंजाम तक पहुँचा सकती है, लिहाजा हमें सिर्फ अपने मिशन पर तवज्जो देनी होगी। मास्टर खान बोलते बोलते एक लम्हे के लिए सांस लेने को रुके और बोले, जानते हो मैंने उस दिन तुम्हें किस अंजाम से डराया था। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद वही कुछ होगा जो 9/11 के बाद हुआ। अमेरिका बदमस्त हाथी की तरह अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा और नई नई वजूद में आने वाली इस्लामी हुकूमत को तहबाला कर दिया। लाखों मुसलमानों को मौत की भेंट चढ़ा दिया। फिर कुछ अरसा बाद इराक पर हमलावर हुआ और वहां पर आज तक काबिज है। लेकिन सर इसके बाद अमेरिका का हाल भी तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। आज वो माशी तबाही का शिकार दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है और अफगानिस्तान में रोजाना फौजियों की लाशें उठा रहा है। और वैसे भी हम अमेरिका या किसी अमेरिकी अदारे को नहीं बल्कि इसराइल की सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द अदारे को निशाना बना रहे हैं, जिससे अमेरिका खुद तंग है। शुएब ने कमजोर दराइल से अपना दिफा करने की कोशिश की तो मास्टर खान बोले, ठीक है अमेरिका का हाल भी बुरा है, लेकिन क्या अमेरिका पीछे हट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हट सकता, क्योंकि इसराइल तो चाहता ही ये है कि अमेरिका भी डूबे और मुसलमान भी, क्योंकि उसके लिए तो दोनों ही दुश्मन हैं, ईसाई भी और मुसलमान भी। इसलिए जब कभी अमेरिका पीछे हटने की बात करता है, इसराइली यहूदीज को मजीद अरबों डॉलर कर्ज और इमदाद फराहम कर देते हैं। लिहाजा मेरे बच्चों, हमें मुस्तकबिल के हवाले से ठोस मनसूबाबंदी की जरूरत है। और अगर हमने जज्बाती फैसला करते हुए कोई गड़बड़ की तो याद रखो, हम तो शायद यहाँ से निकल जाएं, लेकिन उम्मत मुसलमान बिलखसूस पाकिस्तान शदीद खतरात में गिर सकता है और हमारी कार्रवाई का खमियाजा पूरी उम्मत को भुगतना पड़ेगा। क्या तुम्हें मालूम है कि अफगानिस्तान पर हमले से कबल पेशावर में पश्तो और अफगानी जुबान में सेकुलर निसाब पर मबनी दरसी कुतब छपना शुरू हो गई थी। लोग हैरान थे कि इन किताबों का अमेरिका क्या करेगा, लेकिन आज पता चला कि वो किताबें अफगानिस्तान के स्कूलों में पढ़ाने के लिए जंग से कबल ही छपवा ली गई थी। इसीलिए इराक पर हमले से कबल सारा सेकुलर दरसी निज़ाम तैयार था और आज अमेरिका के ज़ेरे असर वो तमाम किताबें इराक के स्कूलों में बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं। क्या हम अपनी सलाहियतों को इस्लामी निसाब तालीम और कौम की तरबियत पर नहीं सर्फ कर सकते? मुस्तकबिल यकीनन हमारा है, लेकिन अफसोस मुस्तकबिल के हवाले से हमारी कोई तैयारी नहीं है। सर मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ, लिहाजा हम अपनी प्लानिंग में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे और उनकी तखरीबकारी का सारा निज़ाम खराब कर देंगे। उनके तमाम सिस्टम को नकारा बनाकर और कंप्यूटर्स हैक करके हम उन्हें यह पैगाम जरूर देंगे कि तुम हमारी दस्तरस में हो और इस काम की जिम्मेदारी इमरान की होगी। शुएब ने मास्टर खान की बात तो मान ली थी, लेकिन वो फिर भी सरेंडर करने वाला नहीं था। मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक रोजाना सुबह 8 बजे से 10 बजे तक व्हाइट स्टार कंपनी के 8 मुलाजमीन इस एजेंसी में सफाई और रद्दी अशिया उठाने का काम करते हैं। ये शुमाली कैरोलिना की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके पास 2000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं। और दिलचस्प और फायदेमंद बात यह है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र सिर्फ यही 8 मुलाजमीन गूंगे और बहरे रखे गए हैं। अगले दिन मीटिंग का आगाज करते ही सबसे पहले शुएब ने अपनी तैयार करदा प्लानिंग और मालूमात साहब के सामने पेश करते हुए कहा तो रियाज अली बोले, ये मालूमात तो मेरे पास भी नहीं है, क्या ये हतमी मालूमात है? जी हाँ, ना सिर्फ हतमी है बल्कि बहैसियत क्लाइंट व्हाइट स्टार कंपनी से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है और गैर महसूस अंदाज में कंपनी और इसकी सरगर्मियों की काफी मालूमात भी जमा कर चुका हूँ। शुएब ने तुमाद के साथ जवाब देते हुए कहा, ओ ये तो वाकई अजीबो गरीब मालूमात है। रियाज अलवी मुंह ही मुंह में बोले थे। शुएब बोला, अजीबो गरीब मालूमात तो अब मैं आपको दूंगा। ये कहते हुए शुएब ने अपने बैग से 2 नक्शे निकाले, जिसमें से एक बिल्डिंग का नक्शा और दूसरा उसी बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर की मालूमात पर मबनी एक लेआउट था, जो किसी इंजीनियर की महारत का मुंह बोलता सबूत था। ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की इमारत का नक्शा है, जिसमें तमाम दाखिली और खारजी दरवाजे, लिफ्ट्स, खुफिया कमरे और हंगामी हालात में निकलने के सारे रास्ते भी वाज़ेह हैं। शुएब नक्शे को मेज पर बिछाकर पेंसिल की नोक से मतलूबा मकामात की निशानदही करता जा रहा था और सारे अफराद हैरत की तस्वीर बने हमतन गोश थे। शुएब कह रहा था, इस इमारत में कुल 900 पिलर्स हैं, लेकिन 12 मरकजी पिलर्स ऐसे हैं जिन पर पूरी इमारत खड़ी है। शुएब ने तफसीलात बताते हुए कहा, OIC मान गए भाई, मान गए, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, मगर बरखुदार ये नक्शा तुम्हें कहाँ से मिला? मास्टर खान शुएब के कांधे को तकते हुए बोले, इस काम में एडम और जोसेफ ने मेरी बड़ी मावनत की है। हमने चंद बड़ी बड़ी तामीराती कंपनियों से राब्ता किया और क्लाइंट की हैसियत से उनके बनाए हुए चंद प्रोजेक्ट्स और उनके नक्शे मांगे, क्योंकि हमने कंपनी को बताया था कि हम 20 मंजिला इमारत बनवाना चाहते हैं, जिसकी 10 मंजिलें ज़ेरे ज़मीन होंगी। जवाब में हमें दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट के नक्शे अरसाल किए गए जिसमें ज़ेरे ज़मीन तामीरात की गई थी और इसी में ये नक्शा भी मौजूद था। तभी मालूम हुआ कि ये इमारत मशहूर ज़माना तामीराती कंपनी टॉप स्टार ने बनाई है। इसके बाद हम उस कंपनी के इंजीनियर से भी मिले और बातों ही बातों में कई काम की बातें मालूम हो गई। शुएब ने एडम और जोसेफ का शुक्रिया अदा करते हुए सारी तफसीलात बताई तो इमरान और साकिब को भी समझ आया कि शुएब चंद दिन कबल कौन सी मालूमात जमा कर रहा था। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, तुम्हारी प्लानिंग का वाकई जवाब नहीं, मगर सवाल ये है कि अंदर कैसे पहुंचा जाए। रियाज अलवी ने शुएब से मजीद मालूमात खरीदते हुए पूछा। वो शुएब से काफी मुतासिर हो चुके थे
हम व्हाइट स्टार कंपनी के गूंगे और बहरे मुलाजमीन के रूप में इमारत के अंदर दाखिल होंगे और वो इस तरह के कंपनी के कई मुलाजमीन को कंपनी की तरफ से क्वार्टर दिए गए हैं जहाँ कोई खास सिक्योरिटी नहीं है। हमें उनके क्वार्टर्स तक पहुँचना होगा और सुबह जब कंपनी का ट्रक आएगा तो हम उनकी जगह ड्यूटी करेंगे। वो अपने अपने बिस्तरों के नीचे बने पड़े होंगे और हम इमारत के अंदर। शुएब ने तफसीलात बताते हुए कहा। लेकिन वो आई स्कैनिंग का मरहला, साकिब ने सवाल उठाया। आंखों की स्कैनिंग उन लोगों के लिए लाजमी है जो इमारत के अंदर काम करते हैं और उनके लिए जो बाकायदा मुलाजिम है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमें किसी तौर पर उनकी इमारत में दाखिल नहीं होना, बल्कि हमारा ट्रक इमारत से दूर एक ज़ेरे ज़मीन रास्ते से हमें इमारत के बेसमेंट यानी ग्राउंड फ्लोर तक ले जाएगा, जहाँ पूरी इमारत का कचरा और रद्दी कागज वगैरह एक जबरदस्त सिस्टम के तहत इन बड़े बड़े पिलर्स के साथ जमा होता रहता है और हमारा काम सिर्फ इस कचरे को उठाना और सफाई करना है, ना कि इमारत के तमाम फ्लोर्स की सफाई। ये देखिए, ये कहते हुए शुएब ने पेंसिल की नोक से इमारत के लक्ष्य में उन 12 पिलर्स के साथ बने हुए तंग रास्तों की निशानदेही की जहाँ से कचरा नीचे पहुँचने का इंतजाम था। ये इन पिलर्स के साथ एक रास्ता बना हुआ है, जिसका मतलब है कि पहली मंजिल से 7वीं मंजिल तक जिसको भी कचरा या रद्दी कागज फेंकना हो वो इसी रास्ते फेंक दी। इस तरह सारा कूड़ा क्रिकेट इन पिलर्स के साथ बने डब्बों में जमा हो जाता है। हम इन डब्बों को ट्रक में खाली करेंगे और सिक्योरिटी अमला पर काबू पाकर इमरान की मदद से उनके मेन सर्वर और इलेक्ट्रिकल रूम में जो कि इमारत के बेसमेंट में वाक़ है अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। और 6 घंटे बाद जब उनका सिस्टम नाकारा होगा तो हम शुमाली कैरोलिना से फ्लाई कर चुके होंगे। और फिर जैसे ही शुएब ने अपनी बात मुकम्मल की, मास्टर खान ने अपनी नशीस्त से उठकर शुएब को गले लगा लिया। इतनी शानदार मनसूबाबंदी का खालक वाकई इस काबिल था कि उससे सराहा जाए। दूसरी तरफ इमरान और साकिब की आंखों से आंसू जारी थे। शायद अपने दोस्त की फरासत और दनाई पर नजराना अकीदत वो इसी तरह दे सकते थे। 4 फरवरी को रात 2 बजे वो तमाम जरूरी सामान से लैस व्हाइट स्टार कंपनी के क्वार्टर में खामोशी से अपनी कार्रवाई का आगाज कर चुके थे। उन्होंने मतलूबा क्वार्टर्स की ताले इंतहाई महारत से खोलते हुए ऑटो मुलाजमीन को बेहोश किया और उनके हाथ पांव बांधकर अब वो एक दूसरे के चेहरों पर मेकअप कर रहे थे। इस तमाम कार्रवाई में सुबह के 6 बज चुके थे। शुएब, साकिब, इमरान, ज़ुबैर, वकास, एडम और जोसेफ कुल 7 अफराद थे, जबकि 8वां बंदा जोसेफ का साथी था जो तहरीकी आज़ादी फ़लस्तीन का खुफिया कारकुन था। सुबह 7 बजे कंपनी का ट्रक उनको लेने पहुंच चुका था। शुएब ने अपने क्वार्टर की खिड़की से ट्रक ड्राइवर को अंदर बुला लिया। ट्रक ड्राइवर जैसे ही अंदर आया, एक जोरदार ज़रब उसके सर के पिछले हिस्से पर पड़ी और अब वो शुएब के हाथों में जोड़ रहा था। अगले ही लम्हे ड्राइवर के हाथ पांव बांधकर उसकी शक्ल का मेकअप रियाज अलवी के चेहरे पर शुरू हो चुका था, जिन्हें प्रोग्राम के मुताबिक ड्राइवर का किरदार अदा करना था। इस काम में उनके 20 मिनट ज़ाया हो चुके थे। अब काम दिखाने की बारी रियाज अलवी की थी, जिन्हें तेज ड्राइविंग के साथ ठीक 8 बजे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर तक पहुंचना था। ठीक 8 बजे वो ज़ेरे ज़मीर खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो चुके थे। मामूल की चेकिंग और तलाशी के बाद अब वो निहायत इत्मीनान से नक्शे के मुताबिक कचरे के सारे ड्रम उठा कर ट्रक तक ला रहे थे, जहां ज़ुबैर और वकास उन्हें खाली करते जा रहे थे। इसी दौरान शुएब ने साथियों को कार्रवाई का सिग्नल दिया और अपने करीब मौजूद सिक्योरिटी एहलकार को निहायत खूबसूरती से काबू कर लिया और अब उसका असराहा शुएब के हाथ में था। शुएब की देखा देखी दूसरे साथियों ने भी दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला कर दिया और बगैर किसी नुकसान के चारों को एक कोने में ले जाकर बांध कर डाल दिया। दूसरी तरफ इमरान ने उनके मेन सर्वर में घुसकर उसे हैक करने की कोशिश की, लेकिन वो इंतहाई पेचीदा निज़ाम को समझने में मुश्किल का शिकार था। दूसरी तरफ वक्त भी निकला जा रहा था। बिलाखिर इमरान ने आखिरी फैसला करते हुए छोटा सा टाइम बम सिस्टम के साथ मुंसलिक कर दिया, जिसमें उसने 3 बजे का टाइम सेट कर दिया था, जिससे दुश्मन का पूरा सिस्टम नाकारा हो जाना था। इस तमाम कार्रवाई से फारिग होकर वो 11 बजे अपने मरकज तक पहुंच चुके थे। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर अपना तैयारशुदा सूट केस हाथ में लिया और मास्टर खान के साथ एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए, जहां से ठीक 2 बजे फ्लाइट को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के लिए रवाना होना था। वहां पर मास्टर खान के दोस्त हसन तरीमजी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ठीक 1 बजे को रियाज अलवी, एडम और जोसेफ से अलविदाई मुलाकात कर रहे थे और 1 घंटे बाद वो जहाज में अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। 2:15 बज चुके थे, लेकिन जहाज उड़ने का नाम नहीं ले रहा था कि अचानक एयर होस्टेस की आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, चंद तकनीकी खराबी के बायस ये फ्लाइट 1 घंटा लेट है। आप अपनी नशिस्तों पर आराम से तशरीफ रखिए और रिफ्रेशमेंट से लुत्फ अंदोज हो। हम बहुत जल्द अपने सफर पर रवाना होंगे। इंतजार की तकलीफ उठाने पर हम आपसे माजरत खां हैं। शुक्रिया। एयर होस्टेस की सुरीली आवाज शायद दूसरों के लिए इतनी सख्त ना हो जितनी गुरेला फाइटर्स और मास्टर खान के लिए करख्त थी, क्योंकि ठीक 45 मिनट बाद एक छोटा सा धमाका होना था और इसके बाद सारे एयरपोर्ट्स हाई अलर्ट के साथ हंगामी तौर पर बंद हो जाने थे और बना बनाया काम खराब होने वाला था। अरे मारे गवैया, ये पहली तशवीशनाक आवाज वकास की थी जो बेअख्तियार निकली थी, जबकि मास्टर खान के लबों पर आयतुल कुर्सी और चेहरे पर बला का इत्मीनान था, जैसे उन पर एयर होस्टेस के जुमले का कोई असर ना हुआ हो। वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, शुएब के चेहरे पर फिक्र के साए गहरे होते जा रहे थे।
इतने में साकिब की आवाज आई। वो कह रहा था, बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह खुदा खैर करेगा। 3 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। इमरान ने अपनी आंखें सख्ती से मीच ली थी और जुबैर की होंठ बेअख्तियार बीच गए थे। एक एक सेकंड हथौड़ा बनकर बरस रहा था कि अचानक एयर होस्टेस की आवाज एक मरतबा फिर गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाज को क्लियरेंस मिल चुकी है। आपसे कुछ ही लम्हों बाद हम दमिश्क के लिए रवाना होंगे। आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि अपनी सीट बेल्ट बांध ली। ये मालूम नहीं खुदा की कैसी आजमाइश थी कि जैसे ही घड़ी में 3 बजे जहाज ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद जहाज फजा की बुलंदियों को छू रहा था, जबकि गुरिल्ला फाइटर्स और मास्टर खान अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ख्यालों में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पूरे सिस्टम को उड़ता देख रहे थे, जिसे दुरुस्त करना उनके दांतों के नीचे पसीना आने के मुतरद्दिफ था। और फिर साहब के मुंह से बेअख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज जारी हो गए। 10 घंटे के मुसलसल प्रवास के बाद वो दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे, जहां हसन तिरमिजी उनके इंतजार में कई घंटों से खड़े थे। अब सब आपस में बगलगीर हो रहे थे। एयरपोर्ट पर सख्त किस्म की अफरा तफरी का आलम था और बड़े बड़े जहाज साइज की टेलीविजन सेट पर मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदे ब्रेकिंग न्यूज में अमेरिका के शहर जनूबी कैरोलिना में होने वाले धमाके की तफसीलात बता रहे थे। एक टीवी चैनल का नुमाइंदा चीखते हुए कह रहा था, आज दोपहर 3 बजे अमेरिका की एक रियासत शुमाली जॉर्जिया में वाक़ई इंतहाई हसास अदारे की सारी नेटवर्क सिस्टम को बम धमाके से उड़ा दिया गया। गो कि इस धमाके से किसी किस्म की जानी नुकसान की इतला तो नहीं मिली, लेकिन पूरा नेटवर्क, तमाम कंप्यूटर्स और सारा डाटा तबाह हो चुका है। अलबत्ता हमलावरों ने बेसमेंट में मौजूद 5 सिक्योरिटी एहलकारों को जख्मी कर दिया। एक दिन दमिश्क में गुजारने के बाद अगले दिन वो सब कराची एयरपोर्ट पर जहाज की सीढ़ियों से उतर रहे थे तो शहर लसानी फसादात और बम धमाकों से गूंज रहा था। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए शहर बार में बसनत के नाम पर जश्न मनाया जा रहा था और जगह जगह लड़के लड़कियों का हजूम बेहंगम तरीके से इंडियन नगमों की धुन पर रक्स करता हुआ पतंगबाजी का मुकाबला कर रहा था। कौन की ये हालत देखकर कौन के हीरोज की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगी। शुएब इंतहाई सख्त जान और मजबूत असाब का मालिक होने के बावजूद आंसू जब्त ना कर सका और बेअख्तियार हिचकियों के साथ रो पड़ा। 2 दिन बाद 5 गुरिल्ला फाइटर्स मास्टर खान की रिहाइश पर जमा थे। इतने में मास्टर खान ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक अखबार था। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो अखबार 5 के सामने रख दिया, जिस पर जली हरूफ में एक खबर नुमाया थी। ब्लैक वाटर ने अपने आप को फरोख्त के लिए पेश कर दिया। खबर के साथ प्रिंस एरियल की तस्वीर थी, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्लैक वाटर फरोख्त करने की वजूहात बता रहा था। ये खबर पढ़ते हुए 5 ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और अपने निशिस्तों से खड़े होकर उछलने लगे। शुएब की बात बिल्कुल सही साबित हुई। जब सब दोबारा अपनी अपनी निशिस्तों पर बैठ चुके तो शुएब ने मास्टर खान से इजाजत लेते हुए कहना शुरू किया, दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमने 4 फरवरी को कार्रवाई क्यों शुरू की थी? सिर्फ इसलिए ताकि अगले दिन 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर अपने कश्मीरी भाइयों को भी एक तोहफा नजर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने पर पाकिस्तानी कौम की हालत देखकर हमारे सर शर्म से झुक गए, या शायद हमें इसलिए शिद्दत से एहसास हुआ क्योंकि हम दुश्मन के खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई करने के बाद वतन वापस लौटे थे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, दुश्मन आज नहीं तो कल एक मरतबा फिर नए अज़म और बदमाशी के साथ खड़ा होगा। लिहाजा हमें इस अरसे में कुछ कर गुजरना होगा। इस तरह मारदार ज्यादा अरसे नहीं चल सकती। हमें कौम को बेदार करना होगा। लेकिन शुएब भाई, ये कौम सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान ने मुक्का बनाकर सोफे के हत्थे पर मारते हुए कहा तो शुएब बोला, ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस कौम के बड़े सुधरने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इस कौम के बच्चों को तो तैयार कर सकते हैं, जिन्हें मुस्तकबिल में इस कौम की बागडोर संभालनी है। इन्हें कुरान की रोशनी, तालीम और तरबियत, साइंसी टेक्नोलॉजी की महारत और कायदाना सलाहियतों से लैस कर सकते हैं। वो तो कर सकते हैं ना? शुएब के सवाल के जवाब में सबके चेहरे उम्मीद की शमा के साथ असबात में हलने लगे। तो शुएब बोला, तो फिर आज मैं तुम सबको एक एक टास्क दे रहा हूँ, इस कौम को बदलने का टास्क। इस टास्क को लेने के बाद हम सब एक दूसरे से 5 साल के लिए जुदा हो जाएंगे और ठीक 5 साल बाद इसी जगह अपनी कारगुजारी के साथ जमा होंगे। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, हमें आपका दिया हुआ हर टास्क कबूल है। सब ने बैक आवाज में हामी भरते हुए कहा तो शुएब बोला, तो फिर ठीक है, जुबैर का टास्क ये है कि पूरे पाकिस्तान में कुरानी तालीमात का ऐसा जाल बिछाएगा कि हर घर, गली और मोहल्ला कुरान के नूर से महके, यानी तरबियत बजरिया कुरान। वकास का हदफ मुल्क के निज़ाम तालीम को बदलना होगा, यानी ऐसा निज़ाम जिसमें बमकसद तालीम हो, ना कि दौलत का हसूल। जबकि इमरान को अपनी हैरत अंगेज IT महारत के जरिए इन 5 सालों में साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा निज़ाम वाज़े करना होगा जिसके जरिए मुल्क का बच्चा बच्चा दुश्मन का मुकाबला करने की सलाहियत के साथ मैदान अमल में उतर आए। और साकिब के लिए तराती टेक्नोलॉजी और सहाफत का मैदान चैलेंज होगा और हर बच्चे को अभी से उसके मकसद ज़िंदगी से रोशनास कराना साकिब की जिम्मेदारी होगी। और मैंने अपने लिए लीडरशिप स्किल्स के मैदान का इंतखाब किया है। मैं अगले महीने से एक ऐसे अदारे की बुनियाद रख रहा हूँ जिसका काम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के इस्लामी हीरोज तैयार करना होगा। बोलो कि आप सबको अपने अपने अहदाफ कबूल हैं? अगर हाँ तो मेरे हाथ पर हाथ रख कर अहद करो कि इन मकसद के हसूल में अपना तन मन धन सब लगा दोगे।
आखिरी अल्फाज अदा करते हुए शुएब एक मरतबा फिर हिचकियों के साथ रो पड़ा और पांचें जांबाज हाथों में हाथ दिए एक मियाँ अहद कर रहे थे, जबकि मास्टर खान खुशी के आंसुओं के साथ आसमान की तरफ रुख करके मुस्कुरा रहे थे, गोया अपने रब से इन पांचों की कामयाबी की दुआ मांग रहे हो, खुदाया इन शाहीन बच्चों की हिफाजत करना। तो दोस्तों, ये थी गुरिल्ला फाइटर्स सीरीज जो कि हबीब अहमद साहिब के कलम से लिखी गई। गुरिल्ला फाइटर्स हर उस नौजवान के दिल की आवाज़ है जो वतन अजीज पाकिस्तान और इस्लाम की दिफा, सलामती और इज़्ज़त व आबरू के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि सीरीज़ गुरिल्ला फाइटर्स ना सिर्फ नई नस्ल में मकबूलियत हासिल करेगी, बल्कि वतन अजीज पाकिस्तान और इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ की तड़प रखने वाले नौजवानों की जुर्रत और हिम्मत के लिए महमीज़ का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। गो कि ये सीरीज़ नौजवान नस्ल के लिए नशर की गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमल पर उबारने वाली ये सीरीज़ बड़ों के लिए भी उतनी ही अहम है जितनी के बच्चों के लिए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये सीरीज़ सुनकर यहूदा नसारा की साजिशों को समझ चुके हैं तो आपका लाजमन हक बनता है कि इस सीरीज़ को बज़रिया व्हाट्सएप और फेसबुक अपने दोस्तों और तमाम पाकिस्तानी भाइयों तक पहुँचाएं, ताकि वो भी दुश्मन की साजिशों को समझकर दुश्मन के खिलाफ खुद को तैयार कर सके। तो दोस्तों, आपकी बेपनाह मोहब्बत और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस सीरीज़ को कितना पसंद किया कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद कहानियाँ आपके गोश गुजार होती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।